Hello everyone, this side Ashish. Today we are going to start a new training session over ISO 45001 2018 version. The title of the standard is Occupational Health and Safety Requirement Systems Requirement with Guidance for Use. So, firstly, I want to take you some history of this standard. Uh, this is originated from a reference of OSAS 18001, and that 18001 is from the British origin, and that is the first standard for occupational health and safety. Literally, for a global acceptance, the ISO 45001 is developed, and this is the first version of this standard, the first publication. So, uh, टोटल मेरी स्लाइड में आज की ट्रेनिंग के 17 पेजेस हैं। ठीक है, और ये स्लाइड का फर्स्ट पेज है जहाँ पे स्टैंडर्ड का नाम और नंबर आप देख सकते हो, और ये मेरी कंपनी का लोगो है, एडिसन क्वालिटी रजिस्ट्रार। ठीक है, तो आगे हम शुरू करते हैं। तो थोड़ा हम ब्रीफ इसके बारे में समझ लेते हैं, ये स्टैंडर्ड क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जो ऑक्यूपेशनली हेल्थ और सेफ्टी है, बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है, मतलब जो कि फुलफिल करना ही करना है हर किसी ऑर्गेनाइजेशन को, जो भी उनके यहाँ पे रिस्क और हेल्थ से रिलेटेड और उनके जॉब से रिलेटेड जो रिस्क हैं कंपनी में काम करते हुए वर्कर्स के। ठीक है, वो कोई भी हो, किसी भी तरह का वर्कर हो, मतलब टॉप लेवल में हो या फिर ग्राउंड लेवल का इंस्टीट्यूशन हो, तो हर तरह के जो भी लोग उस वर्किंग वर्क एरिया में एक्सेस जिनका भी होता है, उनको एक रिस्क एसोसिएटेड रहता है। तो इससे रिलेटेड मतलब ये मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताता है कि आप कैसे मैनेज करोगे ओवरऑल जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी है अपनी कंपनी का। ठीक है, थ्रू अ मैनेजमेंट सिस्टम। इस इस स्टैंडर्ड का इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जब भी आप कोई कंपनी आपसे आपकी कंपनी से कोई क्वेश्चन करता है, एज अ आप इन्वेस्टर, एज अ स्टेक होल्डर, एज अ रेगुलेटरी बॉडी, एज अ गवर्निंग बॉडी, ठीक है, और एज अ कस्टमर, कि व्हाट इज योर प्रोसीजर टू गवर्न द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ योर वर्कर एज अ सिस्टम। तो आपके पास क्वेश्चन का ये आंसर रहता है कि वी आर we have a management system which is as per the ISO 45001। ठीक है, so ये सिस्टमेटिक तरीका है जस्टिफाई करने का, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हो रिस्क एंड हेल्थ के रिस्पेक्ट में, वो एक प्रॉपरली गवर्नड हो, प्रॉपरली मैनेज्ड हो और प्रॉपरली इंटीग्रेटेड हो बाकी प्रोसेसेस को जो आपकी कंपनी में आप एक्सिक्यूट करते हो डे टू डे। ठीक है, सो जो इसमें सारी जो स्टैंडर्ड में जो सारी चीज़ें हैं, इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद 10 क्लॉजेज हैं, वो सारी चीज़ें पीपीटी में और इस ट्रेनिंग के माध्यम से मैं कवर करूँगा। ठीक है, सो आप इस ट्रेनिंग को पूरा देखिए। और एक बात और जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जब भी हम स्टैंडर्ड्स के बारे में वर्क करते हैं, उसके बारे में ट्रेनिंग लेते हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है लीडरशिप का। ठीक है, तो अगर आपके अंदर लीडरशिप नहीं है तो आप कभी भी स्टैंडर्ड पे काम नहीं कर पाओगे, मतलब एज अ इम्प्रूवमेंट आप कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं ले पाओगे उससे, जो कि एंड गोल है किसी भी स्टैंडर्ड का। ठीक है, तो लीडरशिप बहुत इम्पोर्टेंट है अंदर आपके। लीडरशिप में कई बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, मैंने पहले भी अपने जो ट्रेनिंग्स थी उसमें मैंने बताया है इस चीज़ों को, लीडरशिप में क्या क्वालिटीज़ आती हैं। ठीक है, और क्या लेवल होना चाहिए आपके डेडिकेशन का, आपके कमिटमेंट का। तो अब हम स्टैंडर्ड की शुरुआत करते हैं। ठीक है, सो जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में है इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन जो अपना ISO 45001 है,
उसके बारे में इंट्रोड्यूस किया गया कि ये मतलब इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो उसमें जो फर्स्ट पॉइंट आता है बैकग्राउंड है। तो बैकग्राउंड में जो चीज़ें हैं वो हैं ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर है प्रोमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ अफेक्टेड बाय इट्स एक्टिविटी और कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। ठीक है। सो जब भी हम बैकग्राउंड की बात करेंगे तो हम हमें ये समझना है कि ये स्टैंडर्ड मतलब मतलब किस डेप्थ में ले जा रहा है हमें, और मतलब क्या इससे मतलब एंड एज एंड गोल हमें क्या मिलने वाला है। ठीक है। सो इसमें हमें दो चीज़ें देखनी है। पहला है जो हेल्थ, जो अपने यहाँ अपनी कंपनी में अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, वर्कर्स का मैंने डिफिनीशन दिया। वो कोई भी हो सकता है, टॉप लेवल का भी एम्प्लॉय हो सकता है, आपके ग्राउंड लेवल का एम्प्लॉय हो सकता है। ठीक है। उनकी हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर डेडिकेटेड है स्टैंडर्ड। और सेकंड है जो आपकी एक्टिविटी से अफेक्ट हो सकता है। ठीक है। उस पे भी अप्लीकेबल है, मतलब उसको भी आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना, मैनेज करना है। ठीक है। अ, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी में चीज़ आती है वो है फिजिकल और मेंटल हेल्थ, दोनों को कवर करना है आपको। ठीक है। तो इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल की बात होती है स्टैंडर्ड में कि व्हाट इज़ द इंटरनल पार्ट एज अ सिस्टम एज अ कंपनी एंड व्हाट इज़ एक्सटर्नल पार्ट। तो अभी मैं आगे इंटरनल और एक्सटर्नल को डिफाइन करूँगा, क्या क्या चीज़ें इंटरनल पॉइंट हो सकते हैं with respect to occupational health and safety, and what are the external points with respect to occupational health and safety। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फिजिकल और मेंटल हेल्थ के रिस्पेक्ट में चीज़ों को सोचो। जो हेल्थ आप ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में बात करेंगे जब भी। ठीक है। और इसका जो इंटेंडेड यूज़ है स्टैंडर्ड का, वो है मतलब एक सेफ और हेल्दी वर्क प्लेस को क्रिएट करना। ठीक है। और अ, कोई भी इंजरी ना हो हेल्थ में, मतलब किसी की हेल्थ मतलब इशू ना आए, उसको प्रिवेंट करना है। ठीक है। और जो ओवरऑल हमारा जो हमने एक सिस्टम चीज़ें डिफाइन करेंगे, हम डेडिकेट करेंगे कि हमें अगर हमें प्रिवेंट करना है वर्क रिलेटेड इंजरी, हेल्थ इलनेस को रिमूव करना है। ठीक है। अपने जो वर्क प्लेस है वहाँ पे, और एज अ हेल्दी वर्क प्लेस हमें मेंटेन करना है। तो उसके साथ साथ ये इम्प्रूवमेंट की बात करता है स्टैंडर्ड। ठीक है, कि हम इम्प्रूवमेंट्स कैसे अचीव करेंगे, जो भी हमारी डिसीजन मेकिंग है एज अ स्टेज वन। तो हम जब स्टेज टू में जाएंगे, स्टेज थ्री में जाएंगे, तो क्या इम्प्रूवमेंट लेके जाएंगे। ठीक है। सेकंड बात होती है स्टैंडर्ड में एम की। एम में जो पॉइंट्स आते हैं वो हैं फ्रेमवर्क फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी की बात आती है, सेफ एंड हेल्दी वर्क प्लेसेस की बात आती है, कॉन्सिक्वेंटली एलिमिनेट एंड मिनिमाइज रिस्क की बात आती है, अर्ली एक्शन फॉर अपॉर्चुनिटी की बात आती है, लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स की बात आती है। सो एम्स में जो एम हमारा है थ्रू एज अ मैनेजमेंट सिस्टम ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, उसमें हमें रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचना है कि जो भी हमारे हमें हमें लगते हैं कि कोई हजार्ड है या फिर कोई इशू है इंटरनल या एक्सटर्नल, उससे किस तरह की मतलब इंजरी क्रिएट हो सकती है, हेल्थ पे किसी भी तरह का इफेक्ट आ सकता है। ठीक है। तो उसको हमें रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी के माइंडसेट से ये स्टैंडर्ड हमें चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, चीज़ों को मिटिगेट करने के लिए, बेटर करने के लिए ये हेल्प करता है स्टैंडली।
और हम जब इसके थ्रू जब हम एज अ मैनेजमेंट सिस्टम इसको सोचेंगे और डेवलप करेंगे अपनी कंपनी में, तो हमें कुछ प्रिवेंटिव और करेक्टिव एक्शंस, प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। और वो मतलब सिस्टमेटिक होंगे। एंड इसलिए स्टैंडर्ड बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। और इस स्टैंडर्ड का जो नेक्स्ट एम है, जो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के, उसका जो परफॉर्मेंस है उसमें इम्प्रूवमेंट आता है, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को जब आप अपने कंपनी में अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट करोगे और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को रिव्यू करोगे इंटरनली, तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी और बहुत सारी चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़ेंगे डे टू डे, और उनको आपको ओवरकम करना है टू मेक अ सेफर वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है। साथ ही साथ जैसे कि आप स्टैंडर्ड ने बताया है कि अगर आप जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, साथ ही साथ स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अ, और आपके नेबर की भी यहाँ पे बात की गई है, नेबर्स की भी, जो आपके वर्क एरिया उसके आसपास जो नेबर्स हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है। तो उन रिक्वायरमेंट्स को जस्टिफाई करने के लिए भी ये स्टैंडर्ड एक सही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आपको ग्लोबली कोई और प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जस्टिफाई करने का इन अ बेटर वे, ठीक है। आप इंटरनली कर सकते हो, आप इंटरनली एक मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप कर सकते हो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का। लेकिन आईएसओ जो है, आप इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो इसीलिए बना है कि एक चीज़ें यूनिफॉर्म हो और एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम आप डेवलप कर पाओ। आपको सारी चीज़ें जो जो भी की पॉइंट्स हैं, की फैक्टर्स हैं, उनको आप अपने ध्यान में रख पाओ जब एक प्रॉपर डिसिप्लिन में आप मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करो, ठीक है। साथ ही साथ ये आईएसओ 45000 है, आईएसओ 9001 और 14001 के जो इंडेक्स है या फिर जो उसका लिटरेचर है उसके साथ कंसिस्टेंट है, मतलब जो क्लॉजेस हैं वो मतलब सेम सीक्वेंसेस में है जो रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं। रिक्वायरमेंट्स अलग हैं बेस्ड ओवर द टाइटल एंड द डिसिप्लिन ऑफ द स्टैंडर्ड, लेकिन जो सीक्वेंसेस इंडेक्स का सेम है। और साथ ही साथ इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम की बात होती है, उसमें तीन स्टैंडर्ड्स हैं, आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 एंड आईएसओ 45001। तो ये थर्ड स्टैंडर्ड है जो कि इस फैमिली में इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम के आता है और सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे वर्कर्स की हेल्थ एंड रिस्क इन्वॉल्व होती है, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा एक चैलेंज है, ठीक है। उसके लिए आप बहुत सारे इंसिडेंट आप न्यूज़ में सुनते होंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी कंपनी बंद भी हो जाती है इसकी वजह से, बहुत बड़े उस पर स्टे भी लग जाते हैं कंपनी के ऊपर या फिर बहुत बड़ा कंपनसेशन भी देना पड़ता है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो इसलिए जहाँ पे भी हाई रिस्क इन्वायरमेंट है वहाँ पे बहुत ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और जैसे कि मैं बात करूं तो आप कहीं अगर एक्सकवेशन वर्क में हो, कोई कंपनी एक्सकवेशन वर्क में काम कर रही हो, किसी तरह का मिनरल एक्सप्लोइट कर रही हो, ठीक है, और से रिलेटेड वर्क हो उनका, ठीक है, केमिकल प्रोसेसिंग से रिलेटेड, मेटल प्रोसेसिंग से रिलेटेड वर्क हो, ठीक है, हैवी हैवी मैन्युफैक्चरिंग का वर्क हो आपका, ठीक है। इसके बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन का वर्क हो सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपका रेलवेज का वर्क है, एविएशन का वर्क है, ठीक है। तो सब में हेल्थ एंड सेफ्टी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ऑक्यूपेशन की बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। सो आगे चलते हैं हम लोग फिर स्टैंडर्ड में बात होती है सक्सेस फैक्टर की।
तो सक्सेस फैक्टर में जो पॉइंट्स हैं वो हैं टॉप मैनेजमेंट, लीडरशिप, कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अकाउंटेबिलिटी एंड डिमॉन्स्ट्रेशन। ठीक है। सो यहाँ सक्सेस फैक्टर इसलिए डिफाइन किया गया है इस स्टैंडर्ड के बारे में क्योंकि सक्सेस कैसे मिलेगी, उसके फैक्टर्स क्या हैं। ठीक है, थ्रू दिस स्टैंडर्ड ISO 45001 उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है टॉप मैनेजमेंट। और टॉप मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए, वो उसमें लीडरशिप की बात की गई है, कमिटमेंट की बात की गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की गई है, अकाउंटेबिलिटी की बात की गई है और डिमॉन्स्ट्रेशन की बात की गई है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं टॉप मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ओवरऑल है टॉप मैनेजमेंट की है। जब भी हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की बात करेंगे, प्रीवियस में इस वर्ड पे इतना एम्फेसाइज नहीं किया गया था रिस्पॉन्सिबिलिटी की, लेकिन यहाँ पे क्लियरली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीज़ें हैं वो टॉप मैनेजमेंट से रिलेट की गई है। टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम को विथ रिस्पेक्ट टू ओसास वो इम्प्लीमेंट करना है, इंटीग्रेट करना है कंपनी में, और कंपनी के सारे जो प्रोसेस हैं, कोर प्रोसेस हैं, अदर मैनेजमेंट सिस्टम के जो प्रोसेस हैं, उनके साथ प्रॉपरली वो मतलब इंटीग्रेटेड हो, प्रॉपरली कम्युनिकेटेड हो, प्रॉपरली मतलब मैनेज की जा रही हो। ठीक है। फिर इसके बाद है इंटेंडेड आउटकम्स की बात की गई है यहाँ पे। उसमें है डेवलपिंग, लीडिंग, प्रोमोटिंग एंड कम्युनिकेशन की बात है। फिर है कंसल्टेशन, पार्टिसिपेशन, रिसोर्सेज, पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव। ठीक है। इफेक्टिव प्रोसेस, इसमें है आइडेंटिफाइंग हजार्ड। फिर है इंटीग्रेशन, इवेल्युएशन, मॉनिटरिंग, लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स, लेवल ऑफ डिटेल्स, PDCA, सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ डिक्लेरेशन। ये सारे फैक्टर हैं सेल्फ सक्सेस फैक्टर का। ठीक है। तो जो मैंने वही बात की टॉप मैनेजमेंट की, लीडरशिप, कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी की। ठीक है। उसके साथ साथ टॉप मैनेजमेंट ही डेवलप भी करेगा, लीड भी करेगा, प्रमोट भी करेगा एक कल्चर को जो सपोर्ट करेगी इंटेंडेड आउटपुट को, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के मैनेजमेंट सिस्टम को। ठीक है। तो ये टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर उसके बाद सक्सेस फैक्टर में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत साउंड होना चाहिए, मतलब विदाउट डिले होना चाहिए, किसी तरह का डिले ना हो। अगर आप किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, किसी रिस्क को, किसी हजार्ड को इन प्राइमरी स्टेज, तो वहाँ पे आप चीज़ों को प्रॉपरली कम्युनिकेट करो। या फिर आप कोई पॉलिसी डेवलप कर पा रहे हो, कोई ऑब्जेक्टिव डेवलप कर किया है आपने, उसके बाद चीज़ें मतलब एक स्मूथ मैनर में और एक फास्ट मैनर में कम्युनिकेट होनी चाहिए। वो हो सकता है आपके इंटरनल वर्कर से रिलेटेड हो या फिर आपकी अदर इंटरेस्टेड पार्टी जो भी आपके कंपनी के साथ इन्वॉल्व है उनके साथ जरूरी हो। ठीक है। फिर स्टैंडर्ड में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट, वो है कंसल्टेशन और पार्टिसिपेशन की बात है। वर्कर्स की ये बहुत यहाँ पे डिफाइन की गई है। ठीक है। सो कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन का ये मतलब है कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्टिव डेवलप कर रहे हो, पॉलिसीज डेवलप कर रहे हो, तो अ, जो वर्कर्स का, उनके वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव का पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको भी आपको एज अ इनपुट लेना है। वो कंसल्टेशन होगा, पार्टिसिपेशन होगा। ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अ, वो अपनी हेल्थ को लेके, सभी लोग अपनी हेल्थ को लेके ज़्यादा सोच सकते हैं, अपनी वर्क एनवायरनमेंट को लेके ज़्यादा सोच सकते हैं। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा ओपिनियंस होते हैं जब, तो वो चीज़ें बेटर चीज़ें बनती हैं, बेटर पॉलिसियाँ बना पाओगे, बेटर ऑब्जेक्टिव बना पाओगे, बेटर आप इंटीग्रेट कर पाओगे अपने सिस्टम में। ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको करना है। ठीक है। फिर इसके बाद है स्टैंडर्ड में जो बात की है, नेक्स्ट पॉइंट है वो है एलोकेशन ऑफ नेसेसरी रिसोर्सेज की बात की गई है। ठीक है। तो जब हम सारी चीज़ें हम यहाँ तक कर लेंगे, हमने हमने एक जब मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर ली, उसको हमने डेवलप करने की बात कर ली, हमने कम्युनिकेशन कर लिया, हमने सारी डॉक्यूमेंटेशन उसके तैयार कर लिए, ट्रेनिंग कर ली,
तो उसके बाद हमारी बात होती है रिसोर्सेज की। तो रिसोर्सेज बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। उसमें लिटरेचर है, उसमें मतलब कम्युनिकेशन चैनल है, उसमें कॉम्पिटेंसी है, उसमें अवेयरनेस है, ठीक है। और उसमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है। और उसमें नॉलेज है। तो ये सारी चीज़ें मतलब रिसोर्सेज में आती है। तो इनको भी एलोकेट करना है एज अ मैनेजमेंट सिस्टम, जिससे कि जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का मैनेजमेंट सिस्टम हो वो मेंटेन हो सके, ठीक है। इसके बाद स्टैंडर्ड में बात होती है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज़ की बात होती है, ठीक है। कि हमें एक पॉलिसी डेवलप करनी है, मतलब हम डिफाइन कर पाएँ कुछ शॉर्ट में हम कुछ मतलब 5 6 7 लाइन्स में अपनी कंपनी की विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को डिफाइन कर पाएँ कि हम क्या सोचते हैं, हमारा मतलब हमारी क्या मतलब वो उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग है हमारी, और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, क्योंकि जब रिस्क इन्वायरमेंट में काम करते हो तो जो भी वर्कर काम कर रहा है, जो भी लोग एसोसिएटेड हैं एक वर्क प्लेस रिलेटेड, तो वो मतलब उनकी जो वर्किंग है उसकी जो अ, आप कह सकते हो जो उसका मतलब अपने वर्क से कितना वो रिलेट कर पा रहे हैं, कितना वो अ, उसके बारे में इन्वॉल्व है अपने वर्क को रिलेटेड, तो तभी अच्छा बेटर हो सकता है जब वो एश्योर्ड हो अपने हेल्थ और सेफ्टी को लेके, ठीक है। इसके लिए बहुत अच्छे एग्जांपल्स भी हैं। आप जो भी मतलब जैसे मैंने काम किया है काफ़ी अच्छी कंपनी के साथ, तो वो इंश्योर करती है कि कहीं ना कहीं वर्कर्स की जो हेल्थ एंड सेफ्टी हो उसको एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाए, उसको इम्प्रूव करे, ठीक है। तब जाके वो वर्कर कहीं ना कहीं एक बेटर रिजल्ट देता है, क्योंकि कंपनी वर्कर से ही चलती है, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, करना है चीज़ों को, ठीक है। और जो ये पॉलिसी हम डेवलप करेंगे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की, वो कंपेटेबल होनी चाहिए जो भी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। और जो डायरेक्शन है ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स अब आपको क्लियर होंगे। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमें रिस्क जो है विद रिस्पेक्ट टू ओसास ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी वो रिड्यूस करना है, मिटिगेट करना है, एलिमिनेट करने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट बात होती है इफेक्टिव प्रोसेस की। तो इफेक्टिव प्रोसेस हमें चाहिए, एक हमारे पास होना चाहिए कि जो हजार्ड को आइडेंटिफाई करे, अ, जिससे कि हम कंट्रोल कर सके ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का रिस्क, और उससे एडवांटेज ले सकें हम, ठीक है। तो जब हमारे पास एक इफेक्टिव प्रोसेस होगा, अगर हम हजार्ड को आइडेंटिफाई कर लेंगे और एक प्रोएक्टिव मैनर में कर लेंगे, मतलब हम प्रोएक्टिवली उसको अगर हजार्ड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम उसको बेटर वे में कंट्रोल कर सकते हैं उसके रिलेटेड रिस्क को, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एज एडवांटेज फर्दर काम करेगा। इसकी अगर हम प्रोएक्टिव नहीं है, हम हमारा मतलब एक प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, हम हमारे पास प्रोसेस नहीं इफेक्टिव, और हम कहीं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं हजार्ड को, हम कहीं कॉपी पेस्ट में लगे हैं या फिर कोई एग्जांपल्स ढूंढ रहे हैं मार्केट में, तो हम क्या कंट्रोल कर पाएंगे? कोई भी नहीं कंट्रोल कर पाएगा। और एडवांटेज लेने की बात तो बहुत दूर की है। तो हमारे पास एक इफेक्टिव प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड में बात होती है कॉन्टिन्यूअल परफॉर्मेंस इवेल्युएशन की एंड मॉनिटरिंग की, ठीक है। सो हमारे पास जो भी हमने एक मैनेजमेंट सिस्टम जब डेवलप कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव बना देंगे, पॉलिसीज बना लेंगे, ठीक है, चीज़ों को कम्युनिकेट कर देंगे, अवेयरनेस दे कर दें, प्रोवाइड करा देंगे, रिसोर्सेज सारे दे देंगे हम उसके लिए जो उसके ऑपरेशन के लिए ज़रूरी हैं, तो हमें कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम प्रॉपरली मतलब इवेलुएट करें चीज़ों को और मॉनिटर कर सकें, जिससे कि हम इम्प्रूवमेंट के पॉइंट्स जो हैं वो निकाल सकें उससे, और हमारी परफॉर्मेंस जो है ओवरऑल
एज अ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम वो इन्हेंस कर सकें। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इस तरह से कॉन्टिन्यूअल परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एंड मॉनिटरिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए एज अ सक्सेस फैक्टर। ठीक है, फिर इसके बाद जो बात है वो है इंटीग्रेशन की। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी जो मैनेजमेंट सिस्टम हमने डेवलप किया है वो कितने अच्छे तरीके से हम इंटीग्रेट करते हैं अपने अदर बिजनेस प्रोसेसेस के साथ। ठीक है, जो रिस्क और हेल्थ की चीज़ें हैं जो उससे रिलेटेड हजार्ड्स हैं वो बिजनेस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो हम जब बिजनेस जो प्रोसेसेस हैं उसमें जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, जो भी वर्कर उसमें इन्वॉल्व है, उसके रिस्क और हेल्थ से रिलेटेड जो हमने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप सॉरी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया है वो कितनी तरीके से हम इंटीग्रेट कर पा रहे हैं कि वो अपने काम के साथ उसको अवेयरनेस है कि उसको कैसे ध्यान रखना है अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी को। ठीक है, क्या गाइडलाइन फॉलो करनी है विथ रिस्पेक्ट टू हेल्थ एंड सेफ्टी, और वो हो सकती है उसके वर्क एग्जीक्यूशन के प्रोसीजर में कुछ अ, अ, एक अलग तरीका हो। ठीक है, एक सेफर मैनर में वर्क को एक्सिक्यूट करने का हो, उसको जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज़ करने हैं अ, वो कौन कैसे होने चाहिए, वो कैसे उसको वियर करेगा, ठीक है, कैसे यूज़ करेगा उसकी अवेयरनेस हो। ठीक है, और इन केस मतलब कोई इंसिडेंट का कंडीशन आता है या फिर पोटेंशियल इंसिडेंट्स वो फेस करता है तो उस केस में उसका वहाँ से मतलब एग्जिट प्लान क्या होगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंटीग्रेशन है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का वो होना चाहिए, और वो कितनी डेप्थ में है वो इम्पोर्टेंट है एज अ सक्सेस फैक्टर। इसके बाद आती है बात अ, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की वो पॉलिसी से अलाइन होनी चाहिए। ठीक है, और पॉलिसी बनाते वक्त हमें जो हजार्ड्स हैं, रिस्क है, अपॉर्चुनिटी है, उसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स जो हैं हमें वो अचीव करने हैं तभी हम बोल पाएंगे हमने पॉलिसी बना ली थी, लेकिन उसके बाद हमें ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बनाने हैं, जिससे हम डिफाइन कर पाएंगे कि हमारा जो सक्सेस फैक्टर है वो कितना अच्छा हो सकता है। ठीक है, फिर लास्ट जो सक्सेस फैक्टर का पॉइंट है वो कंप्लायंस है विथ रिस्पेक्ट टू लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो ये मैंने पहले ही ब्रीफ किया कि क्यों इम्पोर्टेंट है, मतलब तो हमारा सक्सेस है विथ रिस्पेक्ट टू एज अ लीगल रिक्वायरमेंट, अदर रिक्वायरमेंट जो हमें फुलफिल करना है एज अ कंप्लायंस। ठीक है, वो हम एक जेन्युइन तरीके से और मतलब सिस्टमेटिक वे में जस्टिफाई कर पाएंगे। ठीक है, जो भी बॉडी हमें गवर्न कर रही है। तो इसके बाद जो बात है वो डिमॉन्स्ट्रेशन की। डिमॉन्स्ट्रेशन हमें दिखाना है सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन में, जिससे कि हम जब हम इम्प्लीमेंटेशन में डिमॉन्स्ट्रेशन दिखा पाएंगे अपने ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का, तो वर्कर को एक एश्योरेंस देगा, इंटरेस्टेड पार्टीज जो अदर हैं उनको एश्योरेंस देगा कि जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स हैं आपकी कंपनी के वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव हैं और मतलब एक मतलब अपनी जगह पे प्रॉपरली मौजूद हैं। इसके साथ ये स्टैंडर्ड ये भी बोलता है कि इसी स्टैंडर्ड को आपको इम्प्लीमेंट करने की वजह से ऐसा नहीं है कि पूरी गारंटी हो जाए कि जो प्रिवेंशन हो कोई हेल्थ एंड रिस्क को लेके वो कंप्लीटली मतलब वो फुलफिल हो जाए। ठीक है, ये बस मतलब ये है कि आपको एक मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, चीज़ों को आपको सोचना है कि व्हाट आर द हजार्ड इज प्रेजेंट विथ योर वर्क इन्वायरमेंट एंड द वर्क प्लेस। ठीक है, तो इसको जितनी अच्छी लीडरशिप होगी आपके पास, जितना अच्छा आप इसके डेप्थ में सोच सकते हो। ठीक है, आपकी लीडरशिप की कमिटमेंट जितनी अच्छी होगी, ठीक है, उतना अच्छा मतलब आप चीज़ों को कर पाओगे। ठीक है,
ठीक है। और साथ ही साथ जो डिटेल है आपके, जो भी आप आगे चल के मैनेजमेंट सिस्टम, और जो कॉम्प्लेक्सिटी है, एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, और जो भी रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करेगी, अ, जो कि रिलेटेड है मतलब ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को लेके। अ, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ वर्कर, साइज, जोग्राफी, कल्चर, लीगल रिक्वायरमेंट और अदर रिक्वायरमेंट के ऊपर, जो भी आपके जहाँ पे भी आपका वर्क प्लेस है, ठीक है, और वहाँ ये चीज़ों से रिलेट करेगी, इनके ऊपर डिपेंड करेगी ये सारी चीज़ें। ठीक है। साथ ही साथ आप किस फील्ड में वर्क कर रही है आपकी कंपनी, वो एक की रोल प्ले करेगा। वो जो कि मैंने एग्जांपल दिया पहले ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के रिस्पेक्ट में, मैंने एक्सकवेशन की बात करी, मिनरल्स की, ओर्स की, ठीक है, प्रोसेसिंग की बात करी, केमिकल इंडस्ट्री की बात करी, और फिर मेटल इंडस्ट्री की प्रोसेसिंग की बात करी मैंने, ठीक है। फिर मैंने आपसे बात करी एविएशन की, रेलवेज की, कंस्ट्रक्शन की, ठीक है। तो ये सारी जो जहाँ पे चीज़ें, ये मतलब हाई रिस्क वहाँ पे इन्वॉल्व होता है, और मेजर हेल्थ रिस्क इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बात करता है स्टैंडर्ड एज अ सक्सेस फैक्टर, ठीक है। सो आगे चलते हैं। फिर आगे स्टैंडर्ड में जो बात होती है वो प्लान टू चेक एक्ट साइकिल की बात होती है, ठीक है। अगर आपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अच्छे से समझ लिया होगा तो आप प्लान टू चेक एक्ट साइकिल के बारे में जान रहे होगे, ठीक है। या फिर 14001 आपने पढ़ा होगा, उसकी ट्रेनिंग ली होगी। मेरी वीडियोस हैं, उसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। उसमें मैंने डिफाइन किया हुआ है पीडीसीआई साइकिल को, तो वहाँ से आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो प्लान में मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ कर देता हूँ। प्लान में जो चीज़ें आती हैं अ, वो है डिटरमाइन एंड एक्सेस ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क है, और फिर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी अपॉर्चुनिटीज की बात होती है प्लान में, और साथ ही साथ और भी कोई, अगर कोई रिस्क आपको लगता है उसको भी आप प्लान में आइडेंटिफाई कर सकते हो। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव्स को आपको प्लान में डिफाइन करना है, प्रोसेसेस को डिफाइन करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्लान में हम कहीं ना कहीं चीज़ें करते हैं। तो जो हमारे पास प्रोसेस आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, ठीक है, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं जब ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को, तो फिर हम उसके बाद डू पे चलते हैं, जो सेकंड पार्ट है साइकिल का। डू में हमें इम्प्लीमेंट करना है डू में इम्प्लीमेंट करना है जैसा कि हमने प्लान किया था, ठीक है। वो सारे प्रोसेस से रिलेटेड होंगी, ठीक है। जो भी प्रोसेस है उनको मतलब हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे डू के थ्रू। फिर चेक में जब हम आते हैं थर्ड पॉइंट में साइकिल के, तो चेक में हमें मॉनिटर करना है, मेजर करना है एक्टिविटी को, प्रोसेस को, जो कि हमने ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्टिव के रिस्पेक्ट में बनाई है। और चेक में ही हमें रिजल्ट्स को रिपोर्ट भी करना है, ठीक है। उसके बाद बात आती है एक्ट की। एक्ट में हमें क्या क्या करना है, तो एक्ट में हमें जो है वो कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट की बात आती है। जब हम रिजल्ट्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे, रिपोर्ट कर लेंगे चेक में, ठीक है, तो हम उसमें थ्रू मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग, ठीक है, और उसको हम मतलब हमें कॉन्टिन्यूअली इम्प्रूव करना है जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का, ठीक है, जिससे कि हमारा जो इंटेंडेड आउटकम हो वो हम अचीव कर सकें, ठीक है। तो ये पीडीसीए की ये डिटेल थी, पीडीसीए में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। पीडीसीए साइकिल में जो इंटरनली रोल प्लान प्ले करती चीज़ें वो है प्लानिंग, ठीक है, जो इस स्टैंडर्ड का सिक्स्थ क्लॉज है। फिर है सेवन्थ क्लॉज, सपोर्ट एंड ऑपरेशन की बात होती है, वो सेवन्थ एंड एट्थ क्लॉज है, ठीक है। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन है वो नाइन्थ क्लॉज है। इम्प्रूवमेंट की बात है वो टेंथ क्लॉज है। तो ये इंटरनल पार्ट है जो कि रोल प्ले करेंगे पीडीसी साइकिल को रन करने के लिए, और इनके सेंटर में है लीडरशिप और वर्कर पार्टिसिपेशन, जो फिफ्थ क्लॉज है, ठीक है। तो इस तरह से ये पीडीसी साइकिल वर्क करती है विद दिस सब पार्ट, जो भी मैंने क्लॉज वाइज बताए आपको।
इसके अलावा जो पीडीसीए साइकिल की मतलब अपर हैंड है यहाँ पर, मतलब आउटर स्पेस है, सराउंडिंग है बाहर की, से पीडीसीए साइकिल अंदर वर्क करता है, उसमें कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, फोर्थ क्लॉज। ठीक है, उसमें एक्सटर्नल या इंटरनल इश्यूज की बात होती है, नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ वर्कर्स एंड इंटरेस्टेड पार्टीज की बात होती है, और हमारा फिर लास्टली जो आउटर सर्कमस्टांस या आउटर सराउंडिंग है पीडीसीए की, वो है इंटेंडेड आउटकम ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, फिर इसके बाद स्टैंडर्ड जो बात करता है वो कंटेंट्स ऑफ दिस डॉक्यूमेंट की बात करता है। ठीक है, उसमें दो चीज़ें आती हैं इम्पोर्टेंटली, सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन की बात होती है। ठीक है, तो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट जो है इसमें जो क्लियरली चीज़ें दी हुई है वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करने, इंटीग्रेट करे और मैनेज करने की बात की गई है। ठीक है, इसके अलावा कोई चीज़ें नहीं है। ठीक है, और इस स्टैंडर्ड में जो जो चीज़ें मतलब बाहर निकल के आएंगी वो सेल्फ डिटर्मिनेशन और सेल्फ डिक्लेरेशन की है। ठीक है, जो इसके थ्रू आप अचीव कर सकते हो, और साथ ही साथ कंफर्मेशन की है टूवर्ड्स द कंफर्मिटी कि हमने एक अच्छा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया है, हम प्रॉपरली इसको मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, और आगे इससे हम एक कंफर्मेशन, एक डिक्लेरेशन दे सकते हैं जो हमारी एक्सटर्नल पार्टीज हमारी कंपनी के साथ जुड़ी हुई हैं उनको रिस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। और साथ ही साथ आप इसके थ्रू सर्टिफिकेशन ले सकते हो। ठीक है, सर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि एक अच्छी एक्रेडिटेड बॉडी आपको आपके सिस्टम का की ऑडिट की है एज अ थर्ड पार्टी ऑडिट, और उसने चीज़ों को असेस किया आपके यहाँ, और एक कंट्रोल एटमॉस्फेयर पाया है विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। सो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके यहाँ जो आपकी लीडरशिप है, आपके यहाँ टॉप मैनेजमेंट है, उसका कमिटमेंट होना चाहिए। ठीक है, और ये सब चीज़ें जो सर्टिफिकेशन की चीज़ है ये मतलब सेकेंडरी है कहीं ना कहीं। ठीक है, क्योंकि आप भी इतने सालों से आपकी कंपनी रन कर रहे होगे, आप भी एक इन्वायरमेंट जान रहे होगे। ठीक है, इसके तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है जो आपका कमिटमेंट है एज अ कंपनी, एज अ टॉप मैनेजमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे भी फोर जो वर्ड्स हैं शैल, शुड, मे और कैन का यूज़ किया गया स्टैंडर्ड में, और सेम जो प्रीवियस स्टैंडर्ड्स हैं मैंने बताया था वही सेम यहाँ पे भी उसकी डिफिनीशन है कि जो वर्बल फॉर्म है शैल, शुड, मे और कैन, वो क्या डिफाइन करना चाहते हैं, मतलब क्या एक्सपेक्टेशन उससे, आप क्या उससे समझेंगे, क्या स्टैंडर्ड आपसे कहना चाह रहा है। तो शैल में रिक्वायरमेंट है, शुड में रिकमेंडेशन है, मे में परमिशन, और कैन में पॉसिबिलिटी और कैपेबिलिटी की बात है। ठीक है, अब हमारा यहाँ से फर्स्ट क्लॉज शुरू होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्लॉज है वो है स्कोप। ठीक है, और स्कोप, ये स्टैंडर्ड का स्कोप क्या है वो डिटेल इसमें दी हुई है स्टैंडर्ड में। तो जो मैंने अपने स्लाइड में ऐड किया स्कोप के पॉइंट्स, उसमें है प्रोएक्टिवली इम्प्रूविंग इट्स ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस अप्लीकेबल टू विशिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें है रिगार्डलेस ऑफ साइज, टाइप एंड एक्टिविटी फॉर occupational health and safety, continual improvement, legal and other requirements, objective, context, design of occupational health and safety management, no specific requirements, worker wellness और well-being, और जो चीज़ें इसमें नहीं इंक्लूड है वो डजन इंक्लूड प्रोडक्ट सेफ्टी, प्रॉपर्टी डैमेज और environmental impacts beyond the risk of interest parties। ठीक है, सो स्कोप में ये सारे पॉइंट्स हैं जो आते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे विशिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात की हुई है कि मतलब फर्स्ट है आपका विश करना है ऑर्गेनाइजेशन का कि वी वांट टू मेक आवर सिस्टम एज अ company which is safe with respect to occupational health and safety। ठीक है, तो पहले हमें विश की रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी मतलब आपका इंटरेस्ट होना चाहिए इसके अ, इस स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करने में, इससे रिलेटेड जो एडवांटेजेस हैं, एम है, ठीक है, उसको लेने में। तब तब कहीं ना कहीं ये आप स्टैंडर्ड को प्रॉपरली मतलब कहीं ना कहीं आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे, इंटीग्रेट कर पाओगे आप अपने यहाँ। और जिसमें सेकंड बात की गई है मतलब ये सारी तरह के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लीकेबल है। साइज टाइप एक्टिविटी किसी भी तरह की आपकी हो, ठीक है, आप अपने यहाँ इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। और स्कोप में बताया गया है कि मतलब अगर आपको इस्टेब्लिश करना है, इम्प्लीमेंट करना है, मेंटेन करना है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, साथ ही साथ जिससे कि आप इम्प्रूव कर सको ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, हजार्ड्स को एलिमिनेट कर पाओ, जो रिस्क हैं से रिलेटेड उसको मिनिमाइज कर पाओ। ठीक है, और जो भी सिस्टम की डिफिशियंसी हैं इसके रिस्पेक्ट में उनको भी आपको कम कम कर पाओ, और जो एडवांटेज हम ले सकते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के, वो आप कर पाओ, ले सको। वो सारी चीज़ों को आप करोगे तो मतलब इस स्टैंडर्ड के थ्रू आप कर सकते हो, स्कोप में डिफाइन किया। ठीक है, और इसमें बात की गई है स्कोप में एक इंटेंडेड आउटकम की ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की। तो इंटेंडेड आउटकम अभी जहाँ भी आगे हम बात करेंगे उसमें ये सब चीज़ें इंक्लूड आप माइंड में नोट कर लेना, आप नोट्स बना लेना कि ये सारी चीज़ें इंटरनेट आउटकम की बात होती है तो ये सारी चीज़ें आएंगी। तो इंटरनेट आउटकम जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का है वो है जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की परफॉर्मेंस है, अ, उसमें कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट हमारा इंटरनेट आउटकम है। ठीक है, इंटरनेट आउटकम में सेकंड है अपना लीगल रिक्वायरमेंट और अदर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। फिर हमारा जो उसके बाद नेक्स्ट इंटरनेट आउटकम है हमारा थ्रू मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, वो है अचीव करना ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के ऑब्जेक्टिव्स को। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हैं एज अ इंटरनेट आउटकम, तो इनको आप ध्यान रखना जब आगे हम स्टैंडर्ड में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जब भी इंटरनेट आउटकम की बात करें तो इन तीनों के रिस्पेक्ट में आपको चीज़ों को ध्यान में लानी है अपने। ठीक है, ठीक है। और हम कहाँ तक रिस्क को देख सकते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी और को, वो है जहाँ तक हमारा मतलब ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल हो वहीं तक हम कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, और उसमें हमारे इंटरनल मतलब वर्कर्स आते हैं, अदर इंटरेस्टेड पार्टीज भी आ सकती हैं। इसके साथ साथ इस स्टैंडर्ड में जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, मतलब स्पेसिफिक क्राइटेरिया की जो बात होती है कि मतलब आप मान लो कोई वर्क कर रहे हो, आप हाइट पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स है, हेल्थ रिक्वायरमेंट्स है, उस तरह की रिक्वायरमेंट्स की यहाँ बात नहीं होती है। ये एक मैनेजमेंट सिस्टम का स्टैंडर्ड है टू ओवरऑल गवर्न द कंपनी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टम। ठीक है, तो ये जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी का वो स्टैंडर्ड में नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ उसके डिज़ाइन की भी बात यहाँ पे नहीं की गई है। ठीक है, डिज़ाइन के बारे में आपको इंडिविजुअली खुद आपके टॉप मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा कि जो भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं वो हो सकता है आपकी हाइट पे बहुत वर्क कर रहे हो, मतलब आप ट्रांसमिशन में बात कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन की बात कर रहे हो, आप रेलवेज में वर्क कर रहे हो, आप माइनिंग में वर्क कर रहे हो। ठीक है, प्रोसेसिंग में केमिकल मेटल की प्रोसेसिंग में वर्क कर रहे हो। ठीक है, गैसेस से रिलेटेड आप कोई वर्क एक्सिक्यूट कर रहे हो। ठीक है,
तो ये हाई रिस्क लेवल वर्क्स है, तो इसमें जो भी एक्टिविटीज़ है वहाँ टॉप मैनेजमेंट को डिसाइड करना है कि विच आर द स्पेसिफिक क्राइटेरिया विद रिस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। जब वो डिज़ाइन कर लेगा, जब क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई कर लेगा, उसको कैसे मिटिगेट करना है उसको सोच लेगा, ठीक है, क्या प्रोसीजर रहेगा चीज़ों को करने का, ये सब चीज़ें डिज़ाइन में आती हैं। जब इन सब चीज़ों को कर लेगा तब बात होगी लास्टली मैनेज करने की बात। तो जो मैनेज करना है वो ISO 45001 उस पर डेडिकेटेड है। ठीक है सर, इसके साथ ही साथ जो ये जो स्टैंडर्ड है वो मतलब आपको आपकी कंपनी को इस लायक बना देता है कि आप वर्कर्स के वेलनेस और वेलबींग के लिए सोच सको, ठीक है, जो कि आपको बेनिफिट देती है टुवर्ड्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंपनी, ठीक है। ठीक है, सो जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्रोडक्टिविटी में जो कंपनी होती है वो वर्कर से ही चलती है, ठीक है। तो अगर उनकी वेलनेस और वेलबींग अच्छी रहेगी तो दे आर मोर प्रोडक्टिव एंड दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर अ कंपनी, ठीक है। साथ ही साथ जो मैंने अभी बात कही प्रोडक्ट सेफ्टी, प्रॉपर्टी डैमेज, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, और कि उसके साथ साथ जो बियॉन्ड द रिस्क है वर्कर्स और इंटरेस्टेड पार्टी के, वो सारी चीज़ें इश्यूज जो हैं वो ये स्टैंडर्ड नहीं कवर करता है। और साथ ही स्कोप में ये भी पॉइंट है कि मतलब ये स्टैंडर्ड मतलब एज अ कंप्लीट होल, मतलब सारे लॉज और इंट्रोडक्शन को लेके या फिर पार्ट में कहीं ना कहीं सिस्टमेटिकली इम्प्रूव करता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को, ठीक है। लेकिन आप तभी क्लेम कर सकते हो कि वी कंप्लाइड विद ISO 45001 जब आप सारे क्लॉजेस को जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड की उसको कम्प्लीटली फुलफिल करो, और उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको आपने प्रॉपरली एड्रेस किया, इनकॉर्पोरेट किया अपने कंपनी में, ठीक है, तभी आप क्लेम कर सकते हो कन्फर्मिटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस स्टैंडर्ड, ठीक है। इसके बाद जो स्टैंडर्ड में बात होती है वो है नॉर्मेटिव रेफरेंस की। सो यहाँ पे नॉर्मेटिव रेफरेंस स्टैंडर्ड कोई नहीं है, ठीक है। तो आपको ये स्टैंडर्ड खुद में सेल्फ सफिशिएंट है चीज़ों को डिफाइन करने के लिए, जो भी कोई भी ऐसे मतलब लूप होल्स नहीं छूटते जो आपके अंडरस्टैंडिंग में ना आए, आप इस स्टैंडर्ड को मतलब कंप्लीटली आप अंडरस्टैंड कर लोगे जब, तो सारी चीज़ें आप समझ सकते हो इसके थ्रू। बिब्लियोग्राफी में कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिसके बेस पे इस स्टैंडर्ड को डेवलप किया गया है, उसमें से कुछ की पॉइंट्स लिए गए हैं अलग अलग क्लॉजेज में चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए आपके, ठीक है। इसके बाद जो स्टैंडर्ड में बात है वो है टर्म एंड डेफिनेशन की, ठीक है। तो टर्म एंड डेफिनेशन जो है मैनेजमेंट सिस्टम के, वो मैंने जो ISO 9000 का वीडियो है ट्रेनिंग का, उसमें आप टर्म एंड डेफिनेशंस मतलब बहुत सारे जितने भी हैं वो मैंने डिफाइन किए हुए हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो टर्म एंड डेफिनेशन को समझने के लिए कि मैनेजमेंट सिस्टम में कौन से टर्म्स और यूज़ होते हैं मतलब, और उनकी डेफिनेशन क्या है, तो वहाँ पे सारे ही बताए हुए हैं। यहाँ पे अलग से मैंने एक इंसिडेंट जो स्पेसिफिक है विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के उसको लिया है। तो जो इंसिडेंट में चीज़ें हैं वो है occurrence arising out of or in the course of work that could or does result in injury and ill health near miss, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें मतलब इंसिडेंट में काउंट होती है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, ठीक है। तो कोई नियर मिस होता है मतलब आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड कोई नियर मिस है, आप कहीं पे किसी वजह से वर्क करते हुए हाई प्रेशर में हो आप, आपसे कोई गलती हो जाती है, आपको चोट लग जाती है, आपकी हेल्थ आपकी डिटेरियोरेट हो जाती है किसी वजह से, तो ये नियर मिस में काउंट होती है, ठीक है। इल हेल्थ आपकी तबीयत खराब हो जाती है, ठीक है, तो वो भी एक इंसिडेंट है। कोई इंजरी हो जाती है, ठीक है, वो भी इंसिडेंट है। या फिर कोई इंजरी और हेल्थ के अकरेंस की कोई कारण बनता है,
ठीक है, तो वो भी एक इंसिडेंट में काउंट होता है। या फिर आप मतलब आपके हेल्थ और जो रिस्क है उससे रिलेटेड, उसका मतलब उसको करने में कोई चीज़ें आपको समझ में आती है कि ये आगे चल के एज अ रिस्क हजार्ड है हमारे वर्क में, तो वो भी इंसिडेंट में आता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मतलब इंसिडेंट की बात होती है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। और जब भी हम प्रोएक्टिव की बात करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि नियर मिस को आइडेंटिफाई करें। ठीक है, जो भी छोटी मोटी अगर आपको घटनाएं होती हैं, आपका मतलब आप कहीं वर्क पे जा रहे हो, आपका पैर स्लिप हो जाता है, वो किसी भी कारण से हो सकता है। ठीक है, आपको हो सकता है उससे चोट ना लगे, कोई हेल्थ इशू ना हो, लेकिन वो नियर मिस आप कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करो अपने सिस्टम में, जिससे कि फर्दर उसको मैनेजमेंट रिव्यू कर सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंसिडेंट में है। इंसिडेंट में वो भी आता है कोई मतलब हजारियस कंडीशन मतलब फेस करते हो, या फिर मतलब आपको आगे चल के देखने को मिलती है, कोई पोटेंशियल क्रिएट होता है उसकी वजह से, तो वो भी इंसिडेंट में काउंट हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। फिर है हमारा कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फोर्थ क्लॉज है अपना स्टैंडर्ड का। ठीक है, यहाँ से रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं विद रिस्पेक्ट टू मैनेजमेंट सिस्टम, कि मैनेजमेंट सिस्टम हम कैसा डिज़ाइन करेंगे और क्या उसके की पॉइंट्स होंगे, की फैक्टर्स होंगे। ठीक है, सो कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे हम बात है। ठीक है, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने शायद नोटिस ना किया हो, जब क्यूएमएस पढ़ोगे एस 9001, तो वहाँ पे एन ऑर्गेनाइजेशन की बात है। 14001 में द ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे फोर्थ क्लॉज में कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में, और यहाँ पे भी द ऑर्गेनाइजेशन यूज़ किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे द ऑर्गेनाइजेशन वर्ड को समझना, क्यों यूज़ किया गया है। ठीक है, आप कमेंट करना जो भी आपका अंडरस्टैंडिंग इससे रिलेटेड। ठीक है, अगर आप काफ़ी एक्सपर्टाइज है आपको स्टैंडर्ड को लेके, तो आप कमेंट करना क्यों वहाँ पे एन यूज़ किया गया है, और यहाँ पे क्यों द यूज़ किया गया है। ठीक है, तो जो इसमें फर्स्ट पॉइंट है जो मैंने लिया है अपने पीपीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्टेक्स्ट। ये पहला सब क्लॉज है। ठीक है, इसमें जो बात है वो एक्सटर्नल इंटरनल इश्यूज की है। ठीक है, जिससे आप जो जो हमारा पर्पस है उसको समझने के लिए। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट हमारे क्या होंगे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के, वो हम तभी समझ सकते हैं कि हम जब इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज हमें क्लियरली पता हो। ठीक है, सो इसी स्टैंडर्ड में एनेक्चर ए में गाइडेंस में बताया गया एक्सटर्नल इश्यूज के बारे में और इंटरनल इश्यूज के बारे में। तो एक्सटर्नल इश्यूज जो हैं वो हैं कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, नेचुरल सराउंडिंग्स एंड मार्केट कंपटीशन, वेदर इंटरनेशनल, नेशनल, रीजनल और लोकल। तो ये एक्सटर्नल इश्यूज हैं जो डिफाइन किए गए हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है अपना, जो एक्सटर्नल इशू हम अलग काउंट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, सब कॉन्ट्रैक्टर्स, suppliers, partners and providers, new technologies, new laws and the emergence of new occupations। ठीक है, तो ये भी एज एक्सटर्नल फैक्टर काउंट होता है with respect to context of occupational health and safety management system। ठीक है, तो इसके बाद जो एक्सटर्नल इश्यूज में पॉइंट है वो है न्यू नॉलेज ऑन प्रोडक्ट्स एंड देयर इफेक्ट ओवर हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है, ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम है जो ले सकते हैं, की ड्राइवर्स एंड ट्रेंड्स रिलेवेंट टू इंडस्ट्री। ठीक है, और सेक्टर्स हैविंग इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आप किसी जिस भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आपकी कंपनी काम कर रही है,
उसमें कुछ ट्रेंड्स आ सकते हैं, कुछ चीज़ें हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके चीज़ें बेटर हो सकती, मतलब चेंजेस आ सकते हैं, या फिर कुछ टेक्नोलॉजी चेंज आ सकती है जिसकी वजह से आपको अपने प्रोसीजर को जो आप मैनेज करोगे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के उसके मैनेजमेंट में, उसके कॉन्टेक्स्ट में चेंज करना पड़ सकता है। ठीक है, इस तरह से ये एक्सटर्नल इशू रोल प्ले करता है। ठीक है, फिर एक्सटर्नल इशू में और नेक्स्ट पॉइंट जो है रिलेशनशिप या फिर परसेप्शन या फिर वैल्यू जो एक्सटर्नल पार्टीज हैं उनकी चेंज होती है। ठीक है, तो आपको अपने जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें चेंज आता है आपके। ठीक है, साथ ही साथ जो आपकी कंपनी का रिलेशन है, जो अभी तक हमने पॉइंट डिस्कस किए एक्सटर्नल इश्यूज में, और अगर उस रिलेशन में कुछ चेंज आता है एज अ कंपनी, जो आपकी आप वर्क स्कोप है आपकी कंपनी का, जो भी कोर जो प्रोसेसेस हैं बिजनेस एक्सक्लूजन के, उसमें कोई जो उससे रिलेशन है एक्सटर्नल इश्यूज का, उसमें कोई चेंज आता है, तब आपको कॉन्टेक्स्ट आपको चेंज करना पड़ सकता है। ठीक है, या फिर अपने कॉन्टेक्स्ट को आपको उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर इंटरनल इश्यूज में जो पॉइंट्स काउंट होते हैं वो है गवर्नेंस की बात होती है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात होती है, रोल एंड अकाउंटेबिलिटी की बात होती है। ठीक है, सो ये इंटरनली टोटली इन हाउस चीज़ें हैं, गवर्नेंस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, रोल्स एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, आप समझ सकते हो इस चीज़ों को। फिर इसके बाद पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, ये भी इंटरनल फैक्टर है। ठीक है, इंटरनल इशू है आपकी कंपनी का। फिर आगे है कैपेबिलिटी, अंडरस्टूड, रिसोर्स के बारे में समझना, नॉलेज के बारे में समझना, कॉम्पिटेंस के बारे में समझना। ये मतलब इंटरनल इशू है, आप कितनी मतलब अच्छे से कैपिटल, टाइम, ह्यूमन रिसोर्स, प्रोसेस, सिस्टम और टेक्नोलॉजीज के ऊपर अपनी क्या समझ आपने डेवलप कर पाई है। ठीक है, आपकी कितनी कैपेबिलिटी है। ठीक है, ये तो इस तरह से कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है, ये पॉइंट कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है जो आपके यहाँ इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम हर कंपनी में अलग अलग होता है। ठीक है, और कितने अच्छे से इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही है। ठीक है, और उसके बाद आप कितने अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है इंटरनली एज अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको वर्क करना पड़ेगा, इसको समझ के, इसकी डेप्थ में जाके। ठीक है, कि आप कितने कैपेबल हो इंफॉर्मेशन को मतलब एक सर्कुलेट करने में अपने यहाँ, उसके थ्रू डिसीजन मेकिंग करने में। ठीक है, वो दोनों होंगे, फॉर्मल भी होगी, इनफॉर्मल भी होगी। ठीक है, फिर जो कॉन्टेक्स्ट पे नेक्स्ट इंटरनल फैक्टर वर्क करता है, इफेक्ट डालता है, वो है न्यू प्रोडक्ट, मटेरियल, सर्विस, टूल्स, सॉफ्टवेयर, प्रेमाइसेस, इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो ये भी इंटरनल फैक्टर हैं विद रिस्पेक्ट टू कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, फिर साथ साथ जैसे एक्सटर्नल ने बात करी इंटरेस्टेड पार्टीज की, जो कि मतलब बाहर एक्सटर्नली इन्वॉल्व आपकी कंपनी के साथ। यहाँ पे इंटरनल में बात होती है वर्कर्स के परसेप्शन की, रिलेशनशिप की। ठीक है, और वैल्यू की उनके। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के रिस्पेक्ट में एक फैक्टर है, इशू है। फिर है जो कॉन्टेक्स्ट में नेक्स्ट इंटरनल इशू रोल प्ले करता है, वो है कल्चर कैसा है आपके ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, कल्चर मतलब होता है अडेप्टबिलिटी की बात होती है, या फिर कितने सीरियस हैं वो लोग चीज़ों को लेके। ठीक है, करने को लेके। ठीक है, या फिर मॉनिटर और मेजर करने के लिए उसकी इम्प्रूवमेंट की को लिए कितने अच्छे हैं, मतलब उनका सोचना क्या है, तो सब कल्चर में चीज़ें आती हैं जिससे कि जो कॉन्टेक्स्ट है उस पर असर पड़ता है। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट इशू है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो इंटरनल इशू में आता है, स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस, मॉडल adopted by the organization। ठीक है, तो
अ, ये चीज़ें हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो इंटरनल इशू में पॉइंट आता है, फॉर्म एन एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। उसमें आउटसोर्सिंग एक्टिविटी भी आती है कि मतलब आप किस लेवल तक अपने अपने आपके कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है, मतलब आप कितना बड़ा एक मतलब सप्लाई चेन का एक पार्ट आप खुद ओन कर रहे हो, कितना बड़ा पोर्शन उसका आउटसोर्स कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो जितना बड़ा आप मतलब आउटसोर्स करोगे, जितनी बड़ी ज़्यादा चीज़ों को, उतना आपके लिए एक कॉम्प्लिकेटेड मतलब जो अकाउंटेबिलिटी है उसका जो इफिशिएंसी है वो उतना रिड्यूस होगा। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट इंटरनल इशू है वर्किंग टाइम मैनेजमेंट की बात होती है, क्योंकि वर्किंग टाइम लिमिटेड होता है। ठीक है, तो आपको जो कोर प्रोसेस है अपने बिजनेस की, उसमें भी आपको प्रोडक्टिविटी चाहिए। ठीक है, हाई प्रोडक्टिविटी की बात होती है हर जगह, स्टैंडर्ड्स भी हैं। ठीक है, एडवांस प्रोडक्शन सिस्टम्स के। ठीक है, तो एडवांस प्रोडक्शन सिस्टम के साथ साथ आपको मतलब अपने ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रॉपरली मैनेज करना है। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कॉन्टेक्स्ट डिसाइड करने में ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर वर्किंग कंडीशन की बात होती है इंटरनल इशू में। ठीक है, वर्किंग कंडीशन के बारे में है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं वर्किंग कंडीशन में कि मतलब जो नॉलेज है, जो एज फैक्टर है, जो लैंग्वेज का इशू है, जेंडर का इशू है। ठीक है, इसके साथ वर्क से रिलेटेड है, वर्क किस कंडीशन में हो रहा है, क्लाइमेट कंडीशन क्या है वह। ठीक है, उसके बाद कहाँ पे वर्क हो रहा है, कौन सी जियोग्राफिकल लोकेशन है। तो ये सब भी मतलब एज अ वर्किंग कंडीशन रोल प्ले करते हैं कॉन्टेक्स्ट को डिसाइड करने में विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है, साथ ही साथ जब भी जो भी अभी हमने इंटरनल इश्यूज की बात करी, डिस्कस किया, उसमें अगर कोई चेंज आता है उनके रिलेशन में, मतलब जो भी आपने एक पॉइंट पे इन चीज़ों को मतलब कहीं ना कहीं समझा था, डिफाइन किया था, प्लान किया था, तो अगर कोई चेंज आता है विद टाइम, ठीक है, उनके रिलेशनशिप में कोई चेंज आता है, इनके आपस रिलेशनशिप में भी, ठीक है, आप कंपनी के लिए रिलेशनशिप में कोई चेंज आता है, तब भी वो कॉन्टेक्स्ट प्रेशर डालता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को सोचना है। ठीक है, फिर इसके बाद जो जो अंडरस्टैंडिंग है, अ, आगे हम उसमें चलते हैं स्लाइड में। ठीक है, उसमें बात होती है अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ वर्कर्स एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है डिटरमाइन इंटरेस्टेड पार्टीज रिलेवेंट नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन में है कुड बिकम लीगल और अदर रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये चीज़ें हैं। सो सबसे इम्पोर्टेंट है जो अंडरस्टैंड करने में नीड्स को, उसमें है लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, मतलब तो लीगल रिक्वायरमेंट्स में आती हैं लोकल, रीजनल, स्टेट और नेशनल इंटरनेशनल लॉज हैं वो आती हैं। ठीक है, इसके बाद अदर रिक्वायरमेंट्स आती हैं। ठीक है, इंटरेस्टेड पार्टीज में ये सारी चीज़ें हैं, मतलब ठीक है कि इंटरेस्टेड पार्टीज में कौन कौन से लोग आते हैं जिनके हमें अंडरस्टैंड करनी है नीड एंड एक्सपेक्टेशन वर्कर के साथ साथ। ठीक है, तो मैंने बताया लीगल एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की मैंने बात करी। फिर इसके बाद अदर इंटरेस्टेड पार्टीज में आ सकती हैं पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, सप्लायर्स आ सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स आ सकते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर्स आ सकते हैं, वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव्स आ सकते हैं, वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियन एंड एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन आ सकती हैं। ठीक है, ओनर्स आ सकते हैं, शेयर होल्डर्स आ सकते हैं, क्लाइंट्स, विजिटर्स, लोकल कम्युनिटी, नाइबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ सकते हैं, एंड द जनरल पब्लिक भी हो सकती है। ठीक है, सो ये चीज़ें हैं।
फिर इसके बाद जो अदर इंटरेस्टेड पार्टी में लोग आ सकते हैं वो कस्टमर्स हैं। अ, फिर उसके बाद मेडिकल उसके साथ साथ अदर कम्युनिटी सर्विसेज के लोग भी आ सकते हैं, ठीक है। मीडिया हो सकती है, एकेडमिया हो सकती है, बिजनेस एसोसिएशंस हो सकते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे मतलब अदर इंटरेस्टेड पार्टीज में काउंट होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अदर इंटरेस्टेड पार्टीज को समझना और उसके हिसाब से चीज़ों को ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी की प्लान करना, ठीक है। जब तक आप इन अदर इंटरेस्टेड पार्टीज को नहीं समझोगे तो तब तक आप तो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट पे वर्क नहीं कर पाओगे, ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ पाओगे रिस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। फिर इसके बाद जो और हम बात कर सकते हैं अदर इंटरेस्टेड पार्टीज में, वो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, ठीक है। फिर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके मतलब डिफाइन करती हैं अदर इंटरेस्टेड पार्टी। तो इनकी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन को समझना है अपने वर्कर्स के साथ साथ। सो जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, वो तो इनकॉर्पोरेट आपको करनी ही करनी है, ठीक है, क्योंकि वो मैंडेटरी है, ठीक है। जैसे कि चाइल्ड लेबर का लॉ है, ठीक है, टाइम का लॉ है, आपने इंडियन लॉ देखे होंगे। इस स्टैंडर्ड को ड्राफ्ट करने में इंटरनेशनली लेबर लॉ को भी मतलब लिया गया एज ए बिब्लियोग्राफी कंटेंट, ठीक है। तो आप इंडिया में वर्क कर रहे हो तो वहाँ पे भी लेबर लॉ है, ठीक है। तो उसको भी समझना है। अदर मतलब ह्यूमन रिसोर्स के लॉ हैं अलग, ठीक है, तो उनको भी आपको फॉलो करना है, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें वॉलंटरी हो सकती हैं, मतलब कुछ चीज़ें आपकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर आपको लगता है कि आप अडॉप्ट करना चाहते हो विद रिस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, ठीक है। और जिससे कि आप वो जो आपके वर्कर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन को, इंटरेस्टेड पार्टीज की जो एक्सपेक्टेशन है उनकी जो वैल्यूएशन है आपको लेके उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है, तो उनको आप अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो वो अदर रिक्वायरमेंट्स आप में आती है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब ये सेकंड पॉइंट जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है डिफाइन होता है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें जो पॉइंट्स हैं वो हैं अबव पॉइंट्स, तो सारे ऊपर के पॉइंट्स की बात हुई है। प्लान्ड और परफॉर्म्ड वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज, ठीक है, विद ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस। सो जब हम डिटरमाइन करेंगे स्कोप ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का मैनेजमेंट सिस्टम का, तो ये सारे पॉइंट्स इसमें आते हैं। तो इसमें जो बात होती है वो है बाउंड्रीज की बात होती है, ठीक है, कि आपकी बाउंड्री क्या है। जैसे मैंने अभी पहले बताया ऊपर के स्लाइड्स में कि कहाँ तक आपका कंट्रोल है, कहाँ तक आप इन्फ्लुएंस करते हो, ठीक है, अपने जो भी वर्क आप एक्सिक्यूट कर रहे हो उसके थ्रू, तो वहाँ तक आपकी बाउंड्रीज काउंट होंगी, ठीक है। तो उस बाउंड्री को आपको जानना है डिटरमाइन करके, और हिसाब से फिर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करना है। तो इसमें जो एक्सटर्नल इंटरनल इश्यूज भी हैं, जो रिक्वायरमेंट की हमने बात करी वर्कर्स के, अदर इंटरेस्टेड पार्टीज की, उनकी रिक्वायरमेंट को भी समझना है। अ, फिर इसके साथ मतलब हमने कुछ जो हमने प्लान किया है अपने वर्क को या फिर परफॉर्म किया हुआ है जो भी वर्क से रिलेटेड एक्टिविटीज़, उनको भी हमें ध्यान रखना है। उससे भी हमें डिटरमाइन करने में स्कोप स्कोप को ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के हेल्प मिलती है, या फिर हमसे चीज़ें ले सकते हैं, लेनी चाहिए, ठीक है। सो बाउंड्रीज की मैंने बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बाउंड्रीज को समझना, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे भी लीगल रिक्वायरमेंट की बात हो जाती है वहाँ पे इन डेप्थ मैनर में चीज़ों को सोचना समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, ठीक है। मैं मतलब एक एग्जांपल के लिए आपको, जैसे कि एक भोपाल में गैस प्लांट का इंसिडेंट हुआ था,
तो वहाँ पे गैस लीक हो गई थी, वहाँ कई हजार लोगों की, जिसकी वजह से विद इन आवर्स डेथ हो गई। ठीक है, और अभी तक मतलब वहाँ पे लोग सफ़र कर रहे हैं, बच्चे जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं उनकी वजह से, लोग मतलब न्यू बॉर्न बेबी हैं मतलब वो हेल्दी नहीं होते हैं। तो इस तरह के रिस्क हैं, तो और उसकी वजह से उस प्लांट को बंद करना पड़ा, उसके मतलब मालिक को भागना पड़ा देश छोड़ के। ठीक है, फॉरेन की कंपनी थी। तो ये सारे मतलब रिस्क है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस, जब आप ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की बात करते हो। ठीक है, इसलिए नेबर्स की यहाँ पे बात करेगी कि इंटरनल इश्यूज में नेबर्स हमें डिफाइन करने पड़ेंगे, डिसाइड करने पड़ेंगे, क्योंकि जो नेबर्स थे मतलब उस इंसिडेंट पे भोपाल गैस ट्रेजिडी में, तो नेबर्स जो नियर बाई में लोग रहते थे उन पे इफेक्ट आया, उनकी डेथ हुई और बहुत दूर दूर तक वो गैस फैली। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को लेके सोचना है, करना है, तब हमें डिटरमाइन करना है अपना प्रोफेशनल हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, और यहाँ पे भी स्टैंडर्ड में और जो बात कहता है वो डॉक्यूमेंटेशन की बात कहता है कि जब हम जो भी जब डिटरमाइन करेंगे, उसमें जो भी हम डिटरमाइन का हम तरीका लेके आए हैं, हमने सोचा है मैनेजमेंट सिस्टम को डिसाइड करने के लिए, तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स रहेंगे, ठीक है, और किस तरह से हमने इसको डिसाइड किया है, वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। ठीक है, और अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, तो उसमें जो पहला पॉइंट है, इस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट, मेंटेन एंड कंटिन्यू इम्प्रूव इंक्लूडिंग प्रोसेसेस विद इंटरेक्शंस। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में ये जो फोर्थ पॉइंट है उसमें ये सारी चीज़ें हैं। सो हमें मतलब जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम है उसको प्रॉपर मतलब इस्टेब्लिश पहले तो करना है, फिर इम्प्लीमेंट करना है, फिर मेंटेन करना है और कॉन्टिन्यू इम्प्रूव करना है। ठीक है, जब हम कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को समझ लेंगे और इसको प्रॉपरली मतलब समझाने के लिए और प्रॉपरली मतलब अवेयरनेस में लाने के लिए ये सारी चीज़ें हमें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की सॉरी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की अ, करनी पड़ेंगी, मतलब हमारे पास डॉक्यूमेंटेड मैनर में होनी चाहिए ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये सारी चीज़ें करनी है, इस्टेब्लिश करना है, इम्प्लीमेंट करना है, मेंटेन करना है और कॉन्टिन्यूली इम्प्रूव करना है। ठीक है, उसके साथ है जो उसके प्रोसेस रिलेटेड है, उसके उसके इंटरेक्शंस हैं विद अदर प्रोसेसेस, वो आपकी बिजनेस प्रोसेस हो सकती हैं, अदर मैनेजमेंट सिस्टम के प्रोसेस हो सकती हैं, उनसे जो उनका इंटरेक्शन है उन सारी चीज़ों को मेंटेन करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे फोर्थ क्लॉज ख़त्म होता है और नेक्स्ट क्लॉज की बात स्टार्ट होती है। फिर आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्लॉज जो है वो है लीडरशिप एंड वर्क पार्टिसिपेशन। ठीक है, सो लीडरशिप एंड वर्क पार्टिसिपेशन, सो यहाँ पे एक चीज़ एडिशन है जो अभी तक आपने 9001 और 14001 में देखा होगा, वहाँ पे लीडरशिप की बात होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात होती है वर्कर पार्टिसिपेशन की, तो बहुत इम्पोर्टेंट है वर्कर पार्टिसिपेशन का। ठीक है, तो अभी हम आगे समझेंगे क्यों इतना इम्पोर्टेंट है वर्क पार्टिसिपेशन का, क्योंकि जिससे कि लीडरशिप के साथ साथ इसको भी ऐड किया गया है। ठीक है, तो लीडरशिप एंड कमिटमेंट इसका फर्स्ट पॉइंट है इस क्लॉज का। ठीक है, इसमें जो चीज़ें हैं वो है ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद है स्टेब्लिशिंग एंड इंटीग्रेशन है, तो इसमें जो चीज़ें हैं वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद लीडरशिप एंड कमिटमेंट में है इंश्योरिंग रिसोर्सेज हैं, कम्युनिकेशंस हैं, अचीविंग इंटेंडेड आउटकम्स हैं, डायरेक्टिंग एंड सपोर्टिंग पर्सन्स हैं, कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट की बात है, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ लीडरशिप है, डेवलपिंग एंड लीडिंग प्रमोटिंग कल्चर, प्रिवेंट रिप्रेसल्स। ठीक है, कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन है, इस्टेब्लिशेस एंड इम्प्लीमेंटेशन है, हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी की बात है यहाँ पे। ये सारी चीज़ें लीडरशिप एंड कमिटमेंट में है। ठीक है, सो
अब डिटेल में समझते हैं सारे पॉइंट्स को। अ, तो हमें मतलब थ्रू लीडरशिप की जब हम बात करेंगे तो हमें डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ता है। लीडरशिप मतलब कहने की बात नहीं होती है या फिर लिखने की बात नहीं है। लीडरशिप जो है वो डिमॉन्स्ट्रेशन से ही पता चलती है कि लीडरशिप की मतलब क्या क्वालिटी है और कितनी अच्छी लीडरशिप है। जब आप डिमॉन्स्ट्रेट करोगे थ्रू इंटीग्रेशन इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, तभी वो निकल समझ में आएगी कि लीडरशिप और उसके थ्रू जो कमिटमेंट है वो कितनी अच्छी है। ठीक है। सो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड बात करता है कि जो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टॉप मैनेजमेंट के लिए, यहाँ पे मतलब जो लीडरशिप एंड कमिटमेंट की बात है वो टॉप मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में की गई है। ठीक है। तो टॉप मैनेजमेंट को इस ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और अकाउंटेबिलिटी लेनी है। अ, वो वर्क रिलेटेड इंजरी जो भी होंगी उससे जो उसका प्रिवेंशन है, ठीक है, उसके जो भी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन कर रही कंपनी कर रही है तो उसकी जो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टॉप मैनेजमेंट की ही होगी। ठीक है। किसी भी तरह की हम जब प्रिवेंशन की बात करते हैं, वर्क रिलेटेड इंजरी है, हेल्थ इश्यूज हैं, ठीक है, फिर साथ ही साथ अगर हम जो प्रोविजन है सेफ हेल्दी वर्क प्लेस की एक्टिविटी की, तो इससे रिलेटेड जो भी अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो टॉप मैनेजमेंट की है जो स्टैंडर्ड में बोली गई है। ठीक है। फिर इसके बाद बात होती है जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, पॉलिसीज हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का, वो इस्टेब्लिश होने चाहिए, मतलब प्रॉपरली इस्टेब्लिश मतलब होना चाहिए कि प्रॉपरली प्लान्ड हो, प्रोसेस में हो, उनका प्रॉपरली इंटीग्रेशन हो। ठीक है। और साथ ही साथ उसके बाद बात होती है कि वो कंपैटिबल होने चाहिए कि जो हमारे स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है ऑर्गेनाइजेशन के उसके। ठीक है। स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एज अ कंपनी होता है, मतलब वो एज अ बिजनेस होता है, तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ठीक है। तो टॉप मैनेजमेंट इस चीज़ को इंश्योर करेगा। उसके बाद बात होती है लीडरशिप एंड कमिटमेंट में अ, जो इंटीग्रेशन है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का, वो बिजनेस जो प्रोसेसेस हैं उनके साथ एक एक बेहतर तरीके से हो। तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी इंश्योर करने की, वो भी टॉप मैनेजमेंट की है थ्रू लीडरशिप एंड कमिटमेंट। ठीक है। फिर इसके बाद लीडरशिप एंड कमिटमेंट में बात होती है कि जो रिसोर्सेज ज़रूरत आएंगे, मतलब ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए, अ, वो सारे मतलब अवेलेबल होने चाहिए। और वो कौन कौन से हैं रिसोर्स, उसके बारे में एक क्लियर प्रोएक्टिव मैनर में एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कंपनी के पास, जिससे कि हम जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है उसको प्रॉपरली इस्टेब्लिश कर पाएँ, इम्प्लीमेंट कर पाएँ, मेंटेन कर पाएँ और इम्प्रूव कर पाएँ। उसके बाद जो टॉप मैनेजमेंट की लीडरशिप और कमिटमेंट के थ्रू रिक्वायरमेंट है वो है कि हम इम्पोर्टेंस जो है इफेक्टिव ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को वो बता पाएँ, वो कम्युनिकेट करवाएँ, कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है। तो कम्युनिकेट हमें करना कैसे है, वो वर्कर से करना है, अदर इंटरेस्टेड पार्टी से करना है। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंस को हमें बताना है कि इफेक्टिव ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम और कंफर्म हम जो कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, उसके लिए हमें वो मतलब इफेक्टिव क्यों होना चाहिए और उसकी रिक्वायरमेंट की क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सभी वर्कर्स में और जो अदर इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। ठीक है। जैसे कि जो ISO 9000 जब हमने पढ़ा था, ट्रेनिंग दी थी उसमें, तो मैंने डिफाइन किया था इंटरेस्टेड पार्टीज में सभी लोग काउंट होते हैं, कस्टमर्स भी काउंट होते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ भी काउंट होते हैं, आपके वेंडर्स भी काउंट होते हैं। ठीक है। जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं,
ठीक है, वो सारे लोग इंटरेस्टेड पार्टीज में काउंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड में वर्कर्स वर्ड अलग से यूज़ किया गया है। और मैंने जैसे पहले बताया कि वर्कर्स में सभी लोग काउंट होते हैं, टॉप मैनेजमेंट है और ग्राउंड लेवल स्टाफ है, जो भी लोग कंपनी में काम कर रहे हैं उनको एज अ वर्कर यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया सबके लिए। ठीक है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू सोचना क्यों वर्कर्स यूज़ किया गया है। ठीक है, तो इस पे आप मतलब आपका क्या सोचना है क्यों वर्कर यूज़ किया गया वर्ड, तो आप अगर आपकी अच्छी कॉम्पिटेंसी है तो आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, तो हमें अच्छे से कम्युनिकेट करना है, तो लीडरशिप एंड कमिटमेंट टॉप मैनेजमेंट को इफेक्टिवनेस के बारे में, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी के और रिक्वायरमेंट के बारे में मैनेजमेंट सिस्टम हमने डेवलप किया है इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो वो अच्छे से पता होना चाहिए सबको। साथ ही साथ जो इंटेंडेड आउटकम्स है उसको जो अचीव करना है उसका मतलब उसको भी इंश्योर करना है कि जो हमारा इंटेंडेड आउटकम है उसको हम मैच कर सकें, तो वो टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, आप अगर इंटेंडेड आउटकम नहीं मैच कर पाओगे तो आपके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशंस आएंगी। ठीक है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, वर्कर्स का सेटिस्फेक्शन जो है उनकी रिक्वायरमेंट जब फुलफिल नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आपकी जो बिजनेस उस पर इफेक्ट आएगा, इंटरेस्टेड पार्टीज की जब सेटिस्फेक्शन नहीं मैच कर पाओगे तो फिर आपके बिजनेस पे इफेक्ट आएगा। इस तरह से मतलब ये जो इंटेंट अचीव करना है इंटेंडेड आउटकम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद बात होती है डायरेक्ट और सपोर्ट करने की, कि आपको डायरेक्शन भी देना है, सपोर्ट भी करना है सभी पर्सन्स को। ठीक है, जो भी इन्वॉल्व हैं आपके वर्क को लेके आपकी कंपनी में। ठीक है, जिससे कि वो कंट्रीब्यूट करें इफेक्टिवनेस के लिए ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के। ठीक है, ठीक है, तो सपोर्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप इंडस्ट्री में वर्क करते हो। ठीक है, और डायरेक्ट और जो सपोर्टिंग वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सभी लोग मतलब आज की डेट में मतलब कहीं ना केयरलेस हैं। आप देखते हो मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल बहुत बड़ी मतलब एक बड़ा डिसएडवांटेज है विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। इससे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं। ठीक है, आप इंडस्ट्री में अगर छोड़ दो, आप पर्सनल लाइफ में भी रोड एक्सीडेंट्स हैं। ठीक है, इसकी वजह से बहुत हो रहे हैं। तो इसी तरह से इंडस्ट्री में जब वर्क करते हैं तो ये बहुत बड़ा मतलब हजार्डियस फैक्टर है मोबाइल। तो इस तरह से मतलब हमें टॉप मैनेजमेंट को डायरेक्ट करना है, सपोर्ट करना है टू कंट्रीब्यूट फॉर अ बेटर इफेक्टिवनेस रिस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, फिर हमें जो कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट है उसको भी प्रमोट करना है टॉप मैनेजमेंट को। और इसको भी इंश्योर करना है उनको कि जो कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट है, मतलब कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट ऐसा है कि आपके पास मान लीजिए 100% है, मतलब किसी पर्टिकुलर वर्क में आप काम कर रहे हो। ठीक है, 100 में से आपके 50% तो बहुत अच्छे हैं, जो भी ये गाइडलाइन आपने दी है वो अच्छे से मैच कर रहे हैं, उनको पीपी पहनना या फिर जिनका वर्क प्रोसीजर था विथ रिस्पेक्ट टू सेफ्टी वर्किंग, वो तो अच्छे से वो मैनेज कर रहे हैं उस चीज़ को। लेकिन अ, बाकी जो 50 हैं उसमें रैंडम रिजल्ट्स हैं, मतलब कुछ करते हैं, कुछ कहीं पे कमियां हैं, कहीं किसी में कहीं पे कमियां हैं। तो जब हम 50 को जो बचे हुए हैं जब उनको एक जो पहले वाले 50 थे उनकी तरफ बनाएंगे तो वो हमारा कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट में काउंट होगा। तो ये प्रमोट करना है कि टॉप मैनेजमेंट को अपने वर्क के थ्रू कि हम जो कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट है उसको अचीव कर पाए, और जो प्रमोशन है उसका उसको मतलब हम कहीं ना कहीं इंश्योर कर सकें। फिर इसके बाद स्टैंडर्ड जो बात कहता है टॉप मैनेजमेंट के लिए लीडरशिप एंड कमिटमेंट में, वो है सपोर्ट करने की बात कहता है अदर रिलेवेंट मैनेजमेंट रूल्स को। ठीक है, तो टॉप मैनेजमेंट के अलावा जो
जूनियर मैनेजमेंट लेवल होता है या फिर उनके नीचे मैनेजमेंट रोल्स होते हैं, उनको भी डेमोन्स्ट्रेट करना है कि अपनी लीडरशिप के थ्रू और अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू, ठीक है, तो उसमें टॉप मैनेजमेंट को सपोर्ट करना है अपने सब मैनेजर लेवल को, जिससे कि वो जो उनकी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें वो डिमॉन्स्ट्रेट कर पाए अपनी लीडरशिप को विद रिस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, ठीक है। फिर इसके बाद जो लीडरशिप कमिटमेंट में बात होती है टॉप मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में, वो है वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना रिप्रेसल से, जब जब वो कोई इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करें, हजार्ड को रिपोर्ट कर रहा हूँ या फिर कोई रिस्क या अपॉर्चुनिटी उनको दिख रही हो, ठीक है। रिप्राइसल का मतलब आप समझते हो, मतलब वो कहीं से मतलब ऐसा ना हो उनके ऊपर कोई दबाव दे रहा हो, ठीक है, या फिर वो कहीं फर्दर मतलब एक ग्रुप फॉर्म हो रहा हो उसको लेके, मतलब किसी में कोई कुछ लोग असंतुष्ट हों बहुत बिग लेवल पे, या फिर उनके अंदर कोई गलत फहमी आ जाए, तो इन सब चीज़ों से भी वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना है टॉप मैनेजमेंट को, तो ये भी उनकी लीडरशिप एंड कमिटमेंट में पॉइंट आता है। और ये बहुत बड़ा फैक्टर है जब आप ग्रुप ऑफ पीपल को डील करते हो और वो वर्कर्स हैं जिनकी एजुकेशन बहुत कम है, या फिर जो उनका वर्क है वो उसमें हाई हाई हेल्थ हेल्थ रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो बहुत मतलब कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाई हो जाते हैं तो टोटली, या फिर वो किसी बातों में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने देखी हैं अपनी वर्किंग लाइफ में, तो इस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है टॉप मैनेजमेंट को, ठीक है। फिर इसके बाद होती है, फिर इसके बाद बात होती है कि अब हम ये ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रोसेस डेवलप करनी है, टॉप मैनेजमेंट को एक प्रोसेस डेवलप करनी है जिसमें कि वो कंसल्टेशन और पार्टिसिपेशन वर्कर्स का ले सके, ठीक है। तो इस चीज़ को भी इंश्योर करना है टॉप मैनेजमेंट को कि उनके यहाँ एक प्रॉपर प्रोसेस हो जिसके थ्रू वो पार्टिसिपेशन और जो कंसल्टेशन है वर्कर्स का वो ले सकें, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने पहले बताया कंसल्टेशन क्यों इम्पोर्टेंट है और पार्टिसिपेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो क्योंकि कंसल्टेशन और पार्टिसिपेशन इसलिए इन्वॉल्व है वर्कर्स का क्योंकि वो एक, जब वो अपने हाथों से काम करते हैं किसी वर्क को एक्सिक्यूट करते हैं, तो उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बेटर समझ सकते हैं, ठीक है। आप अगर जैसे आप टॉप मैनेजमेंट हो, आपकी जो थिंकिंग है वो अच्छी होगी क्योंकि आपने एक अच्छी पढ़ाई की है, आप आपने एक अच्छी ट्रेनिंग की है, आपके पास अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है। लेकिन उस पे उसके बाद भी एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है जो वर्कर्स का एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो हाथ से काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो और जब हम इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की, यहाँ पे बहुत बड़े लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, बहुत बड़े ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है, या फिर एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बहुत हाई हैं सोसाइटी की, इंटरेस्टेड पार्टीज की, वर्कर्स की, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना है, ठीक है। इसके बाद बात है हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी की बात होती है कि टॉप मैनेजमेंट को अ, अ, एक मतलब हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट करना है, ठीक है, उनकी फंक्शनिंग पे ध्यान देखना है और उसमें जो भी रिक्वायरमेंट है मतलब इस्टेब्लिशमेंट में उनकी फंक्शनिंग में उसमें कम्प्लीटली सपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें मतलब भी हमारी लीडरशिप एंड कमिटमेंट में है जो टॉप मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में है अंडर द लीडरशिप एंड वर्क पार्टिसिपेशन क्लॉज, ठीक है। आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट अपना ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी लीडरशिप एंड वर्क पार्टिसिपेशन में। तो इसमें जो चीज़ें हैं वो हैं एस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन कमिटमेंट हेल्दी वर्किंग कंडीशंस फ्रेमवर्क फॉर ऑब्जेक्टिव्स कमिटमेंट में है रिक्वायरमेंट एंड एलिमिनेट हजार्ड्स विद रिस्क
continual improvement, consultation and participation, interested parties, available and communicated। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट अपना पॉलिसी, लीडरशिप एंड कमिटमेंट, इसके पहले हमने डिस्कस किया। तो पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की। ठीक है, और तो इसकी डिटेल में चलते हैं हम लोग। तो स्टैंडर्ड कहता है कि आपको इस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट और मेंटेन करना है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, जिसमें कि आप कमिटमेंट भी बताओगे, मतलब सेफ और हेल्दी कंडीशन के लिए, वर्किंग के लिए। ठीक है, और उसमें आप प्रिवेंट करने की बात कहोगे, जिस जो कि वर्क रिलेटेड इंजरी से और हेल्थ इल हेल्थ के जो पॉइंट्स हैं उसे आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, मतलब आप कंपनी फोकस्ड है उसको भी डिफाइन करना, उसमें भी कमिटमेंट देनी है। और ये जो पॉलिसी है वो मतलब जो कंपनी का पर्पस हो, साइज हो, कॉन्टेक्स्ट हो ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए जो हम पॉलिसी इस्टेब्लिश करें। और कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि यहाँ पे जो मतलब आपकी कोर बिजनेस वर्क हो उसके उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, साइज और पर्पस भी उसमें एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है जब आप पॉलिसी डिफाइन करो। ठीक है, जिस और अलग अलग मतलब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बिजनेस ऑपरेशन के, बिजनेस के पर्पस के, बिजनेस के में अलग अलग जो होता है नेचर जो है रिस्क का वो अलग हो जाता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज जो है इम्प्रूवमेंट की वो अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी पॉलिसी को डेवलप करना है। ठीक है, और मतलब पॉलिसी में ये डिफाइन होना चाहिए कि कहीं कि आप पॉलिसी के थ्रू ऑब्जेक्टिव्स को कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर पाओ, कि मतलब पॉलिसी जब भी आप बनाओगे तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ इस तरह के कीवर्ड्स यूज करने हैं जिससे कि आप ऑब्जेक्टिव्स को आगे चल के अपने डिफाइन कर सको। ठीक है, तभी वो पॉलिसी जो होगी वो कंसिस्टेंट मानी जाएगी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को करना है। और साथ ही साथ पॉलिसी में जो हमें जो कमिटमेंट देना है अ, वो है कि लीगल रिक्वायरमेंट और अदर रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करने की। ठीक है, और जो हजार्ड्स हैं हमारे वर्क रिलेटेड, जो रिस्क हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके, उनको कैसे उनको हम एलिमिनेट करना चाहते हैं थ्रू कमिटमेंट अंडर द पॉलिसी। ठीक है, तो ये चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ जो पॉलिसी में हमें कमिटमेंट देनी है वो कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट की देनी है, कि हमारा जो मैनेजमेंट सिस्टम है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का वो हम कॉन्टिन्यूअली इम्प्रूव करना चाहते हैं, और उसमें सबका मतलब हमें साथ चाहिए होगा। ठीक है, जैसे कि अभी हमने आगे पीछे डिस्कस किया। ठीक है, इसके बाद होती है अ, एक कमिटमेंट की वो है कंसल्टेशन, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स का। ठीक है, कि हमें एक मतलब एक प्लान मैनर में एक की फैक्टर की तरह, इम्पोर्टेंट फैक्टर की तरह लेना है इसको, कि जो उनका वर्कर्स का कंसल्टेशन है, उनका पार्टिसिपेशन हो वो बहुत अच्छा हो हमारे, जब भी हम पॉलिसी या फिर आगे ऑब्जेक्टिव या फिर आगे मैनेजमेंट सिस्टम को हम एक्सिक्यूट करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब होनी चाहिए एज अ, हमें कमिटमेंट देनी है कहीं ना कहीं अपनी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के थ्रू। ठीक है, और जो ये हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है हमारी ऑक्यूपेशनल, ये मतलब डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए प्रॉपरली। ठीक है, और ये प्रॉपरली कम्युनिकेटेड होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और ठीक है, और इंटरेस्टेड पार्टीज के लिए भी जहाँ तक हमें लगता है कि हमें उन्हें देना चाहिए वहाँ तक उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, इसके साथ साथ वो रिलेवेंट और अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, मतलब कि
कहीं पे भी जो अभी तक हमने बात करी कि उससे कहीं वो बाहर ना जाए, कहीं ऐसा तो नहीं, कोई ऐसा पॉलिसी का कोई ऐसा हमने पॉइंट यूज़ कर लिया है, ऐसा कोई ऐसा सेंटेंस यूज़ कर लिया है जो हमारे बिजनेस को लेके या फिर वर्क से रिलेटेड वो एसोसिएट ना करता हो, वो मैच ना कर रहा हो। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना और ये सारी चीज़ें करनी है हमें जब भी हम पॉलिसी बनाएं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की। ठीक है, इसके बाद जो बात आती है नेक्स्ट, वो है लीडरशिप इन वर्क पार्टिसिपेशन में। अगले स्लाइड पे चलते हैं। वो है ऑर्गेनाइजेशन रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी की। ठीक है, तो ये कोई आपका मैनेजमेंट सिस्टम हो तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, बिना उसके आप किसी चीज़ को मेजरेबल बना ही नहीं सकते हो। उसके बाद आप इफेक्टिवनेस और परफॉर्मेंस की तो बात बहुत दूर की है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए यहाँ पे ये सब क्लॉज दिया गया है लीडरशिप इन वर्क पार्टिसिपेशन में, ऑर्गेनाइजेशन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। ठीक है, इसको और मैं डिफाइन करूँ तो अ, जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें हमें मतलब जो भी हमारा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें जो भी रिलेवेंट रोल्स हैं वो मतलब असाइंड हो, ये हमें ध्यान रखना है, कम्युनिकेटेड हो और ये हर लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, टॉप लेवल पे, अदर मैनेजरी लेवल पे, और उसके बाद जो भी वर्कर बचते हैं उनको भी अच्छे तरीके से कम्युनिकेटेड हो, असाइंड हो। ठीक है, क्योंकि ये म्यूचुअल मतलब एक एज अ कंबाइंड मैनर, क्यूमुलेटिव मैनर, क्वांटिटेटिव मैनर मतलब वर्क करेगा, जो हमारा इम्प्रूवमेंट है जब हम परफॉर्मेंस की बात करेंगे। तो इस तरह से ये चीज़ें होनी चाहिए और ये साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए जो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटीज़ हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करनी चाहिए कि जो एचआर हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनुअल है या फिर हमारा जो भी प्रोसीजर है ह्यूमन रिसोर्स को हायरिंग का या फिर उनकी जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है या फिर ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशन होती है एज एम्प्लॉय, उसमें चीज़ों को ऐड करें। ठीक है, तो ये चीज़ें करनी है हमें। ठीक है, और जहाँ तक भी उनका कंट्रोल है मतलब इंडिविजुअल वर्कर का, वहाँ तक वो किस तरह से एक रिस्पॉन्सिबल मैनर में और एक अथराइज्ड मैनर में अपना रोल प्ले कर सकते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को लेके, वो इंश्योर करना है हमें। इसके बाद भी स्टैंडर्ड ये भी बात कहता है कि अगर अ, अ, आपने एलोकेट कर दी सारे वर्कर्स को, सब अदर मैनेजर लेवल को, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटीज उनके जो भी उनका वर्क एरिया है, उसके बाद भी जो अकाउंटेबिलिटी है लास्टली वो टॉप मैनेजमेंट की होगी। ठीक है, जो कि जो ओवरऑल फंक्शनिंग है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड मैनेजमेंट सिस्टम की, वही करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ टॉप मैनेजमेंट की ये मतलब कुछ रूल रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी डिफाइन की गई है कि को इंश्योर करना है जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया है, कर रहे हैं या फिर वो जो रिक्वायरमेंट है ISO 45001 की, उससे उसको कंफर्म करे कम्प्लीटली। ठीक है, साथ ही साथ जो रिपोर्टिंग है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के परफॉर्मेंस की, वो टॉप मैनेजमेंट को होनी चाहिए। ये भी मतलब थ्रू रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी हमें इंश्योर करनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें मैच करनी है जब हम परफॉर्मेंस और अकाउंटेबिलिटी और इफेक्टिवनेस की बात करेंगे, साथ ही साथ इम्प्रूवमेंट की। तो जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हमारा कंप्लीट जो स्टैंडर्ड है वो कहीं पे भी हम उसको मैच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो अभी मैंने जैसे बात करी कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स का है। इसमें जो की पॉइंट्स हैं, डेडिकेटेड प्रोसेस, इस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन mechanism, time, training, resources, timely access with clear, remove obstacles,
emphasize consultation and determination of non-managerial workers for all detail of occupational uh, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन है, हेल्थ मैंने वर्ड नहीं लिखा है, ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, सो इसकी डिटेल में चलते हैं। ठीक है, तो अभी सर ने बताया कि कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और किस तरह से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उससे आपको आइडिया मिला होगा। अब यहाँ पे लीडरशिप एंड कमिटमेंट का पर्टिकुलर क्लॉज है, इसका सब क्लॉज है। तो यहाँ पे अब मैं और डिटेल में आपको बताता हूँ कि कंसल्टेशन पार्टिसिपेशन वर्कर में एज अ लीडरशिप क्या एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, पहले तो हमें एक प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा जिस जो कि कंसल्टेशन और पार्टिसिपेशन का हो वर्कर्स के। और ये वर्कर्स पर्टिकुलरली वो होंगे जो नॉन मैनेजरियल लेवल के होंगे। ठीक है, ठीक है, तो एक हमारे पास प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, जिसके थ्रू ये हम कंसल्टेशन और पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स को लेंगे अपने सिस्टम में रिव्यू के लिए। उनकी जो भी उनके कम्युनिकेशन होंगे, उनकी जो भी की बातें होंगी हम सुनेंगे और एज अ की फैक्टर फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हम यूज़ करेंगे फर्दर। ठीक है, और इनका फर्दर हमारा जो यूज़ है वो हम जो हमारा प्रोसेस हम डेवलप करेंगे उसमें हमें ये भी डिफाइन करना है कि इनका जो हम कंट्रीब्यूशन है कंसल्टेशन और पार्टिसिपेशन का, वो हम अपने डेवलपमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, एक्शन और इम्प्रूवमेंट में ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड मैनेजमेंट सिस्टम के एनहांसमेंट में यूज़ करने वाले हैं आगे चल के। ठीक है, तो ये प्रोसेस में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए कि हम कैसे उनका कंसल्टेशन लेंगे, पार्टिसिपेशन कैसे लेंगे, कौन उसमें मतलब कौन कौन से लोग टीम में होंगे। ठीक है, अगर उसको हम प्लान कर सकते हैं कि हमारे कुछ पर्टिकुलर इसकी एक साइकिल हो कि प्लान मैनर में हम करने ही करने, मंथली करने हैं या फिर 2 मंथ्स में करने हैं, क्वार्टरली करने हैं, तो उस हिसाब से हमें सारी प्रोसेस में डिटेल होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने क्योंकि लीडरशिप का पार्ट है, लीडरशिप क्लॉज में टाइटल में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें मतलब इस तरह से होनी चाहिए। साथ ही साथ ऊपर भी हम हमारे जो स्टैंडर्ड के कॉन्टेक्स्ट है, इंट्रोडक्शन है, उसमें भी पार्टिसिपेशन और कंट्रीब्यूशन की बात की है, कंसल्टेशन की। ठीक है, उसके साथ एक मैकेनिज़्म होना चाहिए कि मैकेनिज़्म की बात होती है कि प्रोसेस मैकेनिज़्म कैसा रहेगा, मतलब कंसल्टेशन पार्टिसिपेशन का भी मतलब हो सकता है ग्रुप ऑफ पीपल है, मतलब आपके 100 पीपल हो, 500 पर्सन हो, 1000 हो, 2000 हो, तो उसमें रिप्रेजेंट कौन करेगा। तो ये होता है कि एक मैकेनिज्म होगा कि मतलब 100 पर्सन में कोई पर्टिकुलर पर्सन सिलेक्शन उसका हो। ठीक है, वो पर्टिकुलरली रिप्रेजेंट करे, क्योंकि 2000, 5000, 10,000, 20,000 पर्सन से कंसल्टेशन पार्टिसिपेशन लेना मतलब फिजिबल नहीं है। तो उस केस में एक हमें मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा कि हम किस किस मैकेनिज्म के थ्रू पार्टिसिपेशन और कंसल्टेशन वर्कर से लेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हमें टाइम, ट्रेनिंग, रिसोर्स नेसेसरी जो है मतलब कंसल्टेशन और पार्टिसिपेशन का, वो भी डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें प्रोसेस में आएंगी। साथ ही साथ जो हमारी करंट ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है वो क्लियरली वो समझ रहे हो, जो भी पार्टिसिपेशन हो, कंसल्टेशन हो, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसका प्रॉपरली उनके पास एक्सेस हो, ये भी हमें इंश्योर करना है एज अ कंपनी। ठीक है, इनकी कोई मतलब ऑब्स्टेकल लगता है, कोई बैरियर लगता है किसी मतलब जो एक मैकेनिज्म के थ्रू वो कंसल्टेशन और पार्टिसिपेशन के लिए आ रहे हैं, तो उनको हमें कम करना है। अगर वो रिमूव हम नहीं
कर सकते हैं। मतलब होता है कभी-कभी कि मतलब इंटेंशनली मतलब कुछ इस तरह की मतलब बन जाते हैं, मतलब आपके लिए ग्रुप बन जाते हैं जो कि कुछ उनकी इंटेंशन है विद रिस्पेक्ट टू कंपनी कि हम हार्म करना है या फिर चीज़ों को बेटर नहीं बनाना, या फिर किसी उनको लगता है इसको करने से प्रॉब्लम्स आएंगी हमारे वर्क एक्सक्यूशन में। उनका कुछ इस तरह का माइंड सेट है, तो इस तरह के बैरियर्स को हमें कहीं ना कहीं अ, खत्म करने की कोशिश करना है। अगर हम खत्म नहीं कर सकते हैं तो कम करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड्स कहता है और स्टैंडर्ड्स की एक्सपेक्टेशन है। हम्म, अगर हम बैरियर्स नहीं इंक्लूड रिमूव कर पाएंगे, नहीं कम कर पाएंगे, तो हमें फेलियर का मतलब ये भी आगे चल के फेलियर हमें मिलेगा, जिससे हम वर्कर्स के इनपुट्स को, सजेशंस को नहीं अपने मैनेजमेंट सिस्टम में इंक्लूड कर पाएंगे, ठीक है। इसके साथ जो और बैरियर्स हैं वो उसमें हो सकता है लैंग्वेज बैरियर हो, लिटरेसी लिटरेसी का बैरियर है, रिप्रेसल का बैरियर हो सकता है, थ्रेट का भी हो सकता है, ठीक है। अ, और या फिर कोई पॉलिसी हमारी कंपनी की या फिर प्रैक्टिसेस हो कंपनी की पर्टिकुलर, जिसके से वो डिस्करेज हो या फिर कोई पेनाल्टी हो। हाँ, तो इस तरह की चीज़ों को हमें ध्यान रखना है कि ये सारे पर्टिकुलर बैरियर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें मतलब वर्कर्स का कंसल्टेशन और पार्टिसिपेशन नहीं मिल पाएगा अच्छे तरीके से, और जिसकी वजह से हम अपने जो हमारे कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का, वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा फिर जो हमें एम्फेसाइज करनी है, अ, जो हमारे नॉन मैनेजियल वर्कर्स हैं, अ, उनसे जो हम कंसल्टेशन ले रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो हैं नीड एंड एक्सपेक्टेशन की बात है, ठीक है। कि उनसे हमें ये सारी इन किसके बारे में डिस्कस करना है, नीड एंड एक्सपेक्टेशन क्या है, उनकी क्या है, साथ साथ हम अगर इंटरेस्टेड पार्टीज अगर जो हैं उनके बारे में भी जान सकते हैं तो उनको भी कलेक्ट करना है, ठीक है। फिर जो हमने ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी बनाई है उसके रिस्पेक्ट में उनकी क्या सोच है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। फिर जो हमने रूल रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी दी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उनका क्या कंसल्टेशन है, उनकी वो कैसे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ये चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है। फिर उसके साथ हमें जो हमारे ऊपर लीगल रिक्वायरमेंट है एज अ कंपनी और जो अदर रिक्वायरमेंट्स है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की, अ, वो उसको उनको वो अच्छे तरीके से समझे हैं कि नहीं समझे हैं, और अगर समझे हैं तो उसको कैसे फुलफिल करना है, उस पर हमें ध्यान देना है, ठीक है। उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। फिर उसके बाद बात होती है ऑब्जेक्टिव्स की, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की ऑब्जेक्टिव्स और प्लानिंग की, ठीक है। कि हमें ऑब्जेक्टिव्स कैसे मतलब हमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स हमने क्या डिसाइड किए हैं और कैसे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसमें आपके क्या कंसल्टेशन के पॉइंट हैं, या फिर आप डे टू डे क्या चीज़ें फेस करते हो या प्रॉब्लम्स आती हैं आपको, आपको किसी तरह का बैरियर हर्डल लगता है, तो वो चीज़ों को डिस्कस करना है। फिर इसके बाद बात करनी है हमें कंसल्टेशन और पार्टिसिपेशन में, जो हम जो भी वो आउटसोर्सिंग हो रही है कंपनी की, प्रोक्योरमेंट है, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके रिस्पेक्ट में क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, और या फिर कैसे उनको बेटर कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हमें से कंसल्टेशन लेना है, ठीक है। और वो अपने पार्टिसिपेशन के थ्रू इसमें हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। फिर इसके बाद अ, हम किन चीज़ों को हम मॉनिटर, मेजर और इवेल्युएट कर सकते हैं, जो हमने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया है उसमें किन चीज़ों को को हमें करना चाहिए, मॉनिटर, मेजर और इवेल्युएट, ये भी डिस्कस कर सकते हैं।
और साथ ही साथ जो हमारा आगे ऑडिट होगा मैनेजमेंट सिस्टम को लेके ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के, उनकी प्लानिंग, उनकी उनको अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश करना है, इम्प्लीमेंट करना, मेंटेन करना है हमें, उसको लेके हमारा डिस्कशन होगा उसमें। ठीक है। और लास्ट है कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। ये सारी चीज़ें हैं जो मतलब जो नॉन मैनेजर वर्कर है उनसे हमें कंसल्टेशन लेना है। ठीक है। उनसे मतलब उनका रिव्यू जो है उसके ऊपर उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो शेयर करेंगे। फिर हमारा बात आती है पार्टिसिपेशन की। जो नॉन मैनेजर वर्कर्स उनसे हम पार्टिसिपेट जब वो करेंगे तो उसमें क्या चीज़ें होंगी। तो उसमें जो ये हमारी जो चीज़ें हैं प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। कि जब हम प्रोसेस डेवलप करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें मतलब होनी चाहिए, तभी जाके हम आगे कर पाएंगे ना। तो इसमें आगे है पार्टिसिपेशन की बात। तो उसमें पहला है मैकेनिज्म को डिटरमाइन करना है कि मैकेनिज्म कैसा होना चाहिए। जो भी मैंने मैकेनिज्म की बात करी कि ग्रुप ऑफ पर्सन्स में मतलब कुछ उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं बेस्ड ओवर देयर competency, बेस्ड ओवर देयर परफॉर्मेंस लेवल, बेस्ड ओवर देयर एक्सपीरियंस। तो ये सारी चीज़ों को हम के बेस पे मतलब रिप्रेजेंटेटिव डिफाइन कर सकते हैं। एक मैकेनिज्म कौन मतलब पर्टिकुलरली या फिर बेस्ट एम्प्लॉय हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एक टीम में से, उसको हम ले सकते हैं। तो हमें एक मैकेनिज्म डिफाइन करनी है पार्टिसिपेशन के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद पार्टिसिपेशन का जो और की फैक्टर होगा वो है आइडेंटिफाइंग हजार्ड एंड असेसिंग रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है। तो जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसमें से कोई किसी टीम ने या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने मतलब कोई हजार्ड आइडेंटिफाई किया है या फिर कोई रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को समझा है, तो उसके बेसिस पे उसको ऐड कर सकते हैं अपने सिस्टम में। ठीक है। फिर इसके बाद होती है कि अगर जो कॉम्पिटेंस रिक्वायरमेंट है, ट्रेनिंग कोई नीड है, या फिर हमें कोई इवेल्युएट करनी है ट्रेनिंग की, तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हमारा जो पार्टिसिपेशन है वो फोकस होना चाहिए। अ, और साथ ही साथ कम्युनिकेशन है, जो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है। और ये कैसे कम्युनिकेशन हो जिससे चीज़ों को वो बेहतर तरीके से समझ पाएँ। ठीक है। तो इस पे हमें ध्यान देना है पार्टिसिपेशन के थ्रू। ठीक है। और साथ ही साथ जो हमारा मेजरमेंट है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके वर्कर्स के थ्रू, जो वर्कर्स वो एक्सिक्यूट करें डे टू डे वर्क, उसमें कैसे बेटर हम कंट्रोल कर सकें, उनको बेटर मेजर कर सकें। ठीक है। वो कैसे हो सकता है उसके ऊपर हमें बात करनी है। ठीक है। और जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम अचीव कर सकें। तो ये चीज़ें हैं मतलब पार्टिसिपेशन में प्रोसेस जब बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें हमें ऐड करनी है। और इसके थ्रू हमें मतलब एक इफेक्टिव प्रोसेस हम डेवलप कर पाएंगे। फिर साथ ही साथ कोई इंसिडेंट हो रहा है तो उसका इन्वेस्टिगेशन है, नॉन कन्फर्मिटी की हमें बात करनी है। ठीक है। और करेक्टिव एक्शन अगर हमने कोई लिया है तो उसको डिटरमाइन करना है या फिर उसको रिव्यू कर सकते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें हमारे जो प्रोसेस होगा हमारा कंसल्टेशन और पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स का उसमें आएगा। ठीक है। इसके आगे चलते हैं। साथ ही साथ एक पॉइंट और है मतलब हमारा जो वर्क टाइम, ऐसा नहीं है कि बैरियर में ये भी काउंट होता है कि अगर हम ट्रेनिंग को दे रहे हैं पर्टिकुलरली, ठीक है, या फिर उनका पार्टिसिपेशन ले रहे हैं तो उनकी जो वर्किंग आवर्स है उसके बाद ले रहे हैं। ठीक है। तो वो भी एज अ बैरियर काउंट होता है। तो विद इन वर्किंग आवर्स हमें कोशिश करनी है कि उनका सारी चीज़ें हम विद इन वर्किंग आवर्स जो उनकी उसमें ही हम इन चीज़ों को कंप्लीट करें। तो ये सारे पॉइंट्स थे लीडरशिप और कंसल्टेशन ऑफ वर्कर जो क्लॉज है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको करना।
समझना। ठीक है, इसमें बहुत सारी बेस्ड ओवर द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे चलते हैं तो नेक्स्ट क्लॉज जो है हमारा वो है नेक्स्ट स्लाइड पे प्लानिंग। ठीक है, सो प्लानिंग जो है अपना सिक्स्थ क्लॉज है स्टैंडर्ड का। ठीक है, तो प्लानिंग में जो चीज़ें आती हैं बेसिकली हमारा क्या एक्शन प्लान होगा किसी भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के पॉइंट को लेके, वो चीज़ें डिफाइन की गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिया है प्लानिंग के अंदर मैंने पीपीटी में, वो है एक्शंस टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। सो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है सब क्लॉज है प्लानिंग का, वो है जनरल। उसमें है इश्यूज विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्टेक्स्ट, इंटरेस्टेड पार्टीज, scope of occupational health and safety management system, assurance for intended outcomes, prevent, reduce undesired effects, continual improvement, documentation। ठीक है, सो इसमें जब भी हम प्लान करेंगे ऑक्यूपेशनल हेल्थ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, तो जो हमें हमने अभी तक कॉन्टेक्स्ट में जो इश्यूज वो सब चीज़ें कंसीडर करनी है, और हमने जो इंटरेस्टेड पार्टीज के रिस्पेक्ट में जो इश्यूज हमने अभी तक डिस्कस की, वो सारी चीज़ें हमें कंसीडर करनी है। ठीक है, और जो हमारे स्कोप है कंपनी क्या ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को लेके, उसके रिस्पेक्ट में जो इश्यूज हैं, वो सारी चीज़ों को हमें लेके चलना है, कंसीडर करना है अपनी प्लानिंग में जब भी हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की प्लानिंग की बात करेंगे। साथ ही साथ हमें डिटरमाइन करने हैं रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को, जो कि हमें प्लानिंग के थ्रू एड्रेस करने हैं। उसमें हमें जो चीज़ें करनी है, हमें एक एश्योरेंस देना है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को, कि जिससे कि जो कि हमारा मैनेजमेंट सिस्टम अचीव कर सके इंटेंडेड आउटकम। तो हमें इसके लिए एश्योरेंस देना है अपनी प्लानिंग के माध्यम से। उसके बाद बात है जो हमारी प्लानिंग एड्रेस करेगी, वो है प्रिवेंट रिड्यूस अनडिजायर्ड इफेक्ट्स को। ठीक है, प्लानिंग में और जो चीज़ें कंसीडर करनी है, वो है कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट हमारा अच्छा हो, हम एक अच्छा उससे सेट कर सके, मतलब एक प्लेटफॉर्म सेट कर सके कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट का। तो ये भी हमारे प्लानिंग के थ्रू हमें जस्टिफाई करना है। ठीक है, और जब हम रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचेंगे, क्योंकि हम प्लानिंग जो करेंगे रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को एक सेंटर पॉइंट लेके करेंगे। जब रिस्क जो कि रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी हमारा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के रिस्पेक्ट में होगा, तो जो रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें हजार्ड्स आएंगे। ठीक है, साथ ही साथ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क की बात होगी, फिर अदर रिस्क की बात होगी, फिर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी अपॉर्चुनिटीज़ की बात होगी। ठीक है, और साथ ही साथ अदर अपॉर्चुनिटीज़ की बात होगी। ठीक है, और लीगल रिक्वायरमेंट अदर रिक्वायरमेंट की बात होगी। तो ये रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी का की फैक्टर्स हैं जिस पे हमें प्लानिंग को अपना डिसाइसिव बनाना है मैनेजमेंट सिस्टम को लेके। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें थी इसमें। सो जब और साथ ही साथ अगर इन केस हमारी प्लानिंग में कुछ हमारी चेंजेस आ रहे हैं, मतलब साथ ही साथ कोई हमारा जो हमने प्लानिंग की थी और उसमें चेंज ला रहे हैं, प्लान चेंजेस हैं, परमानेंट हो सकते हैं, टेम्प्रोरी हो सकते हैं, तो उस पर हमें असेसमेंट करना है। अगर हम इम्प्लीमेंटेशन में कोई चेंज करने जा रहे हैं उसके
बाद, तो उससे पहले हमें उसमें एक असेसमेंट करना है कि हमारा जो प्लानिंग हो उसके रिलेटेड हमारे जो एक्शंस टू एड्रेस हो रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को लेके, वो मतलब हम सेटिस्फाई हो जाएं तभी हम जाके इम्प्लीमेंटेशन करें जो भी चेंज है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। इसके बाद स्टैंडर्ड का बात करता है डॉक्यूमेंटेशन की। तो डॉक्यूमेंटेशन में जो भी हमारा एक्शंस होगा प्लानिंग के रिस्पेक्ट में, ठीक है, टू एड्रेस जो रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी है, तो हमें उसको सबको डॉक्यूमेंटेड मैनर में मेंटेन करना है। ठीक है, साथ ही साथ जो प्रोसेस है और जो एक्शन है डिटरमाइन कर लेने के लिए रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को, उसकी भी डिटेल होनी चाहिए, जिससे कि हम कॉन्फिडेंस हो सकें हमारा टॉप मैनेजमेंट या फिर जो भी हमें कल को हमारे ऊपर ऑडिट करने के लिए आता है या फिर हमसे कुछ कुछ क्वेश्चनिंग होती है, तो एज ए एविडेंस हम यूज़ कर सकें और कॉन्फिडेंटली हम उनको बता सकें कि what are the points we are selected as a actions towards the risk and opportunity of occupational health and safety in our planning stage। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट सब क्लॉज है, वो है hazard identification and assessment of risk and opportunity। ठीक है, तो इसमें जो पॉइंट्स हैं वो है hazard identification, establish, implement, maintain process। ठीक है, ongoing and proactive work organizing। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात हो रही है हजार आइडेंटिफिकेशन की, जो सब क्लॉज है इसमें प्रोसेस एक डिफाइन करने के लिए स्टैंडर्ड कहता है कि आप एक प्रोसेस बनाइए जो कि आप इस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट और मॉनिटर करेंगे, और जो कि ऑन गोइंग होना चाहिए, मतलब आप काम के साथ साथ वो हजार आइडेंटिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो रन करना चाहिए। आपके जो कोर बिजनेस प्रोसेस है उनका जब आप एक्सक्लूड करोगे तो उनके साथ वो चलना चाहिए। ठीक है, और प्रोएक्टिव होना चाहिए, मतलब लेट लतीफ़ ना हो और वो प्रोएक्टिव हो। ठीक है, जिससे कि आपका उसका एक बेटर और मतलब एक सेटिस्फैक्ट्री यूज कर सको। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू योर कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है, तो ये इस तरह के प्रोसेस की बात करता है स्टैंडर्ड्स हजार आइडेंटिफिकेशन के लिए। और इसमें प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है, इसमें हमें जो वर्क हमने दिया है उसको वो कैसे ऑर्गेनाइज होगा। ठीक है, वो करना है कि हजार आइडेंटिफिकेशन हमें करना है का जो वर्क है वो कैसे मतलब ऑर्गेनाइज हो, मतलब कैसे वो आइडेंटिफाई होगा, कैसे ऑर्गेनाइज होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें नीडेड है। ठीक है, उसमें कुछ ट्रेनिंग है, कुछ एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, कुछ एजुकेशन का रिक्वायरमेंट है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। फिर सोशल फैक्टर्स की बात होती है। ठीक है, जैसे कि वर्कलोड हो गया, वर्क आवर्स हो गया, विक्टिमाइजेशन है, हरासमेंट एंड बुलिंग है, तो ये सोशल फैक्टर्स भी हजार में काउंट होंगे और इन पे हमें मतलब इंक्लूड करना है। फिर साथ ही साथ जो लीडरशिप है कंपनी की और जो कल्चर है उससे रिलेटेड भी कोई हजार्ड हो सकते हैं, तो उसको भी हमें हजार्ड आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस में ऐड करना है। और साथ ही साथ कुछ रूटीन और नॉन रूटीन एक्टिविटीज दोनों हो सकती हैं, जिससे हजार्ड राइज होता है, मतलब हजार्ड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उनको भी ऐड करना है। और हजार्ड और किन चीज़ों से मतलब रेज हो सकते हैं, वो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, मटेरियल्स, सब्सटेंसेस, फिजिकल कंडीशन ऑफ द वर्क प्लेस। ठीक है, साथ ही साथ हैं प्रोडक्ट एंड सर्विस डिज़ाइन, रिसर्च, डेवलपमेंट, टेस्टिंग,
प्रोडक्शन, असेंबली, कंस्ट्रक्शन, सर्विस डिलीवरी, मेंटेनेंस एंड डिस्पोजल। ठीक है, तो ये हजार्ड आइडेंटिफिकेशन का जो प्रोसेस है इनमें भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए जब हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को डिज़ाइन वो करेंगे। तो सो जब हम हजार्ड आइडेंटिफिकेशन की मतलब प्रोसेस को बनाएंगे तो हम इन चीज़ों को भी ऐड करेंगे कि जब हमारा प्रोडक्ट और सर्विस डिज़ाइन स्टेज में हो, रिसर्च स्टेज में हो, डेवलपमेंट स्टेज में हो, टेस्टिंग स्टेज में हो, प्रोडक्शन स्टेज में हो, असेंबली स्टेज में हो, कंस्ट्रक्शन स्टेज में हो, सर्विस डिलीवरी स्टेज में हो या फिर मेंटेनेंस डिस्पोजल के स्टेज में हो, तब हम कहाँ पे हजार्ड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये भी प्रोसीजर में हमें ऐड करना है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन की। साथ ही साथ ह्यूमन फैक्टर्स को भी हम इंक्लूड करेंगे अपने प्रोसेस में। और उसके बाद है हाउ वर्क इज परफॉर्म्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक सेफ मैनर में एक वर्क को परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और तो इसलिए इसको भी हमें प्रोसेस में इंक्लूड करना है। साथ ही साथ कोई पास्ट रिलेवेंट इंसिडेंट हो जो हम ले सकते हैं, मतलब एज एग्जांपल इन द प्रोसेस ऑफ हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, तो उसको भी लेना है। ठीक है, इसके बाद प्रेजेंटेशन में है हमने प्रोडक्ट एंड सर्विस की बात कर ली। अब हम पास्ट रिलेवेंट इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, इमरजेंसी, कॉज। ठीक है, उसके बाद है पोटेंशियल इमरजेंसी सिचुएशंस, पीपल। ठीक है, एक्सेस टू वर्क प्लेस एंड विसिनिटी नॉट अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ तक मैं थोड़ा ब्रीफ करता हूँ आपको। तो हमने रिलेवेंट पास्ट इंसिडेंट्स को इंक्लूड किया अपने एज एग्जाम्पल फॉर हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हम ले सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल का मतलब है कोई हम जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया एक गैस लीक का अभी पहले, तो वो भी एक एग्जांपल है। ठीक है, उसी तरह से हम कुछ मतलब एग्जांपल एक्सटर्नल ले सकते हैं। इंटरनल हमारा कुछ सेल्फ एक्सपीरियंस जो हमारी कंपनी का, तो उसको इंक्लूड कर सकते हैं जिसमें कि इमरजेंसी हो सकती है। साथ ही साथ उनके कॉस्ट को भी हमें अपने प्रोसीजर में प्रोसेस में एज एग्जांपल इंक्लूड करना है। और इसके अलावा हमें जो हजार्ड आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे तो अगर कोई हमें लगता है कि पोटेंशियल इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को लेके, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को लेके, तो उसको भी हमें इंक्लूड करना है। ठीक है, फिर इसके बाद पीपल की बात होती है, पीपल से क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो पीपल में है एक्सेस टू वर्क प्लेस एंड विसिनिटी नॉट अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो पीपल है मतलब जैसे कि आपके जो वर्क प्लेस होता है उसमें आपके वर्कर्स तो काम करते ही करते हैं, साथ ही साथ कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स भी आते हैं, विजिटर्स भी आते हैं, अदर पर्सन्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो उनको भी कंसीडर करना है कि वो क्योंकि वो वेल अवेयर नहीं रहेंगे जो डेली आपके वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो तो वेल अवेयर हैं मतलब किसी रिस्क को लेके, लेकिन कोई पर्टिकुलर हजार्ड है जो उनके माइंडसेट में नहीं है, उन्होंने कभी उसके बारे में नहीं सोचा या फिर उसके बारे में नहीं बताया गया उनको, तो वो कैसे एक्सेस करेंगे वर्क प्लेस को, उसके बारे में हमें सोचना है। ठीक है, तो इसके लिए नॉर्मली आप देख रहे होंगे कि विजिटर्स के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स प्लांट्स और फैक्ट्रीज में रहते हैं। साथ ही डू डोंट्स का भी एक स्मॉल चार्ट रहता है जिससे वो समझ सके क्या चीज़ें करनी क्या चीज़ें नहीं करनी है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर एक हमने देखा है कि एक सेफ्टी पाथ रहता है वर्क स्पेस में जहाँ पे भी काम हो रहा है, तो वर्क प्लेस में एक सेफ्टी पाथ रहता है
जो मार्क रहता है परमानेंट पेंट से, जिसके थ्रू वो एक्सेस कर सकते हैं वर्क प्लेस को। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें मतलब हमें हज़ार आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है मेंटेन करनी है। तो ये चीज़ें होंगी तो हमारे हज़ार्ड का जो आइडेंटिफिकेशन है इनकेस मतलब वो मतलब हज़ार्ड रिस्क हमारा नहीं जनरेट होगा। साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि अगर जहाँ पे वर्क प्लेस है उसके आसपास कोई विसिनिटी मतलब आसपास के एरिया में कुछ हमारे वर्क से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, तो उसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे मैंने गैस वाला एग्जांपल दिया, गैस लीक हुई तो आसपास के एरिया में वो फैली, जिसकी वजह से कैजुअलिटीज हुई। तो इस तरह की चीज़ों को भी हमें हजार्ड आइडेंटिफिकेशन के टाइम पे प्रोसेस में डिफाइन करना है। ठीक है, साथ ही साथ आपको लगता है कि कोई वर्कर है जो कहीं कहीं वर्क साइट्स पे वर्क प्लेसेस में कंबाइंड फॉर्म में वर्क हो रहा हो, कई सारी कंपनीज के लोग एक साथ काम करते हैं, तो उस केस में भी हमें अपने प्रोसेस में इंक्लूड करना है कि जो वर्कर्स हमारे नहीं है उनको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो ये उसके लिए हमें हमारे पास एक प्रोसेस एंड गाइडलाइन होनी चाहिए कि हम उनको कैसे सेव करेंगे किसी अनअवेयर रिस्क और हजार्ड से जो कि उनको नहीं मालूम है, उनको भी इंक्लूड करना है। फिर इसके बाद बात होती है अदर इश्यूज की, जिसमें है डिज़ाइन, वर्क एरिया, प्रोसेसेस, इंस्टॉलेशन, मशीनरी, इक्विपमेंट, operating procedure, work organization, including need and expectation of workers, situation occurring in the vicinity and vice versa। ठीक है, तो अदर इश्यूज में हमारी जो चीज़ें हैं, कभी कभी होता है कि जो वर्क एरिया है उसका डिज़ाइन एक मतलब कुछ ना कुछ रिस्क पैदा करता है, तो हमें जब हज़ार आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस बनाएंगे तो हमें इसका ध्यान रखना है कि जो वर्क एरिया हो वो प्रॉपरली डिजाइंड हो विद रिस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। जो प्रोसेस हो हमारा वर्क एक्सक्यूट करने का, ठीक है, वो मतलब इस ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को ध्यान में रख के बनाया गया हो। इसके की पैरामीटर्स हमें ऐड करने हैं अपने जो हज़ार आइडेंटिफिकेशन के प्रोसीजर होगा। जो इंस्टॉलेशन है, जो मशीनरी इक्विपमेंट है, ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वर्क ऑर्गेनाइजेशन, ये इन सारी चीज़ों को जब हम करेंगे तो इनका खास ध्यान रखना है कि हमें जब वर्क हज़ार आइडेंटिफिकेशन का जो हम प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड हमारी क्या गाइडलाइन हो सकती है उनको हम डिफाइन करें। ठीक है, साथ ही साथ हमने बात कर ली मतलब इन प्रोसेस मशीन इंस्टॉलेशन प्रोसीजर की बात कर ली। अ, उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो वर्कर्स वर्क करेंगे वहाँ पे इन्वॉल्व होंगे उनकी नीड्स और कैपेबिलिटी को हम कैसे समझेंगे, इन्हेंस करेंगे रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसका भी हमें हज़ार आइडेंटिफिकेशन की प्लानिंग में हमें इंक्लूड करना है। फिर इसके बाद होती है सिचुएशन, जो मतलब विसिनिटी में बात होती है वर्क प्लेस की विसिनिटी, कि अगर हमारे मतलब हमारे कुछ वर्क की वजह से कोई रिस्क जनरेट हुआ, कोई हज़ार्ड आइडेंटिफाई हुआ, तो हमें मतलब सराउंडिंग में जो लोग हैं काम कर रहे हैं या फिर आसपास जो नेबरहुड है उसमें जो लोग हैं उस पर कोई असर पड़ रहा है तो उसका भी हमें ध्यान रखना है किसी वर्क एक्टिविटी को लेके, तो उसको भी इंक्लूड करना अपनी प्लानिंग में हज़ार आइडेंटिफिकेशन की। ठीक है, फिर इसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं पे म्यूचुअल वे में काम करो, किसी वर्क प्लेस में कई सारी कंपनी हो, तो किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के दूसरी कंपनी के वर्क की वजह से कोई इमरजेंसी सिचुएशन, कोई हजार मतलब वहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहा हो या फिर अकर होने के पोटेंशियल हो या हो, तो उस केस में भी हमें हजार्ड आइडेंटिफिकेशन की प्लानिंग में अपना प्रोसीजर में उसको रखना है, उसको ऐड करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसके बाद हमारी बात होती है एक्चुअल और प्रपोज चेंजेस की बात होती है।
सो यहाँ तक बात हो गई विसिनिटी की। विसिनिटी कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन में, तो ये प्रोसेस में हमें ऐड करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे। और अभी तक जो भी हमने पॉइंट डिस्कस किए, जब भी हम एक्शन और रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन सब चीज़ों को इंक्लूड करना। इसके बाद जो पॉइंट है इसी क्लॉज के अंदर, वो है एक्चुअल और प्रपोज चेंज की बात होती है। उसमें है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, ऑपरेशन लेवल पे, प्रोसेस लेवल पे, एक्टिविटीज लेवल पे जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें कोई चेंज आ रहा है। ठीक है, उसके बाद है चेंजेस की बात है, हजार्ड नॉलेज इंफॉर्मेशन है। ठीक है, सो हमने बात कर ली इतनी। इसके अलावा जो कोई एक्चुअल चेंज आ रहा है या फिर प्रपोज चेंज है ऑर्गेनाइजेशन, जो चीज़ बताइए ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन प्रोसेसेस और एक्टिविटी में, तो उससे रिलेटेड कोई हजार्ड में कोई आइडेंटिफाई हो सकता है प्रोसेसेस में, तो उसको भी हमें ऐड करना है। ठीक है, कि इन केस कोई मतलब आगे चल के हमें प्रपोज चेंज करना है किसी इन चीज़ों में, या फिर हमें चेंज करना पड़ रहा है, तो क्या मतलब हमारा हजार्ड के रिस्पेक्ट में क्या आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं, उसको कंसीडर करना है, प्रोसेस में ऐड करना है। ठीक है, या फिर हमारा कुछ कोई हजार्ड आइडेंटिफिकेशन का या फिर उसके रिस्पेक्ट में हजार्ड के कोई नॉलेज या फिर कोई इंफॉर्मेशन है, उसमें कोई चेंज आया है। ठीक है, तो उसको भी हमें कंसीडर करना अपने प्रोसेस में, उसको भी ऐड करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं मतलब हजार्ड आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस में, जो हमें कहीं ना कहीं एज अ लिटरेचर, एज अ हजार्ड आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस हमें मेंटेन करना है। तभी हम हजार्ड आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट ऑफ रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी हम प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट की बात होती है प्लानिंग के अंदर में, वो है असेसमेंट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वो है असेसमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क एंड अदर रिस्क टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो उसमें पहला पॉइंट मैंने लिया है प्रोएक्टिव प्रोसेस एस्टेब्लिश इंक्लूडिंग मेथोडोलॉजी, क्राइटेरिया, scope, nature, and timing, implement and maintain effectiveness of existing control, determine and assess other risks with respect to occupational health and safety management system cycle and documentation. ठीक है, अब मैं इनको ब्रीफ करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे असेसमेंट की बात कही है कि हम असेसमेंट हमें करना है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क के, और जो अदर रिस्क एसोसिएटेड है मैनेजमेंट सिस्टम ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के लेके, उसको हम असेसमेंट करना है हमें कि वो कैसे करेंगे। तो उसमें हमें एक बात कहता है स्टैंडर्ड की, हमें एक इस प्रोसेस स्टैब्लिश करनी है, इम्प्लीमेंट करनी है और मेंटेन करनी है इसके रिस्पेक्ट में, जिससे हम इसके बेस पे हम असेसमेंट कर पाएँ। जब हम हजार्ड आइडेंटिफाई कर लेंगे इससे पहले वाले प्रोसेस के थ्रू, तो हमें उसे एसेस करना है इस प्रोसीजर के थ्रू, जिससे हमारा जो गोल होगा उसका एंड रिजल्ट होगा इफेक्टिवनेस ऑफ एग्जिस्टिंग कंट्रोल। ठीक है, तो जब हम असेसमेंट करेंगे जो हमारे हजार आइडेंटिफाई कर लिए हैं, तो उसको कंट्रोल करने में और कितने हम उसको कितने इफेक्टिवली हम उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, ठीक है, वो हम इसके थ्रू इंश्योर करेंगे। तो हमें एक ऐसा प्रोसीजर बनाना है, और साथ ही साथ हमें
जो अदर रिस्क हो सकते हैं उनको भी डिटरमाइन करना है। ठीक है, वो रिस्क हो सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब अदर रिस्क यहाँ पे इसलिए यूज कर रहा है कि कोई ऐसा पॉइंट प्रैक्टिकल वे में आगे चलकर मिलता है हमें, या प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें हमें आगे देखने को मिलती हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो अगर कोई इस तरह की अदर रिस्क आइडेंटिफाई हो रही है, यहाँ पे डिटरमाइन कर रहा हो, तो उसको भी हमें असेसमेंट इसके थ्रू हमें करने में हम करें। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इसके लिए हमें एक प्रोसेस बनाना है असेसमेंट का। ठीक है, और इसमें जो मतलब हमारा असेसमेंट होगा, जो प्रोसेस हम डेवलप करेंगे, उसमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन की मेथोडोलॉजी और क्राइटेरिया असेसमेंट की क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें हम स्कोप, टाइमिंग डिफाइन करेंगे, जिससे कि वो प्रोएक्टिव हो, ना कि रिएक्टिव हो। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, और सिस्टमैटिक हो, ऐसा ना हो कि वो कहीं रैंडम हो, इस तरह का भी नहीं होना चाहिए। तो वो सिस्टमैटिक होना चाहिए, प्रोएक्टिव भी होना चाहिए, और नेचर और टाइमिंग का हमें ध्यान रखना है। और साथ ही साथ हमें डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है। ठीक है, तो यहाँ ये बात हो गई ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क के बारे में। फिर इसके बाद बात होती है, नेक्स्ट पॉइंट अपना है, वो है असेसमेंट ऑफ occupational health and safety opportunities and other opportunities for occupational health and safety management system। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, दो प्रोसेस की बात हो रही है। एक असेसमेंट करना हमें रिस्क को लेके, एक प्रोसेस हमें बनाना है अपॉर्चुनिटी को लेके। ठीक है, तो प्रोसेस में यहाँ पे जो प्रोसेस है उसको भी हमें इस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट, मेंटेन, इनहेंस परफॉर्मेंस के लिए बनाना है। उसमें प्लान चेंजेस जो होंगे, उसमें ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिसीज हैं, प्रोसेसेस हैं, एक्टिविटीज़ हैं। फिर है अडेप्ट वर्क, वर्क ऑर्गेनाइजेशन, वर्क environment, eliminate hazard, reduce risk, improvement of occupational health and safety management system, results of its finding as results of it as finding other risk and opportunity। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें हैं। अब मैं पॉइंट वाइज ब्रीफ करता हूँ इसमें आपको। तो हमने एक प्रोसेस बना लिया अपने असेसमेंट के लिए ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी अपॉर्चुनिटीज के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हमें जो अपॉर्चुनिटीज हमें कंसीडर करनी है इसमें, उसमें हमारे असेसमेंट का हमारा एंड गोल क्या है, वो होना चाहिए परफॉर्मेंस जो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके, वो हमें इन्हेंस करनी है। ठीक है, असेसमेंट के थ्रू जब हम प्लान चेंजेस की बात करेंगे, उसको अकाउंट करना है। ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में हो सकती है, पॉलिसीज के रिस्पेक्ट में हो सकती है, प्रोसेस के रिस्पेक्ट में हो सकती है, एक्टिविटीज़ के रिस्पेक्ट में हो सकती है। तो उसको असेस करना है इन प्रोसीजर के थ्रू। ठीक है, तो इनको इंक्लूड करना है। और ये चीज़ें जब चेंज करेंगे, प्लान चेंजेस करेंगे इन चीज़ों में, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वर्क को अडाप्ट करने की। ठीक है, तो वर्क अडाप्ट करके फिर उसके बाद है वर्क ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए वर्कर्स के। ठीक है, तो हमको अपॉर्चुनिटीज़ को जो है हम प्रोसीजर बना रहे हैं, इनके रिस्पेक्ट में हमें एक प्रोसीजर बनाना है। ठीक है, जिसके बेसिस पे हम असेसमेंट कर पाएँ कि जो हमने प्लान चेंजेस किए हैं, वो हमारे वर्कर्स अडॉप्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर वो कर पाएँगे तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए ईज़ी हो जाएगा प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में। फिर अगर वो प्रॉपर्ली वर्क ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो फिर हमें एक प्लस पॉइंट मिलेगा, एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए डेवलप होगी। वर्क इन्वायरमेंट हमारा अच्छा डेवलप हो गया, तो उससे भी हमारी अपॉर्चुनिटी डेवलप होगी। साथ ही साथ जब इतनी सारी चीज़ कर लेंगे, तो हमारी जो
कोई प्लान चेंजेस है उसके थ्रू हम कोशिश कर सकते हैं कि किसी किसी हजार्ड को एलिमिनेट कर दें, या फिर जो रिस्क है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के उसको रिड्यूस कर दें। ठीक है, तो इस तरह से इस पे ये प्रोसीजर वर्क करेगा और ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है। साथ ही साथ कोई अदर अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है जो कि इन प्रैक्टिकल मैनर हमें समझ में आ रही है, ठीक है, उसको इंक्लूड कर सकते हैं हम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, और स्टैंडर्ड एक बात और कहता है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के जो रिस्क और अपॉर्चुनिटी हैं वो उसका रिजल्ट ये भी हो सकता है अ, कि वो कन्वर्ट हो जाए अदर रिस्क और अपॉर्चुनिटी में ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो इसका भी ख्याल ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि हमें कहीं डाइवर्स इफेक्ट नहीं देखना है या फिर एडवर्स इफेक्ट नहीं लाना है। इन चीज़ों का भी खास ध्यान रखना है जब भी हम असेसमेंट करेंगे, जब हम एक प्रोसेस बना लेंगे उसके थ्रू। ठीक है, फिर इसके बाद बात होती है डिटर्मिनेशन ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट, अदर रिक्वायरमेंट्स की बात होती है। ठीक है, तो इसमें जो पॉइंट्स हैं, प्रोसेस, establish, implement and maintain, determine up-to-date legal and other requirements with tackling method, communication and documentation। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्रोसेस की बात करता है कि हमें एक प्रोसेस मेंटेन करनी है जिससे जो कि इस्टेब्लिश और इम्प्लीमेंट और मेंटेन करनी है टू डिटरमाइन द लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड अदर रिक्वायरमेंट। जैसा कि मैंने पहले बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी इंडस्ट्री में, उसके क्या मतलब इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से एक स्पेशल हमें प्रोसेस बनानी है डिटर्मिनेशन ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट एंड अदर रिक्वायरमेंट्स के रिस्पेक्ट में। सो लीगल रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन करने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड है उसकी डिटेल में चलते हैं। ठीक है, अब लीगल रिक्वायरमेंट क्यों ज़रूरी है, अभी मैंने पहले डिस्कस किया अभी शुरुआती स्लाइड्स में। ठीक है, इम्प्लीकेशंस क्या हैं और इस वजह से ज़रूरी है ये। तो इसमें जो कहता है कि मतलब एक स्पेशल प्रोसेस आपको डिफाइन करना है। स्टैंडर्ड कहता है कि आपको जब लीगल रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन करने लिए और अदर रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन करने के लिए आपके पास एक प्रोसीजर होना चाहिए, एक प्रोसेस होना चाहिए जिसके थ्रू आप डिफाइन कर पाओ, डिटरमाइन कर पाओ लीगल रिक्वायरमेंट्स को। ठीक है, और वो इस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट और मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद है जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो अप टू डेट हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि कोई लीगल रिक्वायरमेंट आप पहले की कंसिडर कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि आप लेबर लॉ देखोगे। ठीक है, अ, आप वेजेस के लॉज हैं वो अब रिसेंटली चेंज हुए हैं इंडियन गवर्नमेंट के। इसी तरह से जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो अप टू डेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और उसी का एक्सेस होना चाहिए। तो ये जो प्रोसेस में है, जो हम प्रोसेस बनाएंगे उसमें इस चीज़ का मतलब ध्यान रखना है कि हमें अप टू डेट लीगल रिक्वायरमेंट्स के बारे में ही आगे वर्क करना है। साथ ही साथ जो अदर रिक्वायरमेंट्स हैं वो अदर अलग अलग चीज़ों से जुड़ी हो सकती हैं, मतलब जैसे कि मैंने बताया आपकी खुद की रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, आपने कुछ अपनी तरफ से मतलब आइडेंटिफाई की हो, आपके कस्टमर की हो, आपके स्टेक होल्डर की हो, इन्वेस्टर की हो। ठीक है, एनजीओस की हो, मतलब या फिर आपके नेबरहुड में कुछ हो, तो वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी अप टू डेट होनी चाहिए। अम, जो कि और फर्दर वो मतलब आपके ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का जो मैनेजमेंट सिस्टम है उस पर अप्लीकेबल हो। ठीक है, इसका ध्यान रखना है इस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो आगे इसमें जो बातें हैं स्टैंडर्ड में, जो ये लीगल रिक्वायरमेंट और अदर रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें इस प्रोसेस से डिफाइन करनी है कि हम उसको कैसे अप्लाई करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर।
ठीक है। उसके बाद बात होती है कि कैसे इन रिक्वायरमेंट्स को कम्युनिकेट करना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि हमें जितने भी वर्कर्स हैं अपने कंपनी में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, इंटरेस्टेड पार्टीज में, उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा इन चीज़ों को। तो हमारे साथ इस प्रोसेस के थ्रू हमें कम्युनिकेट करने की बात उस प्रोसेस में डिफाइन करनी है। ठीक है, कि हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे जो लीगल रिक्वायरमेंट्स, अदर रिक्वायरमेंट्स हैं। अ, और जब भी हम इम्प्रूव करने की बात करेंगे, कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को, तब हमें इनको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जब भी हम कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की। ठीक है, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और साथ इसके साथ ही साथ हमारे पास जो प्रोसीजर है लीगल रिक्वायरमेंट और द रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन करने का, ये डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए और रिटेन रहना चाहिए। क्योंकि रिटेन का मतलब है कि मतलब कैसे उसको संभाल के रखना है। ठीक है, उसका मतलब कितने लंबे समय तक हमें मेंटेन करना है, इसका भी ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ पे लीगल रिक्वायरमेंट की बात होती है तो मतलब एक उसकी स्टैंडर्ड टाइम लाइन है कि आप मतलब जो बेस्ट प्रैक्टिसिंग है, मतलब उसमें मिनिमम 10 ईयर्स आपको मेंटेन करना होता है इस तरह के मतलब इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को एज अ कंपनी अपने सिस्टम में, उससे रिलेवेंट जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको भी। ठीक है। अ, और साथ ही साथ ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी रिकॉर्ड्स हो, प्रोसीजर्स हो, वो अप टू डेट हो। मतलब ऐसा कुछ ना हो कि मतलब ऑब्सलीट डॉक्यूमेंट हो या फिर जो उसमें डिटेल्स है वो अप टू डेटेड ना हो। तो इनका भी ध्यान रखना है। फिर इसके बाद जो बात होती है स्टैंडर्ड में, वो बात होती है प्लानिंग एक्शन की। तो प्लानिंग एक्शन में जो चीज़ें हैं, एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स, emergency situations, integrate and implement actions in occupational health and safety management system, processes, evaluate effectiveness, hierarchy, best practices, technological and business। ये चीज़ें हैं। सो अब ये सब क्लॉज है प्लानिंग का, वो प्लानिंग एक्शन है, उसकी डिटेल में चलते हैं। तो हमने प्लानिंग कर ली, फिर उस पर हमें एक्शन लेना है। ठीक है, जो भी हमने रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ हमने प्लानिंग के समय कंसीडर की थी, उस पे हमारा क्या एक्शन प्लान रहेगा। ठीक है, जिससे कि हम एड्रेस कर सकें रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ को, मिटिगेट कर सकें, एलिमिनेट कर सकें, और किसी एडवर्स इफेक्ट से बच सकें, किसी इम्प्लीकेशन से बचा सकें। ठीक है, किसी इंसिडेंट से बचा सकें। तो वो जब हम एड्रेस करेंगे इन प्लानिंग के थ्रू, जो हमने अभी तक प्लानिंग की थी, तो इन एक्शन के माध्यम से हमें करना है। और साथ ही साथ जो लीगल रिक्वायरमेंट और अदर रिक्वायरमेंट है उनको भी एड्रेस करना हमें एक्शन के थ्रू। ठीक है, साथ ही साथ जब हम जब इतनी सारी चीज़ें कर ली, तो हमें एक इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान की बात होती है कि हमें वो भी मेंटेन करना है। कि जब हमें जब इतनी सारी चीज़ें कर लेंगे, जब हम हजार्ड आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस डेवलप कर लिया हमने, रिस्क और अपॉर्चुनिटी असेसमेंट के प्रोसेस डेवलप कर लिए हमने, एक्शन प्लान मतलब हमने प्लानिंग बना ली, जिसके थ्रू हमने सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली जो हमारे यहाँ रिस्क रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ के एसोसिएटेड हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड। तो हमें एक इमरजेंसी रिस्पांस प्लान बनाना पड़ेगा। इन केस मतलब हमें उसमें से हमें कुछ निकल के आएंगे कि कुछ इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है पोटेंशियल। ठीक है, हमारा वो ड्यू टू मेनी रीजंस हो सकती है, कुछ लिमिटेड रीजंस की वजह से हो सकती है। तो इन केस अगर कुछ इस तरह का होता है, तो हमारा
इमरजेंसी प्लान क्या कैसा होगा, कैसे होगा, जैसे उसमें हमारे वर्कर्स को क्या करना होगा, हमारे मैनेजमेंट को क्या करना होगा, हमारे जो सब मैनेजर लेवल के लोग हैं उनको कैसे मतलब उस टाइम पे वर्क करना है। तो उसमें सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो उसमें जैसे कि इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस में एक ड्रिल्स होती हैं इमरजेंसी सिचुएशंस में। ठीक है, सायरन्स की बात होती है। ठीक है। और उसमें मतलब एज अ टीम वर्क करती है, मतलब एक्सकवेट करते हैं एक मतलब फ्री जोन में लोग असेंबल होते हैं। ठीक है। या फिर किसी पर्टिकुलर जॉब लोकेशन पे कोई एक्टिविटी चल रही है, वहाँ पे क्या चीज़ें करनी है इन केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब इन डेप्थ हमें मतलब डिसाइड करनी पड़ेंगी जब भी हम एक्शन की बात करेंगे। ठीक है। और इसको हमें इंटीग्रेट करना है, इम्प्लीमेंट करना है और अपने और जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, प्रोसेस है उसकी, और अदर बिजनेस प्रोसेस, उसमें सब में हमको इसको ऐड करना है। और साथ ही साथ इवेलुएट करना है इफेक्टिवनेस को। इफेक्टिवनेस में हम ड्रिल कर सकते हैं। ठीक है। और क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं पर्टिकुलर जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वर्कर्स के या इंडिविजुअल वर्कर के भी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं इवेलुएट करने में। और यहाँ पे हियरार्ची ऑफ कंट्रोल की बात कर रहे हैं। ठीक है। कि मतलब जो हियरार्ची में जो ट्री है बेसिकली आपका एक ऑर्गेनाइजेशन ट्री होती है, मतलब उसमें आपका टॉप मैनेजमेंट है, सब मैनेजमेंट लेवल है, वर्कर्स है अलग अलग स्टेजेस पे। तो उन सभी में अंदर जो सब सारी लेवल्स हैं उनके सबके हमें कंट्रोल चेक करना। सारे स्टेजेस पे सब पोजीशन पे हमें जो कंट्रोल है, हाँ, जो हमने प्लानिंग एक्शन बना रहे हैं तो वो हर जगह पे कंट्रोल्ड हो और जो हमारा आउटपुट मिले वो मतलब अकाउंटेबल मिले, मतलब ऐसा ना हो कि कहीं मतलब वेरी कर रहा हो चीज़ों से। ठीक है। उसके आगे जो बात होती है बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात होती है, टेक्नोलॉजिकल ऑप्शंस की बात होती है, फाइनेंशियल ऑपरेशनल एंड बिजनेस रिक्वायरमेंट की बात होती है। ठीक है। तो जब भी हम एक्शन प्लान करें, जो भी हमारे प्लान हमने डेवलप किए हैं इतनी सारी चीज़ों को लेके, तो जब हम एक्शन की बात करें तो इन चीज़ों को हमें कंसीडर करना है। हियरार्ची अपना हो गया। ठीक है। आउटपुट्स की बात हो गई। ठीक है। साथ ही साथ हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस को कंसीडर करना है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकती है, टेक्नोलॉजिकल ऑप्शंस क्या क्या हैं, फाइनेंशियल ऑपरेशनल बिजनेस रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। इन सारी चीज़ों को हमें अपने जो हमने हमारा प्लानिंग एक्शन है उसमें जब हम चीज़ों को लेके आएंगे तो इन सब चीज़ों को हमें कंसीडर करना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे। तो प्लानिंग के अंदर जो सब क्लॉज है नेक्स्ट, वो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लानिंग टू अचीव देम। ठीक है। सो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव्स, इसमें जो चीज़ें हैं एट रिलेवेंट फंक्शन एंड लेवल consist with occupational health and safety policy, be capable or measurable, account applicable requirements, results of assessment of risk and opportunity, consultation results, monitored, communicated and updated। तो ये सारी चीज़ें हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव्स को लेके। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव की हमने पहले ही बात करी। सो यहाँ पे डिटेल चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के। सो हमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको इस्टेब्लिश करना है अपनी कंपनी में, वो रिलेवेंट फंक्शंस पे, लेवल्स पे।
ठीक है, तो हमें ये क्लियरिटी होनी चाहिए हमारे सारे वर्कर्स को कि हमारे जो जिस लेवल पे हम वर्क कर रहे हैं, जो भी हमारा फंक्शन है एज अ टीम, हम यहाँ पे भी इन्वॉल्व है कंपनी में, वहाँ पे हमारे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। ठीक है, जिससे कि हम अपना जो हमारा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है उसको मेंटेन कर पाएँ और कॉन्टिन्यूअली इम्प्रूव कर पाएँ, और जो परफॉर्मेंस है उसको भी इम्प्रूव कर पाएँ। और क्या क्या चीज़ें ऑब्जेक्टिव्स में चाहिए होती हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में, जैसे कि मैंने पहले बताया कि कंसिस्टेंट होना चाहिए पॉलिसी में। पॉलिसी जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी हमने बनाई है, तो जो उसके की पॉइंट्स हैं ऑब्जेक्टिव्स के, जिसको हम मेजरेबल बना रहे हैं या फिर क्वांटिटेटिव बना रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स में, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होने चाहिए जो पॉलिसी हमने डेवलप की है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की। ठीक है, और मैंने बताया क्वांटिटेटिव होना चाहिए, जिसकी वजह से हम इसको मेजरेबल बना पाएंगे और कैपेबल होंगे परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के ऑब्जेक्टिव्स के। ठीक है, फिर हमें आगे ध्यान रखना है कि जो रिक्वायरमेंट अप्लीकेबल है उसके रिस्पेक्ट में हमारा ऑब्जेक्टिव हो। ठीक है, साथ ही साथ जो हमारे रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी का हमने असेसमेंट किया है अभी प्लानिंग स्टेज में, उसके रिजल्ट्स को कंसीडर करना है अपने ऑब्जेक्टिव में। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को जब हम ड्राफ्ट करेंगे, ठीक है, तो वहाँ से निकल के आएगा। और साथ ही साथ जो हमारे कंसल्टेशन हमने वर्कर से लिया है उसके जो रिजल्ट्स हैं उनको हमें ऑब्जेक्टिव्स में लेके आना है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ऑब्जेक्टिव्स में हमें हेल्प करेंगे कि हमें जो क्वांटिटी में हमें पॉइंट आउट करने हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, वहाँ से हमें ये मिल जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के, वो मॉनिटर्ड होने चाहिए, कम्युनिकेटेड होने चाहिए और अपडेटेड होने चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने बताया कि वो हर लेवल पे हर फंक्शन में मतलब प्रॉपरली कम्युनिकेटेड होने चाहिए। सबको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि व्हाट आर द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव्स इन इन आवर फंक्शन एंड लेवल। ठीक है, साथ ही साथ उसकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए, मतलब ऑनगोइंग मैनर में। तो जो हम रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी देंगे एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, तो उसमें एक मॉनिटरिंग की भी हम जो है उसमें भी टेक्नीशियन इन्वॉल्व करेंगे, जैसे कि सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, तो सेफ्टी ऑफिसर्स भी मॉनिटरिंग का काम करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेट करते हैं चीज़ों को, आजकल स्पेशल डेजिग्नेशन है। तो सेफ्टी ऑफिसर के साथ साथ जो मैनेजमेंट होता है उसकी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है मॉनिटरिंग करने में, ऑब्जेक्टिव्स को कम्युनिकेट करने में, और अपडेट करने में चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें हैं ऑब्जेक्टिव्स को मैनेज करने में। ठीक है, और सेफ्टी ऑफिसर्स का मतलब बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आज की डेट में, क्योंकि सेफ्टी ऑफिसर्स कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के का जो मैनेजमेंट सिस्टम है किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको इफ़ेक्टिव बनाने में। ठीक है, तो जो भी मेरा वीडियो सेफ्टी ऑफिसर्स देखेंगे तो प्लीज़ थोड़ा अपने वर्क को लगन से, मेहनत से और ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेटेड होके उसको एक्सिक्यूट करें। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बात होती है ऑब्जेक्टिव्स को लेके ही, वो है प्लानिंग टू अचीव ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो जब हम प्लानिंग टू अचीव ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, तो उसमें है व्हाट डन, व्हाट रिसोर्सेज, हु रिस्पॉन्सिबल, व्हेन कंप्लीट, हाउ इवेलुएट, indicators, how in actions integrated in business processes, documentation and retention। तो ये सारे प्लान्स आते हैं अचीव करने की प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव्स को। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है
कि हम जब अचीव करने की बात करते हैं, कि हम प्लान करते हैं कि हमको ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, तो अ, सबसे पहला हमें क्या डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो तो हमें ये पहले जानना होगा कि हमें क्या करना क्या है, ठीक है? उसके लिए फिर साथ दूसरा बात होती है कि हमें क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं। फिर बात होती है कौन जिम्मेदार कौन होगा इस चीज़ के लिए, ठीक है? और कब तक ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद बात होती है कि जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे इवेलुएट होंगे, ठीक है? इसके साथ साथ बात होती है कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर की। यहाँ पे इंडिकेटर्स की बात किया हुआ है, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव्स की जब भी हम बात करेंगे, कहीं पे भी बात करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव्स को एज अ होल हम नहीं मतलब मॉनिटर कर सकते हैं या फिर मेजर कर सकते हैं जब तक वहाँ पे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ना हो। तो हमें कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बनाने पड़ेंगे जब भी हम ऑब्जेक्टिव्स कहीं पे भी डिफाइन करेंगे। जब उन इंडिकेटर्स को हमें क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा, क्रॉस वेरीफाई करने के साथ साथ उनको जब हम मॉनिटर करेंगे, तभी हम जो हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाह रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, तभी हम उस पर पहुंच पाएंगे। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है? फिर इसके बाद बात होती है जब हम इवेलुएट करने की बात करते हैं रिजल्ट को, ठीक है? तो जो हमारे जो एक्शन हमने प्लान किया कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स, हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का जो परफॉर्मेंस लेवल है वो कैसा आ रहा है। फिर उसके बाद हम अचीव करने के लिए ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के ऑब्जेक्टिव्स को, तो हम उसके लिए एक्शंस लेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें सुधार करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें न्यूली ऐड करनी पड़ेंगी, कुछ एक नया रिसोर्स ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? तब जाके वो मतलब हम जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसकी तरफ हम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ज़्यादा उसको एफिशिएंट बना सकते हैं, या फिर हमारा जो परफॉर्मेंस लेवल है वो बेटर हो सकता है, ठीक है? तो इस स्टेज में हमें ये करना है। तो हम कुछ एक्शन प्लान इंटीग्रेट करेंगे बिजनेस प्रोसेस में। साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि जब हम ये सारी चीज़ें करेंगे, तो हमें डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है इन सभी चीज़ों की, ठीक है? और उसको मेंटेन रिटेन करना है। तो रिटेन करने के मैंने भी बताया कि क्यों इम्पोर्टेंट है रिटेन करना, और क्या स्टैंडर्ड ड्यूरेशन है रिटेन करने की, ठीक है? तो इस तरह से मतलब चीज़ों को हमें मेंटेन करना है। तो यहाँ पे प्लानिंग क्लॉज 6 खत्म होता है। अब आगे चलते हैं। सो अपना नेक्स्ट क्लॉज है सपोर्ट, 7th क्लॉज स्टैंडर्ड का। सो अब हम यहाँ पे बात करेंगे सपोर्ट की, कि हमें सपोर्ट के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। जब हमने प्लानिंग कर ली, ठीक है, हमने अपने लीडरशिप की बात कर ली हमने, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट की बात कर ली, ठीक है, तो हमें फिर सपोर्ट क्या क्या चाहिए, ठीक है? तो सपोर्ट इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो यहाँ पे सपोर्ट का जो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिया है वो है रिसोर्स। रिसोर्स रिसोर्स में जो पॉइंट्स हैं, डिटरमाइन, प्रोवाइड विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है? तो यहाँ पे रिसोर्सेज के बारे में बात पहली है कि यहाँ एक जेनरिक मैनर में रिसोर्सेज के बारे में बात कही गई है कि हमें जो इस ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है उसको इस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट और मेंटेन करने के लिए, साथ ही साथ कॉन्टिन्यूअली इम्प्रूव करने के लिए जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोवाइड किया जाना चाहिए, ठीक है? साथ ही साथ उसको उसकी पहचान भी, उसको डिटरमाइन करना भी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? इसके बाद बात होती है सेकंड पॉइंट जो उसमें सपोर्ट का है, सब क्लॉज कॉम्पिटेंस। तो कॉम्पिटेंस में जो चीज़ें ज़रूरी है वो है नेसेसरी, इंश्योर, appropriate education, training or experience, acquire knowledge with effectiveness and documentation। तो ये कॉम्पिटेंस में ये सारी चीज़ें हमें करनी है एज अ सपोर्ट, ठीक है? तो कॉम्पिटेंस बहुत ज़रूरी है। कॉम्पिटेंस नहीं रहेगा मतलब सिस्टम में कह लीजिए, प्रोसेस में, इंडिविजुअल मैनर में, टीम के मैनर में, तो आप
जिसके पीछे चेस करो जिस चीज़ को, वो कहीं ना कहीं इफेक्टिवली नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी समझ उतनी नहीं है, आपकी कॉम्पिटेंसी लेवल उतनी नहीं है, एडिक्वेट नहीं है आपकी नॉलेज, आपकी एक्सपीरियंस, आपकी ट्रेनिंग। सो कॉम्पिटेंसी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। साथ ही साथ जो मैंने सेफ्टी ऑफिसर्स देखे हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में देखे हैं, मतलब फॉर्चून 500 कंपनीज के भी देखे हैं सेफ्टी ऑफिसर, मतलब वेल नोन कंपनीज है वर्ल्ड की। तो उनके सेफ्टी ऑफिसर्स को नॉलेज नहीं रहती है, मतलब बिजनेस प्रोसेसेस की, जो कोर प्रोसेस है कंपनी का, उसके बारे में उनको नॉलेज नहीं रहती है। तो उनको जो उससे रिलेटेड रिस्क हैं, हजार्ड्स हैं, उनकी उनका नॉलेज नहीं रहता है। ठीक है। तो कि वो जन किसी बैकग्राउंड से डिप्लोमा करके हायर कर लिए जाते हैं। तो वहाँ पे कोशिश करिए जो भी सेफ्टी ऑफिसर्स वर्क कर रहे हैं वो कॉम्पिटेंसी गेन करें, जिस भी फील्ड में वो जा रहे हैं, यहाँ पे भी काम करने का उनको मौका मिल रहा है, कि वो अ, अपनी कॉम्पिटेंसी में वहाँ जिस भी कंपनी में वर्क कर रहे हैं उसके कोर प्रोसेस की जो अंडरस्टैंडिंग है, उसकी जो उसका प्रोसीजर है एग्जीक्यूशन का, जो भी उसकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, उसको अपनी कॉम्पिटेंसी में ऐड करें, उससे एक अंडरस्टैंडिंग बनाएं। ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, बिना उसके मतलब जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हैं या फिर आप जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की बात कर रहा हूँ उसको मैच नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो इस तरह से बहुत ज़रूरी है। फिर इसमें जो बात कही है, तो कंपनी को कॉम्पिटेंस को मेज़र करने के लिए ये भी डिटरमाइन करना पड़ेगा कॉम्पिटेंसी लेवल ऑफ वर्कर्स। तो स्टैंडर्ड में ये भी बात करें जो भी वर्कर्स हैं उनके कॉम्पिटेंसी लेवल को डिटरमाइन करना है कंपनी को, जो कि इफेक्ट डालेगा ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी के परफॉर्मेंस पे। ठीक है। साथ ही साथ कंपनी पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। साथ ही फिर उसके बाद डिटरमाइन करने के बाद इंश्योर करने के लिए भी कहता है स्टैंडर्ड कि आप इनको इंश्योर करना है कॉम्पिटेंसी को, कि कॉम्पिटेंसी जो आपने डिटरमाइन की है वो प्रॉपर एडिक्वेटली मेंटेन हो गई है कि नहीं। ठीक है। तो उसमें है सबसे इंश्योर करने में जो चीज़ें होती हैं, सबसे की पॉइंट्स हैं कि एबिलिटी उनके अंदर आई है कि एक हाजार्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है। तो हजार्ड आइडेंटिफिकेशन की उनके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। तो उसके लिए अप्रोप्रिएट एजुकेशन ज़रूरी है, ट्रेनिंग ज़रूरी है, एक्सपीरियंस ज़रूरी है। ठीक है। साथ ही साथ कभी कभी कॉम्पिटेंसी जो अभी अप्रोप्रिएट एजुकेशन, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस से नहीं मिल पाती है, तो उस केस में कुछ एक्शंस लेने के लिए स्टैंडर्ड कहता है। उसमें इवेलुएट और इफेक्टिवनेस के लिए बात करता है। ठीक है। तो अगर हमने कोई मतलब कोई कॉम्पिटेंसी के लिए हमने कुछ पर्टिकुलर कोई नॉलेज किसी तरह से एक्वायर की ट्रेनिंग के माध्यम से, या फिर कुछ हमने वर्कशॉप के माध्यम से, कुछ कम्युनिकेशन के माध्यम से। ठीक है। तो उसके उसको भी हमें इवेलुएट करना है एज अ कंपनी। ठीक है। जो नेसेसरी कॉम्पिटेंस था वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। और उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है। और साथ ही साथ इसमें कॉम्पिटेंसी के लिए जो हम चीज़ें अभी तक डिस्कस किए हैं, कर रहे हैं एज अ कंपनी, उसका डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन हमें मेंटेन करना है एज अ एविडेंस ऑफ कॉम्पिटेंस। ठीक है। और कॉम्पिटेंसी में और क्या हम चीज़ें कर सकते हैं, उसमें हम हायरिंग कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सनस का। ठीक है। जो कि हमारे जो इम्प्रूवमेंट है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के परफॉर्मेंस का, वो इम्प्रूव कर सके। ठीक है। या फिर रीअसाइन कर सकते हैं। ठीक है। अपने एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को। ठीक है। एज पर आवर कॉम्पिटेंसी नीड। ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो ये सपोर्ट में कॉम्पिटेंसी इस तरह की चीज़ें हैं। इसके बाद आगे बात होती है अवेयरनेस की।
अवेयरनेस में जो चीज़ें हैं वो हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी विथ ऑब्जेक्टिव्स, कंट्रीब्यूशन टू इफेक्टिवनेस एंड बेनिफिट्स, implications, incidents, आउटकम ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है, तो अवेयरनेस में हाँ ये सारी चीज़ें हैं। हजार्ड, occupational health and safety risk, actions determine the ability of individual, remove, protect from dangerous incident। ठीक है, यहाँ पे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कॉम्पिटेंसी के साथ साथ, क्योंकि अवेयरनेस ही आपको मतलब कहीं ना कहीं गाइड करता है इन केस ऑफ लाइक एडवर्स इन्वायरमेंट। ठीक है, जब भी कोई पोटेंशियल रिस्क जनरेट होता है या फिर अ, अ, कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है तो आपका जो अवेयरनेस लेवल है, ठीक है, वो वो मतलब वही डिसाइड करता है कि आप का जो हेल्थ एंड हेल्थ का जो रिस्क है वो कितना इफेक्ट उसके ऊपर पड़ेगा और आप सेफ हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो। ठीक है, तो अवेयरनेस पे खास ध्यान देने की बात है। तो कॉम्पिटेंसी की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे बात होती है कि जहाँ पे कुछ एजुकेटेड कुछ पढ़े लोग कहीं हो वहाँ पे कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं। कई कई जगह पे होता है जैसे कि लेबर बहुत इन्वॉल्व होते हैं। लेबर आप कह लीजिए जो वर्कर्स हैं, हम नॉर्मल भाषा में लेबरर बोलते हैं कि लेबरर लेबरर की आप एजुकेशन नहीं वो कर सकते हो कि उनका कुछ पर्टिकुलर एजुकेशन होगा। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम वहाँ पे अवेयरनेस की बात हो। सारी जो भी हाई रिस्क का वर्क है, मतलब जहाँ पे ग्राउंड पे लोग हाथ से काम करते हैं वो लेबरर्स करते हैं। जैसे कि आप माइनिंग की बात करोगे, ठीक है, वहाँ पे लेबर्स इन्वॉल्व होते हैं, उनका एजुकेशन लेवल आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप कहीं पे मतलब आप बात करोगे कुछ मतलब हार्ड लेबर का वर्क है, तो इन सारी जगहों पे मतलब लेबर ही इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो उनकी पढ़ाई लिखाई उतनी नहीं रहती है, तो वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो अवेयरनेस रोल प्ले करता है। तो उनकी अवेयरनेस को हमें एनहांस करना है, मतलब टू मेक देम सेफ इन द एडवर्स कंडीशंस। साथ ही साथ बाकी की भी अवेयरनेस की बात होती है जो अदर एजुकेटेड पर्सन्स हैं कंपनी में। ठीक है, तो उनकी भी अवेयरनेस ज़रूरी है। ठीक है, सो ये चीज़ें हैं। तो और डिटेल में जाएँ, सो अवेयरनेस में हमें क्या-क्या चीज़ें स्टैंडर्ड कहता है कि हमें जो पॉलिसी हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनका अवेयरनेस होना चाहिए। साथ ही साथ उनका कंट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है जिससे कि हम इफ़ेक्टिव बना सकें अपने ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को, जिससे कि कुछ बेनिफिट मिल सके और इम्प्रूवमेंट हो सके हमारी जो परफॉर्मेंस है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का जो। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड कहता है इन केस अगर कुछ हमारे जो कंट्रीब्यूशन है वो नहीं कर पा रहे हैं अच्छे तरीके से या फिर जो उनसे एक्सपेक्टेड है विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके लिए उनके जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है या फिर साथ ही साथ कुछ अथॉरिटी दी गई है, तो अगर वो नहीं मैच कर पा रहे हैं तो उसके उससे इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं और उसके पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में भी उसकी जानकारी उनके पास देनी है हमें एज अ कंपनी। ठीक है, और साथ ही साथ हमें ये भी जानकारी देनी है अवेयरनेस में कोई इंसिडेंट हो या फिर कोई आउटकम हो जो कि किसी इन्वेस्टिगेशन से मतलब हमें थ्रू मिला हो या फिर हमने इन्वेस्टिगेट किया हो किसी इंसिडेंट का। ठीक है, और उनके रिलेवेंट में हो तो उसको भी हमें उनके साथ साझा करना है, उसके बारे में भी उनको अवेयरनेस देनी है, उनसे कम्युनिकेट करना है। ठीक है, जिससे कि वो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएँ अपने वर्क से रिलेटेड। ठीक है, रिस्क से रिलेटेड, हज़ार्ड से रिलेटेड। ठीक है,
फिर इसके बाद स्टैंडर्ड में जो आगे रिक्वायरमेंट कहता है करने के लिए कंपनी को, अ, जो हजार्ड हैं, जो रिस्क हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के, और जो उसके एक्शन हैं वो उनको पता होना चाहिए, क्योंकि वो उनसे रिलेवेंट हैं। ठीक है, तो जो भी हजार्ड हमने आइडेंटिफाई किए हैं, रिस्क के बारे में डिटरमाइन किया है, और उनके अकॉर्डिंग उसके ऊपर जो हमने एक्शन प्लान किया है, उसके ऊपर मतलब हमें उनको एक अवेयरनेस कम्युनिकेशन करनी है, जिससे कि वो डिटरमाइन कर सकें इन सब चीज़ों को। ठीक है, और बेटर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएँ विथ रिस्पेक्ट टू देयर वर्क स्कोप एंड जॉब डेफिनेशन। ठीक है, फिर बात होती है अवेयरनेस में कि एबिलिटी टू रिमूव देमसेल्फ फ्रॉम वर्क सिचुएशन जिसमें इमिनेंट एंड सीरियस डेंजर्स का खतरा हो, उनकी जान को लेके, हेल्थ को लेके। ठीक है, तो ये अवेयरनेस के माध्यम से होता है। अवेयरनेस नहीं रहेगी तो ये सब चीज़ें नहीं हो सकती हैं, इसके लिए उनको एक अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए। तो हमेशा कोशिश करना है कि मतलब एक टीम लीडर हो, इसमें हमेशा 20-30% पे एक टीम लीडर होना चाहिए, जो उनको इसके इस तरह के कंडीशंस में जब काम करते हैं तो वो उनको गाइड कर सके। ठीक है, टोटली हम उनके ऊपर कितनी भी हम अवेयरनेस ट्रांसफ़र कर लें, जो मैंने एग्जांपल दिया लेबरर्स की, तो उन पर हम नहीं डिपेंडेंट हो सकते हैं। हमें 30 पीपल के ग्रुप में एक एक कॉम्पिटेंट बंदा रखना है, जो थोड़ा पढ़ा लिखा हो या समझदार हो, जो चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकता है, एक्सक्यूट कर सकता हो, उनको इस तरह के एडवर्स कंडीशन में गाइड कर सकें। ठीक है, ठीक है, और साथ ही साथ प्रोटेक्ट भी करना है और रिमूव भी करना है ऐसे वर्क सिचुएशन से। ठीक है, फिर इसके बाद जो रिसोर्स में बात होती है नेक्स्ट, वो कम्युनिकेशन की बात होती है। तो कम्युनिकेशन में जो चीज़ें हैं उसमें फर्स्ट आता है जनरल। जनरल में है प्रोसेस, एस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट, मेंटेन विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल, व्हाट, व्हेन, whom, हाउ। ठीक है, फिर इसमें आगे बात होती है डाइवर्स एस्पेक्ट की, जेंडर, लैंग्वेज, कल्चर, लिटरेसी, डिसेबिलिटी। ठीक है, व्यूज ऑफ एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टीज की बात होती है, डॉक्यूमेंटेशन की बात होती है। ठीक है, तो यहाँ तक डिस्कस करते हैं हम लोग। सो कम्युनिकेशन, अभी मैंने पहले भी थोड़ा ब्रीफ किया कम्युनिकेशन के बारे में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो हमें एक प्रोसेस डेवलप करना है कम्युनिकेशन का। ठीक है, जिसके थ्रू हम अवेयरनेस को सपोर्ट करेंगे, कॉम्पिटेंस को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और रिसोर्सेज को सपोर्ट करेंगे, जो अभी तक हमने डिस्कस किया सपोर्ट में। ठीक है, और इसमें इंटरनल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन दोनों की बात होगी विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें हमें जो चीज़ें करना है कम्युनिकेशन के माध्यम से, उसमें करना है कि हमें इस प्रोसेस के थ्रू क्या चीज़ें कम्युनिकेट करनी है, और कब कम्युनिकेट करनी है, किससे कम्युनिकेट करनी है। ठीक है, किससे कम्युनिकेट करने में है, इंटरनली कम्युनिकेट करना है, वेरियस लेवल्स पे करना है, फंक्शंस पे करना है। फिर उसके बाद बात होती है कि किससे कम्युनिकेट करने में कॉन्ट्रैक्टर्स और कौन विजिटर्स जो वर्क प्लेस के हैं, उनसे कैसे कम्युनिकेट करना है। ठीक है, और किससे किससे करना है। साथ ही साथ अ, जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं अदर, उनसे कैसे कम्युनिकेट करना है। फिर बात होती है हाउ टू कम्युनिकेट की, कि कैसे कम्युनिकेट किया जाएगा। ठीक है, सो हाउ टू कम्युनिकेट में हमें डाइवर्सिटी एस्पेक्ट की, स्टैंडर्ड कहता है कि डाइवर्सिटी एस्पेक्ट का ध्यान रखना है,
डाइवर्सिटी एस्पेक्ट्स में है जेंडर, लैंग्वेज, कल्चर, लिटरेसी, डिसेबिलिटी, ठीक है, जो कि हमें ध्यान देना चाहिए एज अ कम्युनिकेशन नीड, ठीक है। और जब हम इनका ध्यान रखेंगे तो जो हमारा कम्युनिकेशन है वो जो उसका एंड गोल है उसको वो मीट करेगा, ठीक है। साथ ही साथ जो एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टीज हैं कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की, उनके क्या व्यू हैं मतलब कम्युनिकेशन उसके रिस्पेक्ट में, अ, उसको हमें अपनी कम्युनिकेशन प्रोसेस में मतलब थ्रू हमें उसको भी इंश्योर करना है, जिसके थ्रू मतलब हम जो अगर कोई इंटरेस्टेड पार्टी है उसका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है किसी चीज़ को लेके, किसी रिक्वायरमेंट को लेके, किसी मतलब ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का कोई मतलब हमने ऑब्जेक्टिव बनाया या पॉलिसी बनाया है, या फिर कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट हम उनके साथ शेयर कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो जब हमें हमसे शेयर करें एज अ कम्युनिकेशन, तो उसको हमें मतलब कंसीडर करना है, ठीक है। साथ ही साथ जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है उसके लेके भी उनका मतलब कम्युनिकेशन का कुछ कम्युनिकेशन प्रोसेस उसके लिए भी उनका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, उसको भी ऐड करना है, ठीक है, अपनी कम्युनिकेशन के जो हमने प्रोसेस हम डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हमें जो हमारा जो कम्युनिकेशन से हमारे अगर कुछ पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए, तो हमें उसके एज अ एक्शन हमें रिस्पॉन्ड भी करना है, ठीक है। मतलब हो सकता है कभी कुछ मतलब कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई किया गया किसी के मतलब द्वारा, वर्कर के द्वारा, इंटरेस्टेड पार्टीज के द्वारा, मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट के पॉइंट्स हो सकते हैं, या फिर कोई पोटेंशियल इंसिडेंट का फॉर्म हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें मतलब अ, हमें एज अ एक्शन हमें रिस्पॉन्ड करना है अपने ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में, ठीक है। और इन सारी चीज़ों का एक डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन एज अ एविडेंस हमें मेंटेन करना और रिटेन करना है, ठीक है, कंपनी के अंदर। इसके बाद बात होती है इंटरनल कम्युनिकेशन की। सो इंटरनल कम्युनिकेशन में जो चीज़ें हैं वेरियस लेवल्स एंड फंक्शंस और कंटेंट इम्प्रूवमेंट, ठीक है। सो इंटरनल कम्युनिकेशन में हमें जो हमारा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है उससे जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है उससे जुड़ी हुई वो हमें कम्युनिकेट करनी है अ, अपने जो भी लेवल्स हैं कंपनी के अंदर, फंक्शंस हैं उनके उनके साथ, और साथ ही साथ अगर कोई चेंज आता है तो उसको भी हमें मतलब एक प्रोएक्टिव मैनर में, एक फास्ट मैनर में कम्युनिकेट करना है, ठीक है। साथ ही साथ जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं में एक बेनिफिट दे जो कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। क्योंकि जितना अच्छा कम्युनिकेशन प्रोसेस रहेगा, जितना मतलब एफिशिएंट रहेगा वो, उतना हमें ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा चीज़ों को कॉन्टिन्यूअली इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। फिर इसके बाद बात होती है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की। तो इसमें दो पॉइंट्स हैं, लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। तो अ, जो हमारे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है उनको भी कम्युनिकेट करना है हमें एक्सटर्नली, ठीक है। और
जिसमें कि हमारा लीगल रिक्वायरमेंट्स होंगी, अदर रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो यहाँ पे खास ध्यान रखना है, जब हम इंटरनल कम्युनिकेशन कर रहे थे तो वहाँ पे सिनेरियो अलग था, जब हम एक्सटर्नली कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वहाँ पे किन चीज़ों का ध्यान रखना है हमें कम्युनिकेशन का। तो उसमें हमें जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बारे में ज़्यादा मतलब जोर देना है, जो अदर रिक्वायरमेंट हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड उनके बारे में ज़्यादा ध्यान रखना है जब हम कम्युनिकेट करें। ठीक है, क्योंकि वो इम्पैक्ट डालेंगे कहीं ना कहीं ज़्यादा। और उसकी जो मतलब उसके जो अ, उसका प्रोपोर्शन है हमारे एंड गोल के लिए, हमारे कम्युनिकेशन की प्रोसेस को लेके, वो एक बेटर रिजल्ट हमें देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सपोर्ट क्लॉज में ही है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन में जनरल है पहले, तो उसमें है ISO 45001 डॉक्यूमेंटेशन नीड फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, सो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन में जो भी डॉक्यूमेंट ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को लेके अभी तक हमने डिस्कस किए, और जो हम प्रोसीजर बना रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं और ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हैं, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, उनको हमें उनको डिटरमाइन करना है। ठीक है, और उसके बाद उनको रिटेन करना है, और जो कि बहुत ज़रूरी है, और जो इफ़ेक्टिवनेस है अपने मैनेजमेंट सिस्टम की ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के, उसको मेंटेन करने के लिए। साथ ही साथ एज अ एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट वो रोल प्ले करता है। ठीक है, और स्टैंडर्ड ये भी कहता है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में वेरी करेंगे। आप उसका कारण जानते ही हो, हमने पहले भी डिस्कस किया है, क्योंकि हर कंपनी में अलग कॉन्टेक्स्ट होता है, हर कंपनी का कॉन्टेक्स्ट जो है अलग 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 होता है, तो इस वजह से ये डिफरेंस रहता है। ठीक है, फिर इसके बाद बात होती है क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग की। डॉक्यूमेंटेशन के सब क्लॉज में है कि अ, उसमें जो चीज़ें हैं वो हैं आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन, इसमें है टाइटल, डेट, ऑथर, रेफरेंस नंबर। फिर बात होती है फॉर्मेट की, जिसमें है लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर वर्जन, ग्राफिक्स। फिर बात होती है मीडिया की, पेपर और इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, सो जब भी हम मतलब जो भी डॉक्यूमेंट हमने जो डिस्कस किए, डिटरमाइन किए, उनको हम बना लेंगे अपने आप प्रोसेस में, उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो जब भी हम उसको अपडेट या फिर क्रिएट करेंगे कुछ भी उसमें, तो उसका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर, आइडेंटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। तो उसमें जो चीज़ें हैं वो है टाइटल, डेट, ऑथर और रेफरेंस नंबर। ठीक है, तो रेफरेंस नंबर बहुत ज़रूरी है, आप यूनिक रेफरेंस नंबर होना चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट आप जनरेट करो उसकी टाइटल अच्छे से डिस्क्राइब्ड होनी चाहिए, उसका डेट ऑफ इफेक्टिवनेस जो है, मतलब किस दिन से मतलब इफेक्ट में आई है कंपनी में। ठीक है, वो होना चाहिए। ऑथर कौन था, मतलब किसने बनाया है, किसने इशू किया है, इसका मतलब उसमें डिटेल होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ सिग्नेचर भी होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी आज की डेट में फॉर्म जरूरी है कि फॉर्मेट क्या है, इसका लैंग्वेज कौन सा है, कौन कौन सी लैंग्वेज में है वो। ठीक है, सॉफ्टवेयर, अगर सॉफ्टवेयर कोई यूज़ कर रहा हो किसी डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, ठीक है, तो हो सकता है किसी डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर अगर वहाँ पे यूज़ हो रहा है तो उसका वर्जन का डिटेल होना चाहिए। ठीक है, ग्राफिक्स यूज़ कर रहे हो तो आप ग्राफिक्स का भी वर्जन होना चाहिए कि ग्राफिक्स अगर कोई मतलब वीडियो फाइल है, फोटो फाइल है, ठीक है, तो उस केस में मतलब उसका वर्जन क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद मीडिया की बात होती है क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग में।
वो पेपर फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद बात होती है रिव्यू एंड अपडेट अप्रूवल की। ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं वो किसने बनाया है, फिर उसके बाद बात होती है किसने उसको रिव्यू किया है, फिर उसके बाद बात होती है अप्रूवल की, तो इसका भी डिटेल होना चाहिए उस डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, और उनकी सिग्नेचर्स होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से मतलब हमें डॉक्यूमेंट को मेंटेन करना है। फिर बात होती है कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन की। तो कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन में जो चीज़ें हैं अ, कि हम फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब हम एक डॉक्यूमेंट को कैसे मेंटेन करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें जो डॉक्यूमेंटेशन चेंज होता है, क्योंकि जो कंपनी रन करती है, जब हम कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे, तो जो भी हमारे डॉक्यूमेंट हम बनाएंगे, रिकॉर्ड्स बनाएंगे, वो सारी मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसमें अपडेशन की, उसमें चेंज की, तो वो बहुत ज़्यादा होगी। और साथ ही साथ अगर हम जैसे कि यहाँ पे हमें डेली कम्युनिकेशन में, अवेयरनेस में चीज़ों को लेके आना है, यूज़ करना है। ठीक है, तो अ, जो कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट होता है वो बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है। तो वहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट हो वो अवेलेबल हो और ठीक ठाक हो यूज़ करने के लिए। ठीक है, जब भी उसकी ज़रूरत पड़े और जहाँ भी ज़रूरत पड़े। और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि वो एक सही तरीके से प्रोटेक्ट किया हुआ हो, जिससे कि हमारा कोई कॉन्फिडेंशियलिटी का लॉस ना हो, कोई इम्प्रॉपर यूज़ ना हो उसका, या फिर कोई इंटीग्रिटी का लॉस ना हो। ठीक है, इंटीग्रिटी पे सवाल खड़ा हो उस डॉक्यूमेंट के, तो उसके लिए भी हमें ध्यान रखना है। उसके लिए जैसे हम इंटीग्रिटी के लिए मतलब हम वर्ड यूज़ करते हैं कि कंट्रोल्ड कॉपी, ऑब्सलीट कॉपी, ठीक है, ड्राफ्ट कॉपी, इस तरह के वर्ड्स हम लोग एक स्टैंडर्ड स्टैम्प्स यूज़ करते हैं नॉर्मली। ठीक है, उसके बाद बात होती है कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन में डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सेस और रिट्रीवल एंड यूज़ का की बात होती है। तो हमको इसके रिस्पेक्ट में एज अ ऑर्गेनाइजेशन हमें चीज़ों को अ, बताना पड़ता है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का, रिकॉर्ड का, वो मतलब उसमें क्या कौन कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होंगी, और कहाँ कैसे मतलब उसका एक्सेस कौन कौन कर सकता है, उसका रिट्रीवल कौन कौन कर सकता है, एंड यूज़ कौन कौन कर सकता है। तो हमारे पास इसका भी एक प्रोसीजर होना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन का। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोसीजर डिफाइन नहीं किया हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पे भी एक प्रोसीजर मेंटेन करना है टू मेंटेन डॉक्यूमेंट और एडिक्वेसी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड में नहीं दिया है, लेकिन हमें जब इतनी सारी चीज़ें कर रहे होंगे और डॉक्यूमेंट जो है बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है, अभी तो मैंने आपको सारे एग्जांपल्स दिए, तो हमें एक प्रोसीजर डेवलप करना होता है टू फॉर डॉक्यूमेंट्स डेवलपमेंट एंड कंट्रोल। ठीक है, फिर इसके बाद हमें डॉक्यूमेंट का कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट में स्टोरेज ऑफ एंड प्रिजर्वेशन की बात होती है। अ, उसमें प्रिजर्वेशन ऑफ लेजिबिलिटी होती है। ठीक है, कंट्रोल ऑफ चेंजेस की बात होती है, वर्जन कंट्रोल की बात होती है, रिटेंशन एंड डिस्पोजल की बात होती है, डिस्पोजिशन की बात होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें कंट्रोल में एक तरीका बनाना है कि हम कैसे डॉक्यूमेंट को फर्दर प्रोसेस करेंगे या फिर यूज़ करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट्स एक्सटर्नल ओरिजिन के होते हैं, जो कि ज़रूरी हैं जो अपना ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की प्लानिंग और ऑपरेशन के लिए, वो उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको कैसे कंट्रोल करना है, इसका भी हमें एक ऑर्गेनाइजेशन को एक तरीका बनाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम, अब जब हमारे पास एक प्रोसीजर होगा,
फॉर मैनेजिंग डॉक्यूमेंटेशन, तभी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको करना है, इस डॉक्यूमेंटेशन को। हाँ, तो यहाँ तक ये रिसोर्स का क्लॉज था 7th। अब इसके आगे चलते हैं। आ, वो है 8th क्लॉज, ऑपरेशन। नेक्स्ट स्लाइड पे है वो। सो अब हम ऑपरेशन पे आए हैं। सब जब हमने इंट्रोडक्शन समझ लिया, स्टैंडर्ड का स्कोप समझ लिया, फिर उसके बाद हमने कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन समझ लिया, लीडरशिप को समझ लिया, और प्लानिंग को समझ लिया, रिसोर्स को समझ लिया, तो हम अब फिर ऑपरेशन कैसे एग्जीक्यूट करेंगे उसके बारे में स्टैंडर्ड में जानकारी दी गई है। ठीक है, सो ऑपरेशन में जो क्लॉज है उसमें फर्स्ट सब क्लॉज है ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल। उसमें फर्स्ट है जनरल। ठीक है, तो जनरल में जो चीज़ें आती हैं, प्रोसेस की बात होती है इसमें, कि हमें जब हम ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल की बात करेंगे तो इसमें एक प्रोसेस हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, जो हम नॉर्मल जनरल भाषा में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं। ठीक है, वो उस प्रोसेस को हमें प्लान करना है, इम्प्लीमेंट करना है, कंट्रोल करना है, मेंटेन करना है। इसके बाद बात है डिटरमाइंड एक्शन की। प्रोसेसेस, क्राइटेरिया विथ कंट्रोल, डॉक्यूमेंटेशन, अडेप्टिंग वर्क, मल्टी एम्प्लॉयर वर्क प्लेसेस। ठीक है, तो ये जनरल में इतनी सारे पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, सो तो जब हम प्रोसेस हम अपना बना लेंगे, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल की, तो हमें एक क्राइटेरिया इस्टेब्लिश करना है प्रोसेस के लिए। ठीक है, क्राइटेरिया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम किसी भी मतलब किसी के लिए भी हम प्रोसेस बनाएं, किसी भी चीज़ के लिए, तो वहाँ पे क्राइटेरिया उस बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए बना रहे हैं। ठीक है, फिर हमें इम्प्लीमेंट करना है कंट्रोल प्रोसेसेस के उस क्राइटेरिया के माध्यम से। ठीक है, फिर इसके फर्दर जो हमें जो डॉक्यूमेंटेशन है एज एविडेंस मेंटेन करना है, कि जिससे कि हम ये कह सकें जो हमारे प्रोसेसेस थे वो वो जो हमारा प्लान हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग ही मतलब एग्जीक्यूट हुई हमारी प्रोसेस। फिर हमारी बात होती है जो वर्क है उसकी जो अडेप्टेबिलिटी है वो वर्कर्स के अंदर आए। ठीक है, तो हम इसका भी ध्यान रखना होता है कि जो हमारे एसओपी हो इस तरह की हो कि अ, उसको एक वर्कर समझ पाए, और जो उसके उसके वर्क एक्सपेक्टेशन है उसको वो अडाप्ट कर पाए। कि ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब हम ऐसा कुछ प्रोसेस बना दें, ऐसा कुछ एसओपीज बना दें कि वर्कर्स को अडाप्ट करने में दिक्कत आ रही है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और कुछ जगह ऐसा होता है कि कुछ वर्क प्लेसेस पे मल्टी एम्प्लॉयर होते हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा कंपनियां होती हैं जो साथ में मिलकर किसी प्रोजेक्ट को एक्सिक्यूट कर रही होती हैं या फिर किसी वर्क को एक्सिक्यूट कर रही हो। उस केस में करना क्या होता है कि ऑर्गेनाइज एक कंपनी को कोऑर्डिनेट करना होता है रिलेवेंट पार्ट से ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, मतलब कि हम ये प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं और ये प्रोसेस में ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के हमारी ये प्रोसीजर्स हैं, ये गाइडलाइंस हमारी कंपनी ने डेवलप किए हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। और उससे रिलेटेड आप क्योंकि हमारे साथ साथ में काम कर रहे हो, तो आपके वर्कर्स पे क्या इफेक्ट आ सकता है, आपके वर्क पे क्या इफेक्ट आ सकता है, तो एक हमें मतलब एक डिस्कशन होना चाहिए दोनों कंपनीज के बीच में, या फिर जितनी भी कंपनीज इन्वॉल्व हैं साथ में, उनके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। ठीक है, जब हम ऑपरेशन को एक्सिक्यूट करने जा रहे हैं तब वो कंट्रोल
कहलाएगी। ठीक है। फिर इसके बाद इसी में नेक्स्ट जो पॉइंट आता है अ, वो है एलिमिनेटिंग हजार्ड्स एंड रिड्यूसिंग ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क। ठीक है। तो इसमें प्रोसेस की बात होती है। ठीक है। उसमें है एस्टेब्लिश इम्प्लीमेंट मेंटेन hierarchy of controls, hazard elimination, or any substitute possible. Engineering control use, reorganization work, use administrative controls, including training and PPE. ठीक है। सो हमारा जो ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल है अ, उसमें जो है हमारा हजार्ड एलिमिनेशन है और रिड्यूस करना है रिस्क को, उसके अकॉर्ड उसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं कि हमें प्रोसेस डेवलप करनी है जिससे हम एलिमिनेट कर सकें हजार्ड को और रिस्क को, जो कि हमें इस्टेब्लिश इम्प्लीमेंट और मेंटेन करनी है। ठीक है। आ, उसमें जो हिराशरी होगी कंट्रोल्स की वो इस तरह से होगी कि हमें एलिमिनेट करने हजार्ड को, साथ ही साथ अगर पॉसिबल हो तो सब्स्टिट्यूट अगर हम कोई यूज़ कर सकें, किसी सब्स्टिट्यूट कोई प्रोसेस है वो यूज़ कर सकें जिससे कि लेस हजार्डस हो। ठीक है। या फिर कोई ऑपरेशन है लेस हजार्डियस है सब्स्टिट्यूट है उसका, या फिर मटेरियल में भी ऐसी कुछ हम कर सकते हैं या फिर इक्विपमेंट में, तो हमें उसका यूज़ करना चाहिए। ठीक है। फिर इसी प्रोसेस में डिटेल देनी है, अगर इंजीनियरिंग कंट्रोल के माध्यम से हम कुछ एलिमिनेट कर सकते हैं हजार या फिर रिड्यूस करते हैं रिस्क, तो उन इंजीनियरिंग कंट्रोल्स का डिटेल होना चाहिए इन प्रोसेस के अंदर। ठीक है। साथ ही साथ अगर ऑर्गेनाइज करके वर्क को कुछ हमें बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं एज एलिमिनेशन ऑफ हजार्ड एंड रिड्यूसिंग रिस्क, तो उसका यूज़ करना चाहिए। फिर उसके बाद हम अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में कुछ इम्प्रूवमेंट करके एज अ ट्रेनिंग, ठीक है, एज अ कॉम्पिटेंसी इम्प्रूवमेंट, ठीक है, या फिर एज अ मेंटरिंग का हम कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में, तो हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ हमें जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है एडिक्वेट, उनका यूज़ करना है। ठीक है। तो ये सब जो प्रोसेस है उसमें इनका डिटेल होना चाहिए। ठीक है। और पीपीई बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिस्क इन्वायरमेंट में काम करने के लिए। ठीक है। अलग अलग हजार्ड सिचुएशंस के लिए अलग अलग रिस्क सिचुएशन के लिए डिफरेंट पीपीई अवेलेबल हैं। ठीक है। हमें पीपीईस का भी एक मतलब स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का एक हमारे पास प्रोसीजर होना चाहिए। प्रोक्योरमेंट का भी हम आगे डिस्कस करेंगे प्रोक्योरमेंट क्लास में। ठीक है। इस तरह से चीज़ें हैं। फिर इसके बाद आता है जो पॉइंट है इसी क्लॉज में, वो है मैनेजमेंट चेंज का। ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ चेंज में है प्रोसेसेस न्यू और चेंज, प्रोडक्ट सर्विस प्रोसेसेस, वर्कप्लेस locations, surroundings, work organization, working conditions, equipment, workforce, legal or other requirements, knowledge or information, review the consequences, unintended change, adverse effect। ये सारी चीज़ें आती है मैनेजमेंट ऑफ चेंज में। ठीक है। सो अगर जैसे हम ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो उसमें जब कोई चेंज की हमें रिक्वायरमेंट होती है तो उसको कैसे मैनेज करना है उस क्लॉज के बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे भी एक प्रोसेस की बात करता है, प्रोसीजर की बात करता है कि हमारे पास एक प्रोसीजर होना चाहिए जिससे कि हम इम्प्लीमेंट कर सकें, जो कि कंट्रोल्ड हो प्लान्ड और टेम्पोरी प्लान टेम्पोरी और या परमानेंट चेंजेस जो हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करने जा रहे हैं।
ठीक है। और चेंजेस क्या-क्या हो सकते हैं इसमें? वो नया प्रोडक्ट हो सकता है या फिर सर्विसेज हो सकती हैं नई, प्रोसेस नया हो सकता है। उसके साथ-साथ या फिर कोई प्रोडक्ट में चेंज आ सकता है, एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है अपने पास, या साथ ही साथ सर्विस में भी ऐसा ही हो सकता है और उसके प्रोसेस में भी हो सकता है। तो न्यू आएगा या तो एग्जिस्टिंग जो है उसमें कोई चेंज आ सकता है। ठीक है, तो इसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ठीक है, वो है वर्क प्लेस लोकेशंस एंड सराउंडिंग चेंज हो सकती है, वर्क ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो सकती है, वर्किंग कंडीशंस चेंज हो सकती हैं, इक्विपमेंट्स चेंज हो सकते हैं, वर्क फोर्स चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इनका ध्यान रखना है। जब हम मैनेजमेंट ऑफ चेंज की बात करेंगे तो ये सारे सब चीज़ें आ सकती हैं और इनके थ्रू मतलब हमारा जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का परफॉर्मेंस है वो इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रोसेस होना चाहिए जो मैनेजमेंट ऑफ चेंज का। ठीक है। इसके बाद वर्क फोर्स के बाद जो बात होती है लीगल रिक्वायरमेंट और अदर रिक्वायरमेंट्स भी चेंज हो सकती हैं। उसके बाद नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन जो है अबाउट अबाउट हजार्ड, अबाउट द रिस्क, वो उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है। और या फिर कुछ नया नॉलेज या फिर टेक्नोलॉजी डेवलप हो सकती है जिसकी वजह से चेंज आ सकता है। ठीक है, जो हमारा ऑपरेशन हमने थ्रू प्लानिंग डेवलप किया है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक प्रोसीजर होना चाहिए जिससे हम टैकल कर सकें और कंट्रोल कर सकें जो हमें चेंजेस आगे करने हैं मैनेजमेंट में। इसके बाद इसी क्लॉज में जो आगे पॉइंट आता है वो है प्रोक्योरमेंट का। ठीक है, तो प्रोक्योरमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब हम ISO 45001 की बात करते हैं, ठीक है, जो भी इससे रिस्पेक्ट में प्रोक्योरमेंट होती है कंपनी के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसमें क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है जनरल। ठीक है, इसमें है प्रोसेस इस्टेब्लिश इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन। ठीक है, तो फिर इसके बाद है कॉन्ट्रैक्टर्स की बात है, उसमें है कोऑर्डिनेट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। उसके अंदर है आइडेंटिफाई हजार्ड, assess with control, risk and opportunity, contractors and organization activity, ensure occupational health and safety management system integration। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। सो प्रोक्योरमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक प्रोसेस हमारे पास होना चाहिए प्रोक्योरमेंट कर जब भी हम करें विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, वो प्रॉपरली इस्टेब्लिश इम्प्लीमेंट और मेंटेन होना चाहिए। और प्रोक्योरमेंट हम प्रोडक्ट का कर सकते हैं, सर्विसेज का कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हमें कंफर्मिटी करने में जो हमारा मैनेजमेंट सिस्टम है हेल्थ एंड सेफ्टी का, उसके रिस्पेक्ट में हमें इंश्योर करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो बस इसमें जो पॉइंट आता है कॉन्ट्रैक्टर है, तो कॉन्ट्रैक्टर जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्टर होगा उसे हमें कोऑर्डिनेट करना है प्रोक्योरमेंट प्रोसेस की, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकें हजार्ड्स को एंड एसेस कर सकें कंट्रोल को जो हेल्थ और रिस्क हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके राइज हो सकता है। ठीक है, तो हमें कॉन्ट्रैक्टर्स का इसको प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करना है अपने प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्टर हमारा प्रोडक्ट की सप्लाई कर सकता है या फिर हमारा सर्विस की सप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में हमारे जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है उसके बारे में अच्छे से नॉलेज हमें देनी है। ठीक है, फिर उसके बाद हाँ, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी जो एक्टिविटी है, उसके जो ऑपरेशन है, अ, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, अ, उसके जो रिस्क इससे एसोसिएटेड है वो उसको हम एसेस और कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारी एक्टिविटी है और ऑपरेशन है
जो कि इम्पैक्ट डाल सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के वर्कर के ऊपर, अ, उसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है। फिर साथ ही साथ जो कॉन्ट्रैक्टर के एक्टिविटी और ऑपरेशंस हैं, वो अदर इंटरेस्टेड पार्टीज के ऊपर वर्क प्लेस पे भी इफेक्ट डाल सकते हैं। उसको भी हमें कंट्रोल करने में, उसमें असेसमेंट करने में हमें हेल्प मिलेगी। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जो भी हम कॉन्ट्रैक्टर हायर करें, उनके साथ प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करें अपनी जो प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स हैं। ठीक है। और उसके बेसिस पे जो भी रिस्क इन्वॉल्व है, उसको हम प्रॉपरली असेसमेंट उसका करें और उसको कंट्रोल करें। ठीक है। साथ ही साथ हमें ये भी इंश्योर करना है ऑर्गेनाइजेशन को कि जो हमारा हमारा जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, वो पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्टर मीट करे, उसके वर्कर्स मीट करें। और साथ ही साथ जब हमें प्रॉपरली डिफाइन करना है अपने मैनेजमेंट सिस्टम को, हेल्थ एंड सेफ्टी के क्राइटेरिया को, एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है। तो ये चीज़ें सारी मतलब प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में डिफाइंड होनी चाहिए जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्टर हायर करें। ठीक है। तो ये चीज़ें मतलब जो हमारी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को लेके चीज़ें हैं, तो हम प्रोक्योरमेंट किसी भी तरह का करें, तो ये चीज़ें मतलब हमें पहले से इवेल्युएट करनी है और डिफाइन कर देनी है, और उसके बाद ही मतलब चीज़ों को आगे मतलब हमें वैलिडेट करना है। साथ ही साथ हमें जो कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्यूमेंट्स हम उनके साथ बनाएंगे, साइन करेंगे, उसमें भी उनका डिटेल होना चाहिए जो हमारी ये रिक्वायरमेंट्स हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की। ठीक है। फिर उसके बाद बात होती है आउटसोर्सिंग की प्रोक्योरमेंट में। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो आउटसोर्सिंग में जो चीज़ें हैं वो है प्रोसेस कंट्रोल इंश्योर consistent with legal and other requirements, control defined in occupational health and safety management system, coordination। ठीक है। सो आउटसोर्सिंग बहुत सारी चीज़ों का मतलब आज की डेट में होता है, प्रोसेसेस का होता है, प्रोडक्ट्स का होता है। ठीक है। सर्विसेज का होता है। ठीक है। तो उसको भी हमें कंट्रोल करना चाहिए, जिससे कि जो भी आउटसोर्स फंक्शन है, प्रोसेसेस हैं, वो कंट्रोल्ड हों कहीं ना कहीं, और उसे हमें इंश्योर करना है। और साथ ही साथ जो आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट्स हैं, ठीक है, वो कंसिस्टेंट हो विथ लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड अदर रिक्वायरमेंट्स का, और हम जो इंटेंडेड रिजल्ट हैं उसको अचीव कर सकें। साथ ही साथ जो हमारा प्रोसेस हमने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, या अपना विद इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के, उसमें इसका डिटेल होना चाहिए कि अप टू हाउ विच डिग्री we are going to control and apply over the functions and process of outsourcing। ठीक है। और साथ ही साथ स्टैंडर्ड कहता है कि अगर हम प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करेंगे एक्सटर्नल प्रोवाइडर से, ठीक है, तो वो हमें असिस्ट कर सकता है एड्रेस करने में एनी इम्पैक्ट जो कि हमारे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के परफॉर्मेंस पे आगे देखा जा सकता है या फिर मिलेगा। ठीक है। तो इसलिए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है जब भी हम आउटसोर्सिंग करें या फिर कोई कॉन्ट्रैक्टर हायर करें। ठीक है। फिर इसके बाद बात आती है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस की। ठीक है। तो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस में एक प्रोसेस की बात होती है, उसमें जो चीज़ें हैं वो है इस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट, मेंटेन एंड प्रिपेयर। फिर है प्रोविजन ऑफ फर्स्ट एड, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, पीरियोडिकली टेस्टिंग, एक्सपीरियंस
exercising as capability, evaluating performance, promoting and providing information, communicating to contractors, visitors, emergency response services, government authorities, local community, interested party involvement in development and documentation. So इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस में इतनी सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। सो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस और रिस्पांस हमें बहुत सारे टीम्स इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जो गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं वहाँ आसपास, जो कि ओवरऑल इमरजेंसी सिचुएशंस को डील करती हैं। तो उनके साथ भी हमें एक टाई अप रखने पड़ते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन हमारे कराने पड़ते हैं, ठीक है, अगर हम हाई रिस्क लेवल कुछ वर्क एक्सिक्यूट कर रहे हैं, ठीक है, इन आवर कंपनी। तो इसके लिए इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारे पास एक प्रोसेस हो जो प्रॉपरली इस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट और मेंटेन हो, जिसकी सहायता से हम किसी कोई पोटेंशियली एडवर्स इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उसमें डील कर सकें। और इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो है एक प्लान रिस्पांस होना चाहिए इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। और उसमें सबसे पहले आता है फर्स्ट एड की बात होती है कि फर्स्ट एड का एक प्रॉपर हमारे पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी which are applicable and relevant to our industry, our context of the organization, our functions in the company। उससे रिलेटेड जो फर्स्ट एड है वो हमारे यहाँ होना चाहिए, उसके बारे में डिटेल उस प्रोसीजर में देना चाहिए, उस प्रोसेस में डिटेल देनी होगी हमें। साथ ही साथ जो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस रिस्पांस है उसकी ट्रेनिंग हमें करानी है, जिससे कि हमारा जो रिस्पांस हो ऐसे कुछ कंडीशन में पहले से प्लान रहो, ठीक है। साथ ही साथ पीरियोडिकली टेस्ट भी करना है हमें और एक्सरसाइज भी करना है इन चीज़ों का, जो कि हमने प्लान किया है एज अ रिस्पांस कैपेबिलिटी, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद बात होती है हमें परफॉर्मेंस, जब हम टेस्ट कर लेंगे पीरियोडिकली एक्सरसाइज कर लेंगे तो हमें जो परफॉर्मेंस उसके लेवल हैं उसको भी हमें एवेल्युएट करना है। अगर हमें कुछ लगता है कि परफॉर्मेंस में कमी आ रही है तो उसको जो प्लान रिस्पांस में उसमें हमें कुछ रिवीजन भी करनी चाहिए, ठीक है। टेस्टिंग, ये टेस्टिंग के बाद भी हम कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ कोई अकरेंस होता है इमरजेंसी सिचुएशन का तो उसके बाद भी हम कर सकते हैं रिवाइजिंग अपने प्लान रिस्पांस में, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे बात होती है जब हम प्रोसेस डेवलप करेंगे तो उसमें हमें ये भी बताना है कि हमें ये चीज़ें कम्युनिकेट करनी है और प्रोवाइड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना है वर्कर्स को, ठीक है। और उनकी ड्यूटीज़ क्या रहेंगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये भी हमें आइडेंटिफाई करना, उनको बताना है, ठीक है। ये एक तरह से अवेयरनेस का भी रोल प्ले करता है यहाँ पे, ठीक है। साथ ही साथ जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है इससे जुड़ी हुई वो कॉन्ट्रैक्टर्स को भी, विजिटर्स को भी, इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस को, गवर्नमेंट अथॉरिटी को, लोकल कम्युनिटी को भी बताना है, ठीक है, जिससे कि ओवरऑल एक अवेयरनेस हो सभी को और उस पर जो मेजर्स, इफेक्टिव मेजर्स हैं वो इस्तेमाल में लाया जा सके, ठीक है। और अपनी हेल्थ और हेल्थ को और जो भी रिस्क हैं उससे मतलब अ, कम से कम इफेक्ट आए या फिर उसको एलिमिनेट किया जा सके। साथ ही साथ जो नीड एंड कैपेबिलिटीज हैं रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज की, उनको भी हमें साथ में रखना है जब डेवलप करेंगे प्लान रिस्पॉन्स, ठीक है। क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारे वर्क सिस्टम में, वर्क प्लेस पे इन्वॉल्व होंगे किसी ना किसी मैनर में, किसी ना किसी समय पे, तो उनको भी हमें इन्वॉल्व करना है,
जिससे कि हमारा जो डेवलपमेंट हो प्लांट रिस्पॉन्स का इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के लिए वो बेटर हो सके। और इन सब चीज़ों का हमें एक डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है, अ, जो कि प्रोसेस से रिलेटेड होगा, रिकॉर्ड से रिलेटेड होगा। और अगर कोई इमरजेंसी प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब रिस्पॉन्स हम कर रहे हैं इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के रिस्पेक्ट में, तो उसका भी हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ठीक है, यहाँ पे अपना 8th क्लॉज खत्म होता है। इसके बाद बात आती है 9th क्लॉज की, जो कि है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। नेक्स्ट स्लाइड पे है वो। ठीक है, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन में जो फर्स्ट पॉइंट है अपना है मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। ठीक है, सो इसमें जो सब पार्ट है जनरल, तो इसमें भी एक प्रोसेस हमारे पास होना चाहिए जो कि स्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट, मेंटेन होनी चाहिए। फिर उसके बाद है डिटरमाइन व्हाट नीड्स, द एक्सटेंट फुलफिल्ड, इट्स एक्टिविटी एंड ऑपरेशंस, प्रोग्रेस, इफेक्टिवनेस। ठीक है, फिर उसके बाद बात होती है द मेथड्स, द क्राइटेरिया, व्हेन परफॉर्म, व्हेन इवैल्यूएशन एंड कम्युनिकेशन, मेजरिंग इक्विपमेंट, कैलिब्रेशन, वेरिफिकेशन, मेंटेन, डॉक्यूमेंटेशन। तो ये सारी चीज़ें आती हैं जनरल में अंडर मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ठीक है, सो सबसे पहले तो है कि हमारे पास एक प्रोसेस होना चाहिए परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का, जिसमें कि मॉनिटरिंग हम कर सकें, मेजरमेंट कर सकें, एनालिसिस कर सकें, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कर सकें। ठीक है, जो कि प्रॉपरली इस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट और मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को डिटरमाइन करना है कि इसमें इसके रिस्पेक्ट में जो ऑर्गेनाइजेशन को डिटरमाइन करना है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें क्या मॉनिटर और मेजर करना है। ठीक है, उसमें इसका जो मॉनिटर मेजर करना उसमें सबसे जो ज़रूरी है वो लीगल रिक्वायरमेंट है और अदर रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल हुई कि नहीं हुई, उनको हमें मॉनिटर मेजर करना है। फिर जो हमें और मॉनिटर और मेजर करना उसमें है जो आइडेंटिफाइड हजार्ड की बात होती है, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ की बात होती है, जो कि एक्टिविटीज़ एंड ऑपरेशन से हमें मिलेंगे। अगर हमें मिलेंगे, हमें कुछ निकल के आ रहे हैं, तभी हम बोलें कि जो मॉनिटरिंग और मेजरिंग है, हमारी इवेल्युएशन है प्रोसेस की, वो अच्छे तरीके से हुई है। फिर हमें और क्या डिटरमाइन करना है मॉनिटर और मेजर के अंदर, वो है प्रोग्रेस है एज अचीवमेंट्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमें मॉनिटर मेजर करना है वो है इफेक्टिवनेस, जो कि ऑपरेशनल और अदर कंट्रोल्स हमने अप्लाई किए हुए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मतलब हमें मॉनिटर और मेजर करनी है। फिर इसके बाद बात होती है कि मेथड क्या होगा मॉनिटरिंग और मेजरमेंट और एनालिसिस और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का। ठीक है, तो ये जो मेथड हम यूज़ करेंगे इन सब चीज़ों को करने के लिए, वो अप्लीकेबल होनी चाहिए और उससे हमें वैलिड रिजल्ट मिले। ठीक है, इस तरह का मेथड हमें यूज़ करना है। ठीक है, फिर हमें उसके बाद थर्ड चीज़ जो आती है वो है क्राइटेरिया, जिसके रिस्पेक्ट में आपकी कंपनी या कोई भी कंपनी इवेलुएट करेगी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है मॉनिटरिंग और जो मेजरिंग है वो कब परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो इसकी एक अनअनाउंस भी होनी चाहिए, एक साइकिल भी होनी चाहिए, मतलब प्लान मैनर में भी होनी चाहिए, अनअनाउंस भी होनी चाहिए। तो इसको भी हमें डिसाइड करना है। तो ये सारी चीज़ें मतलब प्रोसेस में जो हम परफॉर्मेंस एवोल्यूशन की प्रोसेस बनाएंगे तो उसमें सारी चीज़ें आनी चाहिए। और साथ ही साथ जो रिजल्ट हैं मॉनिटरिंग और मेजरमेंट के,
कब वो एनालाइज होंगे, इवेलुएट होंगे और कम्युनिकेट किए जाएंगे, इसका भी हमें सोचना है, अपने प्रोसेस में डिफाइन करना है। ठीक है। और इन सभी के माध्यम से जो परफॉर्मेंस है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की हम इवेलुएट करेंगे, और उसके थ्रू इफेक्टिवनेस जो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का उसको डिटरमाइन करेंगे। ठीक है। साथ ही साथ जो भी हम मॉनिटरिंग और मेजरिंग इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं वो कैलिब्रेटेड हो, वेरीफाइड हो और मेंटेन हो अप फॉर द एडिक्वेट यूज, इसको भी हमें इंश्योर करना है एज अ कंपनी। ठीक है। यहाँ पे आ, 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 जो हमारे इक्विपमेंट हैं वो कुछ कंडीशंस में मतलब कंडीशनल हो सकते हैं। ठीक है। तो आप एज पर योर स्कोप ऑफ द कंपनी, एक्टिविटी ऑफ द कंपनी, इट विल डिपेंड्स। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे स्टैंडर्ड बोलता है जो नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो कैलिब्रेशन को लेके और वेरिफिकेशन को लेके अप्लीकेबल है, उनका उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है। और उनका यूज़ करना चाहिए जब भी हम कैलिब्रेशन की बात करें, वेरिफिकेशन की बात करें इक्विपमेंट्स की। ठीक है। फिर उसके बाद ये आगे जो बात होती है कि हमें डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है एज एविडेंस फॉर evaluation of performance and monitoring and measurement and analysis। साथ ही साथ जो हमने मेजरिंग इक्विपमेंट का मेंटेनेंस, कैलिब्रेशन और वेरिफिकेशन किया है उनका भी डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन हमारे पास हमें मेंटेन करना है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना इवेल्युएशन ऑफ कंप्लायंस। ठीक है। तो इसमें जो चीज़ें हैं वो है प्रोसेस, इस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन, फिर डिटरमाइन, फ्रीक्वेंसी, मेथड्स, इवेलुएट compliance and take action, maintain knowledge and understanding compliance, documentation। तो ये सारे पॉइंट आते हैं इवेल्युएशन ऑफ compliance में। सो जब हम इवेल्युएशन कर लिया हमने परफॉर्मेंस का, ठीक है, तो उसके बाद आता है कंप्लायंस का इवेल्युएशन, क्योंकि हमारा जो लास्ट गोल है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं लीगली बाउंड है, हमारे पर लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसको कंप्लाई करना। तो यहाँ पे स्पेशली इसीलिए इवेल्युएशन ऑफ कंप्लायंस की बात की गई है। ठीक है। तो यहाँ पे भी एक प्रोसेस की बात होती है कि हमारे पास एक प्रोसेस होना चाहिए जिसके थ्रू हम जो कंप्लायंसेस का इवेल्युएशन है वो कर सकें। ठीक है। तो वो प्रोसेस प्रॉपर्ली इस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट और मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है। उसमें हमें क्या क्या करना है, तो उसमें हम उस प्रोसेस के माध्यम से हमें जो चीज़ें डिटरमाइन करनी है वो है फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेल्युएशन एंड मेथड ऑफ इवेल्युएशन। ठीक है। फिर है हम कंप्लायंस को हमें इवेलुएट करना है और जो एक्शन जरूरी हैं वो लेने हैं। ठीक है। फिर जो ये इवेलुएट कंप्लायंस और उसके अगेंस्ट में जो एक्शन हमें लेने हैं अभी हम आगे के क्लॉज में डिस्कस करेंगे इम्प्रूवमेंट में। ठीक है। फिर हमें नॉलेज मेंटेन करनी है, जो कि और एक अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करनी है कंप्लायंस स्टेटस के बारे में। ठीक है। वो थ्रू आउट द पर्टिकुलर डिसिप्लिन हो सकती है, टॉप मैनेजमेंट में हो सकती है, फंक्शंस पे हो सकती है, स्टेजेस में हो सकती है। ठीक है। तो हमें एक नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करनी है कि व्हाट इज द कंप्लायंस स्टेटस, एंड दैट इज बेसिकली indicator like where in the which direction we are going, एंड हम लीगल रिक्वायरमेंट से हम कहाँ तक मैच कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, इसके बारे में हम एक सही हमें डिसीजन मेकिंग करने के लिए एक स्टेज मिलता है वहाँ पे। ठीक है।
और जब हम इतनी सारी चीज़ कर लेंगे तो इवेलुएट करने में कंप्लायंस को, तो हमें इसका डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन को रिटेन करके रखना है। अ, ठीक है। फिर इसके बाद जो बात होती है वो है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इंटरनल ऑडिट। सो इंटरनल ऑडिट बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इंटरनल ऑडिट ही मतलब एक की फैक्टर है, और मैनेजमेंट रिव्यू एक की फैक्टर है जिसके थ्रू फिर हमारे जो डिसीजन मेकिंग है, फर्दर इम्प्रूवमेंट की बात होती है, कंप्लायंसेस की बात होती है, और इन्हीं के थ्रू हम जस्टिफाई कर पाते हैं आगे। ठीक है। तो यहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। सो इंटरनल ऑडिट में जो पॉइंट्स हैं, फर्स्ट है जनरल, इसमें है कंडक्ट, प्लान, इंटरवल्स, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, इफेक्टिवनेस। ठीक है। सो हमें जो इंटरनल ऑडिट करनी है वो मतलब प्लान इंटरवल में होनी चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे प्रोसीजर की बात नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे पास एक प्रोसीजर होना चाहिए इंटरनल ऑडिट का, कि हम जो इंटरनल ऑडिट की क्राइटेरिया होगी, और जो भी उसमें हमारा कंट्रोल होगा, हमारा इवेल्युएशन होगा, वो कैसा होना है। ठीक है। अभी जो हम आगे पार्ट डिस्कस करेंगे डिटेल इसकी, वो सारे उस प्रोसीजर में आने चाहिए। ठीक है। बिना उसके आप नहीं कर सकते हो। ठीक है। सो जो इंटरनल इंटरनल ऑडिट के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, वो क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, की जो ऑर्गेनाइजेशन की जो खुद की रिक्वायरमेंट थी फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, पॉलिसीज और ऑब्जेक्टिव को वो कंफर्म कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है। कर रही है तो कितना कर रही है, कुछ नॉन कंफर्मिटी वो। ठीक है। साथ ही साथ जो ISO 45001 की जो रिक्वायरमेंट है, वो कितना मैच कर रही है, ये भी हमें इंटरनल ऑडिट से फाइंड आउट करना है। फिर साथ ही साथ जो इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस है, उसकी इफेक्टिवनेस जो है, उसको भी मेजर करना है थ्रू इंटरनल ऑडिट। ठीक है। ये सारी चीज़ों को हम मतलब जनरल यूज है इंटरनल ऑडिट का जो हमें करनी है। फिर इसके बाद बात होती है ऑडिट प्रोग्राम की। उसमें जो पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स है, लिया है मैंने, प्लान, इस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन, frequency, methods, responsibility, consultation, planning requirements, and reporting, process concerned, previous audits, audit criteria, scope, select auditors, objectivity, impartiality, results reporting with all relevant interested parties, take action, and continually improve documentation। ठीक है। तो ये सारे चीज़ें आती हैं इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम के अंदर। ठीक है। सो यहाँ पे बात हो रही है कि एक ऑडिट प्रोग्राम जो है, अ, उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है कि एक ऑडिट प्रोग्राम होने चाहिए जो कि स्टैब्लिश, इम्प्लीमेंट और मेंटेन होना चाहिए कंपनी में। तो अभी मैंने जैसे पहले बात करी, प्रोसीजर होना चाहिए हमारे पास जिसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए इंटरनल ऑडिट्स रिलेटेड। इसे उसमें इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम भी होना चाहिए। उसमें हम फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, मतलब हम मंथली या फिर क्वार्टरली, हाफ ईयरली, किस हिसाब से इंटरनल ऑडिट करेंगे, मेथड्स क्या होंगे इंटरनल ऑडिट के। ठीक है। किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी इंटरनल ऑडिट करने के लिए, इंटरनल ऑडिट में हमें कंसल्टेशन किससे लेना है। ठीक है। फिर उसके साथ साथ हमारे इंटरनल ऑडिट में जो प्लानिंग करनी है रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड या फिर रिपोर्टिंग से रिलेटेड,
वो सारी चीज़ें आएंगी। अ, फिर उसके बाद बात होती है जो इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोसेस है उसके कंसिडरेशन की, कि कि वो कहाँ पे इफेक्ट डालेगा। ठीक है, और प्रीवियस ऑडिट रिजल्ट की बात होती है। ठीक है, इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि कुछ क्रिटिकल प्रोसेस हो सकती है या फिर इम्पोर्टेंट प्रोसेस हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के, तो उस पर हमें खास ध्यान रखना है। ठीक है, और उसमें क्या क्या चीज़ों पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है उसके बारे में हमें फोकस रहना है। तो जब हम प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोसीजर बनाएंगे, तो उसको हमें आइडेंटिफाई करना है अलग से। साथ ही साथ जो प्रीवियस ऑडिट रिजल्ट्स हैं उसको भी हमें टेक केयर करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। फिर बात होती है ऑडिट क्राइटेरिया की, स्कोप ऑफ ईच ऑडिट की बात होती है। ठीक है, फिर सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर की बात होती है, और हमें जब सेलेक्ट करेंगे ऑडिटर को, तो उसमें हमें इंश्योर करना है कि जो ऑब्जेक्टिविटी है इंटरनल ऑडिट की वो मेंटेन हो, इंश्योर हो, इम्पार्शियल ना हो कहीं ना कहीं वो ऑडिट। तो इम्पार्शियलिटी पे हमें इन्वेस्टिगेट करना है इम्पार्शियलिटी को। ठीक है, फिर उसके बाद होती है जो ऑडिट के रिजल्ट्स हैं वो रिपोर्ट किए जाएं टू रिलेवेंट मैनेजमेंट। साथ ही साथ वो वर्करों को भी रिपोर्ट की जाएं, इंटरनल जो इंटरनल ऑडिट की रिजल्ट्स हैं। साथ ही साथ जो इंटरेस्टेड पार्टी है उनको भी रिपोर्ट की जाए इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट्स। ठीक है, साथ ही साथ फिर हमें एक एक्शन प्लान भी बनाना पड़ेगा जो भी नॉन कन्फर्मिटीज हमारी इंटरनल ऑडिट में निकल के आई है, जिससे हम फर्दर कॉन्टिन्यूली इम्प्रूव कर पाएँ अपने ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को। ठीक है, फिर हमें डॉक्यूमेंट रिटेन करने हैं एज एविडेंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम एंड ऑडिट रिजल्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें इंटरनल ऑडिट के अंदर करनी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट अपना है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन में मैनेजमेंट रिव्यू। सो मैनेजमेंट रिव्यू इंटरनल ऑडिट की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग होती है बेस्ड ऑन द एविडेंस। ठीक है, सो इसमें पहला पॉइंट है मैनेजमेंट रिव्यू में रिव्यू ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें जो चीज़ें हैं वो प्लान इंटरवल्स हैं, कॉन्टिन्यू सूटेबिलिटी है, एडिक्वेसी है, इफेक्टिवनेस है, प्रीवियस मैनेजमेंट रिव्यूज़ हैं, चेंज इन एक्सटर्नल इंटरनल इशू हैं। फिर है परफॉर्मेंस की बात, इसमें है द extent to the occupational health and safety management system met, incidents, non-conformities, corrective actions, continual improvement, monitoring and measurement, results, results of evaluation of results, audit results, consultation and participation, risk and opportunity, adequacy of resources, relevant communications, continual improvement। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक मैं थोड़ा ब्रीफ करता हूँ, उसके बाद मैं आउटपुट पे आऊँगा। काफ़ी बड़ा क्लॉज है ये, सब क्लॉज है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का। सो और इसमें कहता है कि जो हमें एक बेसिकली इसमें मैनेजमेंट रिव्यू का भी हमारे पास प्रोसीजर होना चाहिए, क्योंकि बहुत ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है इन occupational health and safety management system as well as ISO 45001। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड कहता है कि जो मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट, उसको रिव्यू करना है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को प्लान इंटरवल्स पे, जिससे कि वो इंश्योर कर सके कॉन्टिन्यूइंग सुटेबिलिटी, एडुकेसी एंड इफेक्टिवनेस इस मैनेजमेंट सिस्टम का। और जो मैनेजमेंट सिस्टम में
मैनेजमेंट रिव्यू में जो चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए और कंसीडर करनी चाहिए वो चीज़ें हैं, वो है, एक है पहला प्रीवियस मैनेजमेंट रिव्यूज हुए हों, अ, इसको ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके जो उसको हमें कंसीडर करना है। साथ ही साथ एक्सटर्नल इंटरनल इशू में कोई अगर चेंज आ रहा है जो कि रेलेवेंट है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को लेके, तो उसे कंसीडर करना है, जिसमें नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड अदर रिक्वायरमेंट्स हैं, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, तो ये सारे इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज के बारे में यहाँ पे बात की है। ठीक है, और क्या हमें कंसीडर करना है कि जो हमारी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी और ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मीट किए कि नहीं, या फिर किस एक्सटेंट तक वो मीट किए हैं। ठीक है, उसके बारे में हमें मैनेजमेंट रिव्यू में डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये जो पैरामीटर्स हमारे निकल के आएंगे वो इंटरनल ऑडिट से निकल के आएंगे, केपीआईज की हम जब की इंटरनल ऑडिट करेंगे तो वहाँ से निकल के आएंगे। फिर बात होती है ऑक्यूपेशनली हेल्थ एंड सेफ्टी जो परफॉर्मेंस है, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में हमें, मतलब जो परफॉर्मेंस की इंफॉर्मेशन है उसके बारे में हमें रिव्यू करना है मैनेजमेंट के थ्रू। ठीक है, उसमें जो चीज़ें आएंगी वो हैं इंसिडेंट्स, नॉन कन्फर्मिटीज, करेक्टिव एक्शंस एंड कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। ठीक है, फिर साथ ही साथ जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हैं वो है मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट रिजल्ट्स हैं। ठीक है, फिर बात होती है इंफॉर्मेशन में रिजल्ट्स ऑफ इवेल्युएशन ऑफ कंप्लायंस विथ रिस्पेक्ट टू लीगल रिक्वायरमेंट एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, फिर है ऑडिट रिजल्ट इंफॉर्मेशन, फिर जो कंसल्टेशन और पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर था उससे जो इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है उसको भी हमें मैनेजमेंट रिव्यू में ऐड करना है। फिर जो रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी है वो भी हमें एज ए उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो भी मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग में हमें रखनी और डिस्कस करनी है। फिर बात होती है अ, अ, जो मैनेजमेंट रिव्यू में नेक्स्ट हमें चीज़ें कंसीडर करनी है वो है एडिक्वेसी ऑफ रिसोर्सेज की, अ, कि वो कितने मेंटेन है, कितने इफेक्टिव हैं अपने ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को लेके। ठीक है फिर नेक्स्ट जो हमें कंसीडर चीज़ें करनी है वो है रिलेवेंट कम्युनिकेशंस विद इंटरेस्टेड पार्टीज। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो पॉइंट आता है अपॉर्चुनिटीज फॉर कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट अंडर मैनेजमेंट रिव्यू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं अभी। अब हम आगे चलते हैं आउटपुट पे। तो आउटपुट में जो चीज़ें आती हैं वो हैं continuity, suitability, adequacy and effectiveness, continual improvement, any change required, resource needed, action needed, other management system, parallel integration, implications, output communication और documentation। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एज अ मैनेजमेंट सिस्टम आउटपुट मतलब हमें कंसीडर करनी चाहिए। ठीक है, सो जो मैनेजमेंट रिव्यू का एंड गोल है उसमें ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। ठीक है, एज अ आउटपुट तो हमें उसमें कॉन्टिन्यूइंग सुटेबिलिटी की बात होती है। ठीक है, फिर एडिक्वेसी और इफेक्टिवनेस की बात होती है जो कि हमारा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है और हम उसके जो अचीव अचीव कर पा रहे हैं उसके इंटेंडेड आउटपुट आउटकम्स को कि नहीं। ठीक है, तो ये आउटकम हमें देखना है मैनेजमेंट रिव्यू के थ्रू। फिर उसके साथ साथ हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है जिससे हम कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसका हमें एज आउटपुट हमें देखना है। ठीक है, फिर उसके बाद है कोई अगर चेंज रिक्वायर्ड है वो हमें आइडेंटिफाई करना है एज आउटपुट इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, फिर उसके बाद कोई रिसोर्स की नीड है जिसकी कमी की वजह से कुछ कमियां आ रही हों
हमारे इवेल्युएशन में, इम्प्लीमेंटेशन में, इंटीग्रेशन में, तो उनको आइडेंटिफाई करना है थ्रू आउटपुट। कोई एक्शन है, मतलब वो करेक्टिव हो सकता है, प्रिवेंटिव हो सकता है, तो उसको हमें एज आउटकम कंसिडर करना है, इवेलुएट करना आउटकम में। ठीक है। फिर अगर कोई अपॉर्चुनिटी हम मिल रही है, जो जैसे कि जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का विथ जो अदर मैनेजमेंट सिस्टम विथ अदर मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड है हमारे पास, प्रोसीजर्स या फिर बिजनेस प्रोसेसेस हैं, तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी है इंटीग्रेशन की, तो उसको मैं एज आउटपुट लेके आना है मैनेजमेंट रिव्यू के थ्रू। साथ ही साथ फिर अगर कोई इम्प्लीकेशन हमें फाइंड आउट हो रहा है एज आउटपुट, जो कि स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में है ऑर्गेनाइजेशन के, तो उसके भी हमें फाइंड आउट करना है एज आउटपुट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आउटपुट में हमें मतलब मैनेजमेंट रिव्यू के लेके आनी है। कहीं ना कहीं हमारा जो फोकस रहेगा इन सारी चीज़ों पे एज अ आउटपुट हमें देखना है, या फिर हमें हमें जो फ़ायदा लेना है टुवर्ड्स द इंटेंडेड आउटकम्स, वो इनके थ्रू ही हमें मिल सकती है जब मैनेजमेंट रिव्यू को हम करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है। फिर साथ ही साथ जो टॉप मैनेजमेंट है उसको कम्युनिकेट करना है जो रिलेवेंट आउटपुट्स हैं मैनेजमेंट रिव्यू के वर्करों के साथ। ठीक है। और अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मतलब इंटरेस्टेड पार्टीज़ के साथ भी। साथ ही साथ इसका हमें डॉक्यूमेंट रिटेन डॉक्यूमेंट प्रूफ जो है एज एविडेंस हमें रिटेन करना है। ठीक है। जो भी हमारे रिकॉर्ड्स जनरेट होंगे मैनुअल रिव्यू के, तो ये सारी चीज़ें मैनुअल रिव्यू के अंदर आती हैं। ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्लॉज है इम्प्रूवमेंट, लास्ट क्लॉज है स्टैंडर्ड का इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो इम्प्रूवमेंट में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है जनरल। सो इम्प्रूवमेंट जो अब जितने भी अमेंड किए हुए रिवाइज स्टैंडर्ड पब्लिश हो रहे हैं, उसमें सबसे जो की फोकस है वो है इम्प्रूवमेंट का, कि हम कैसे कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट कर सकें, जिससे जो परफॉर्मेंस है, इफेक्टिवनेस है एज अ मैनेजमेंट सिस्टम, कहीं ना कहीं वो इन्हेंस हो सके। ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी चीज़ें की हैं, हमने पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा स्टैंडर्ड का, फिर स्कोप देखा। ठीक है। फिर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देखा। फिर उसके बाद हमने लीडरशिप देखी, प्लानिंग देखी। फिर हमने रिसोर्सेज देखे सपोर्ट में। फिर हमने ऑपरेशन देखा। फिर हमने परफॉर्मेंस इवेल्युएशन देखा। ठीक है। फिर अब हम इम्प्रूवमेंट की बात करें तो इम्प्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ माइंड से हमें माइंडसेट से ही जो भी अभी तक हमने जो भी चीज़ें की हैं उसमें इम्प्रूवमेंट का माइंडसेट रखना है। ठीक है। जिससे कि हमारा कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट का जो ये लास्ट क्लॉज है, इसको हम जस्टिफाई कर पाएँ, और जो ओवरऑल बेनिफिट है स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करने का, कंप्लाई करने का, वो हम कहीं ना कहीं पूरी तरह से उसको फुलफिल कर पाएँ, और कहीं ना कहीं एक कदम आगे जाके कुछ फर्दर हम एडवांटेजेस बेनिफिट्स हम अचीव कर सकें। ठीक है। सो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है जनरल। उसमें है डिटरमाइन अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट एंड इम्प्लीमेंट एक्शन। ठीक है। सो जो हमारा नाइन्थ क्लॉज था हमारा परफॉर्मेंस एवेल्युएशन, उससे हमें जो चीज़ें डिटरमाइन करनी है निकल के आएंगी, वो इम्प्रूवमेंट की आएंगी, कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हमें दिख रही हैं इम्प्रूवमेंट की, और उससे हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके नेसेसरी जो है उससे रिलेवेंट नेसेसरी एक्शंस हैं। ठीक है। जिससे कि हमारा जो इंटेंडेड आउटकम है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का, वो हमें अचीव कर सके, वो हमें मिल सके। ठीक है। या फिर उससे हम कुछ थोड़ा आगे निकल सके कहीं, तो वो और बेटर होगा। ठीक है।
फिर सेकंड पॉइंट जो है इसका वो है इंसिडेंट, नॉन कन्फर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शन। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है प्रोसेस। इसमें यहाँ पे प्रोसेस की बात करता है, इस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट, मेंटेन, रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेटिंग, टेकिंग एक्शन, डिटरमाइन एंड, ठीक है, मैनेज इंसिडेंट्स एंड नॉन कन्फर्मिटी, react timely manner, take actions to control and correct, deal with consequences की बात है। ठीक है, फिर evaluate with the participation of interested parties की बात है, उसमें है corrective actions need, incident investigation, determine cause similar incidents, review existing assessments and plan action, assess occupational health and safety new hazard, review the effectiveness, communication, documentation, undue delay। ठीक है, सो ये सारी जो चीज़ें हमारी अभी परफॉर्मेंस इवेल्युएशन से निकल के आई हैं, उनको हमें यहाँ पे जो करेक्टिव एक्शन, नॉन कन्फर्मिटी और इंसिडेंट की बात हो रही है, उनके रिस्पेक्ट में लेके देखना है और करना है चीज़ों को। सबसे पहले हमें एक प्रोसेस डिफाइन करना है जिसमें हम रिपोर्ट कर सकें, इन्वेस्टिगेट कर सकें और एक्शन ले सकें, जिससे कि हम डिटरमाइन और मैनेज कर सकें इंसिडेंट्स को, नॉन कन्फर्मिटी को। जो जो मैंने प्रोसीजर बताया अभी इंटरनल ऑडिट के टाइम पे या फिर मैनेजमेंट रिव्यू के लिए, तो वो प्रोसीजर जब हम यहाँ पे बनाएंगे तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली इसके अंदर कवर हो सकती हैं। ठीक है, तो आपको अलग से प्रोसीजर बनाने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम नॉन कन्फर्मिटी और करेक्टिव एक्शंस और इंसिडेंट की बात करेंगे तो जब हम उसमें हमें इंटरनल ऑडिट का एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, मैनेजमेंट रिव्यू का एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ पे प्रोसेस डेवलप करेंगे तो उसके अंदर वो चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं। ठीक है, और आगे स्टैंडर्ड में जो बातें कही गई हैं कि जब भी कोई इंसिडेंट या फिर नॉन कन्फर्मिटी मिलती है आपको या होती है, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए। सबसे पहले कि टाइमली मैनर में रिएक्ट करना है ऑर्गेनाइजेशन को उसके रिस्पेक्ट में, और अप्रोप्रिएट एक्शंस लेने हैं जिससे कि जो भी नॉन कन्फर्मिटी या इंसिडेंट है उसमें कंट्रोल हो सके या फिर करेक्शन हो सके, और साथ ही साथ जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं उससे डील कर सकें। ठीक है, उसको टाइमली मैनर में हमें एक्शन प्लान करना है और एक्शन लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद बात होती है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर जो है उसको इवेलुएट करना है, और साथ ही साथ जो इन्वॉल्वमेंट है रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज का उसको भी हमें इवेलुएट करना है। साथ ही साथ कोई करेक्टिव एक्शन की नीड है, अ, जो कि हमें किसी रूट कॉज जो हमारा इंसिडेंट का है, नॉन कन्फर्मिटी, उसको एलिमिनेट करने के लिए, तो उसको भी इवेलुएट करना है। ठीक है, जिससे कि वो दोबारा रिपीट ना हो सके या फिर अ, या उसी जगह पे या फिर कहीं पे और। ठीक है, तो इसके लिए जो चीज़ें करनी है एवेल्युएशन में वो होगी, इन्वेस्टिगेट करनी है इंसिडेंट को, ठीक है, कंप्लीटली, या फिर रिव्यू करना है नॉन कन्फर्मिटी को। साथ ही साथ सेकंड पॉइंट जो है इसमें एवेलुएट करने में हमें जो करना है कि डिटरमाइन करना है कॉज को जिसकी वजह से इंसिडेंट हुआ या फिर नॉन कन्फर्मिटी आई। फिर इवेलुएट करने में हमें जो थर्ड पॉइंट करना है वो है कि हमें डिटरमाइन करना है कि सिमिलर इंसिडेंट अगर हुए हैं और सिमिलर नॉन कन्फर्मिटी कहीं पे आई है या फिर आ सकती है कहीं पे इस तरह की, उसका पोटेंशियल है, तो उसको डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इवेलुएट करेंगे। फिर उसके बाद बात होती है इवेलुएट के बाद, जिसमें हम रिव्यू करते हैं जो
एग्जिस्टिंग असेसमेंट है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के रिस्क और अदर रिस्क रिलेट में रिलेवेंस में। ठीक है, तो उन्हें हमें रिव्यू करना है। ठीक है। अ, साथ ही साथ हमें अगर हमारा कोई एक्शन प्लान है, कोई एक्शन हमें ज़रूरत है, उसको डिटरमाइन और इम्प्लीमेंट करना है, जिसमें कि करेक्टिव एक्शंस हो सकते हैं। और वो करेक्टिव एक्शन जो है वो एक हार्शरी ऑफ कंट्रोल के द्वारा होने चाहिए, उसके माध्यम से होने चाहिए। ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से होने चाहिए। या फिर मैनेजमेंट में कोई चेंज रिक्वायर्ड है तो उसका हमें डिटरमाइन करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना असेसमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क। उसमें जो चीज़ें हैं वो न्यू और कोई चेंज हजार्ड है, तो उसके रिस्पेक्ट में हमें देखना है। ठीक है, तो कोई नया और बदला हुआ कोई हजार्ड हमें दिख रहा है। ठीक है, तो उस ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के रिस्क के एस्पेक्ट में उसको उसका असेसमेंट करना है। ये कोई एक्शन लेने से हमें पहले ही करना है। ठीक है, ये चेंज या फिर न्यू हजार्ड हमारे जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं पॉइंट्स अंडर इंसिडेंट नॉन कन्फर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शन, तो उसमें से निकल के आएंगे न्यू और चेंज हजार्ड। तो उस पर हमें असेसमेंट करना है कभी एक्शन लेने से पहले। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना वो रिव्यू है, जो कि हम इफेक्टिवनेस कोई भी हम अगर एक्शन लिया है हमने करेक्टिव या प्रिवेंटिव, तो उसको जो हमारा एक्शन है उसके जो इफेक्टिवनेस है उसको हम रिव्यू करेंगे। ठीक है, फिर हम रिव्यू करने के बाद अगर हमें लगता है कि कोई चेंज करने की ज़रूरत है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में, तो हमें वहाँ पे चेंज करना है। ठीक है, और ये भी स्टैंडर्ड कहता है जो करेक्टिव एक्शन है वो मतलब अप्रोप्रिएट होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट और नॉन कन्फर्मिटी जो हमें थ्रू इंटरनल ऑडिट हमें मिली है, जिससे कि उसका मतलब जो फर्दर अकरेंस है, रिकरेंस है, वो मतलब रिड्यूस हो सके या फिर एलिमिनेट हो सके। ठीक है, और फर्दर जो इसका हमें डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है एज आ एविडेंस, जिसमें कि इंसिडेंट्स और नॉन कन्फर्मिटी होंगे, उसका नेचर होगा, सब्सिक्वेंट एक्शंस होंगे और रिजल्ट्स होंगे एक्शंस के, करेक्टिव एक्शंस के, और उनके इफेक्टिवनेस के बारे में भी सारे एविडेंस होने चाहिए। साथ ही साथ ये जो डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन है हमें कम्युनिकेट करनी है रिलेवेंट वर्कर के साथ। ठीक है, और रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज के साथ। ठीक है, और ये बिना डिले के होने चाहिए। ठीक है, जिससे कि सभी प्रोएक्टिव मैनर में फर्दर डिसीजन मेकिंग कर सके, इम्प्रूवमेंट कर सके अपने अपने वर्किंग में, अपनी अंडरस्टैंडिंग में, अपनी अवेयरनेस में। ठीक है, फिर फर्दर जो इसका इम्प्रूवमेंट का लास्ट पॉइंट है वो है कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, जिसमें है इन्हेंसिंग, promoting culture, promoting the participation of worker, communicating the relevant results and documentation। ठीक है, तो लास्ट क्लॉज का लास्ट सब क्लॉज है। हाँ, तो कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट जैसे मैंने बताया कि हमारा जो सभी स्टैंडर्ड्स हैं उनका जो भी आज की डेट में अपडेटेड स्टैंडर्ड्स हैं, रिवाइज्ड अमेंडेड स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी जो उनका जो फोकस है वो एक रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी है और एक कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट है। तो इसमें जो चीज़ें आती हैं कि हमें ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी सूटेबिलिटी, उसकी एडिक्वेसी, उसके इफेक्टिवनेस को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उस पर फोकस हमें रहना है।
और वो हम करेंगे कैसे? जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की परफॉर्मेंस है उसको इन्हेंस करके, और साथ ही साथ एक हम कल्चर को प्रमोट कर सकें जो सपोर्ट करती हो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को। साथ ही साथ जो एक हम प्रमोट कर सकते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर का, आ, जिससे कि जो इम्प्लीमेंटेशन है एक्शन का वो बेटर हो सके। ठीक है। फिर है हम कम्युनिकेट, जो हमारा है जो रिजल्ट्स हमने अचीव किए हैं उसको हमें प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है। ठीक है। जिससे कि अगर कुछ कमी लगती है तो उसको भी कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट में ऐड हो सके। साथ ही साथ हमें एक डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन एज एविडेंस फॉर कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट वो भी मेंटेन और रिटेन करना है। ठीक है। उस रिस्पेक्ट में जो भी रिकॉर्ड्स ड्रॉ होंगे, मतलब बनेंगे, वो सारे हमें मेंटेन करने, रिटेन करने। ठीक है। तो यहाँ तक स्टैंडर्ड था। और इस स्टैंडर्ड में मतलब जो एक अनेक्शर ए है वो गाइडेंस फॉर यूज़ है। तो मैंने सारी गाइडेंस के पार्ट्स भी कवर किए हुए हैं, और ट्रेनिंग के थ्रू आप बेटर समझ सकते हो गाइडेंस को। ठीक है। और कुछ डाउट होगा तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है। कम्युनिकेशन डिटेल्स दी हुई हैं इस पीपीटी के लास्ट पेज पे भी, और अदर मीडियम से भी। ठीक है। टोटल यहाँ पे 15 इसके बिब्लियोग्राफी में स्टैंडर्ड्स हैं या फिर लिटरेचर हैं जिसके थ्रू ये स्टैंडर्ड कंबाइंड मैनर में ड्राफ्ट किया गया, बनाया गया है। उसमें 9001 है, 9001 है, 14001 है, 19011 है, 20400 है, 26000 है, 31000 है, 37500 है, 39001 है। ठीक है। ISO गाइड 73 है, IC 31010 है। ठीक है। ILO गाइडलाइन फॉर ऑन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के मैनेजमेंट सिस्टम की है। ठीक है। फिर इसके बाद इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स भी इसमें इंक्लूड किया गया है, उसको भी ध्यान में रख के इसको बनाया गया है। ठीक है। फिर ओसास 18001 का भी इसमें रेफरेंस है इन बिब्लियोग्राफी। ठीक है। फिर ओसास 18002 जो है वो गाइडेंस की बात करता है इम्प्लीमेंटेशन की, उसका भी इसमें यूज़ किया गया है, उसको भी ध्यान में रख के बनाया गया है। तो ये सारी स्टैंडर्ड्स हैं जो बिब्लियोग्राफी में यूज़ किए गए हैं इस स्टैंडर्ड को बनाने में। ठीक है। फिर हमारा लास्ट पेज पे हमारी कंपनी का इंट्रोडक्शन है, ये हमारी सर्विसेज हैं, सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग, ऑडिटिंग एंड गाइडिंग। और आपको किसी तरह की एडवाइस चाहिए, किसी तरह की कंसल्टेंसी चाहिए, ठीक है, फॉर टू मेक अ बेटर सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो दिए हुए कॉन्टेक्ट डिटेल्स पे। ठीक है। हमारी कंपनी का नाम एडिसन क्वालिटी रजिस्ट्रार है। ठीक है। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, उस पर हमारी प्रोफाइल दी हुई है कंपनी की, मेरी प्रोफाइल दी हुई है। ठीक है। तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू अपना समय देने के लिए।